अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अपने अमेज़ॉन सेलर कोर्स के आज पहले लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये सारे का सारा बिजनेस पाकिस्तान में अपने घर में बैठ के आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रिकॉर्डिंग स्क्रीन की तरफ। जी, तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि वाई टू चूज़ अमेज़ॉन। और बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान में दराज डॉट पी के भी मौजूद है। तो अमेज़ॉन को ही हम क्यों सेलेक्ट करें? उसकी चंद एक वजूहात हैं। सबसे पहली ये है कि देर आर 30 मिलियन कस्टमर्स दैट विजिट डेली टू अमेज़ॉन यूएसए। और दुनिया भर में काफ़ी मुल्कों में स्टोर्स हैं। उन सब में कस्टमर्स की तादाद या विजिटर्स की देख ली जाए तो 300 मिलियन है। तो इतनी बड़ी तादाद में कस्टमर्स और दुनिया के किसी स्टोर में विज़िट नहीं करते, लिहाजा आपका माल बिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरी बड़ी वजह है कि वो सहूलियात जो अमेज़ॉन ने अपने सेलर्स को दी हुई हैं वो किसी और स्टोर्स पे, ऑनलाइन स्टोर पे मौजूद नहीं है। उसको कहते हैं FBA, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। और इसके अंदर क्या होता है कि आप अपना प्रोडक्ट कोई ख़रीद के अमेज़ॉन के वेयर हाउसेस में पहुंचा देते हैं और उसके बाद के सारे काम आपके लिए अमेज़ॉन करता है। यानी कि ऑर्डर वसूल करना, उसको पैक करना, उसको शिप करना, और अगर रिटर्न हो जाए ऑर्डर किसी वजह से उसको वापस वसूल करना और पेमेंट का लेना देना, ये सब कुछ अमेज़ॉन करता है। और आप मज़े से अपने घर में पाकिस्तान में बैठ के सिर्फ उसको ऐप के थ्रू मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ये वो सहूलियात हैं जिनकी वजह से हमें अमेज़ॉन को ही चूज़ करना चाहिए। अब आपको मैं ये कंप्लीट प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि ए टू ज़ी क्या क्या काम है जो आप इसमें आपने करने होते हैं और कैसे करने होते हैं। सबसे पहला है सेटिंग अप अ सेलर अकाउंट एट अमेज़ॉन। आपने अपना अकाउंट खोलना होता है अमेज़ॉन सेलर वेबसाइट पे जाके। इसका तफसीली प्रोसीजर एक और वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप अपनी कंपनी जो है वो यूएसए में रजिस्टर करते हैं, उसको कहते हैं LLC, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ये प्रोसीजर भी सारा अमेज़ॉन की वेबसाइट के अंदर ही उनके ऑथराइज्ड लॉयर्स हैं जो ये काम करते हैं, वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वसूल करके और $400-500 उस पर लगते हैं, वो आपकी कंपनी यूएसए में रजिस्टर करवा देते हैं। फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं वो लेकर आप अमेज़ॉन की ब्रांड रजिस्ट्री में अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लेते हैं। उसके बाद आपने ये चुनना होता है कि व्हाट टू सेल। ये भी आप जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो अमेज़ॉन के स्टोर को विजिट करके वहीं से आप हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स चूज़ करते हैं। उसका रिसर्च करने का एक तरीका है और कुछ सॉफ्टवेयर हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि आपके बजट में कौन सा प्रोडक्ट आपको आजकल ख़रीद कर वहाँ बेचना चाहिए। फिर अगला सवाल है कि ये जो आइटम आपने चूज़ कर लिया, डिसाइड कर लिया, ये ख़रीदेंगे कहाँ से? तो ये सब कुछ चाइना से मोस्टली ख़रीदा जाता है। चाइना में एक वेबसाइट है alibaba.com जो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है। उसके अंदर पूरे चाइना के जो सेलर्स हैं वो रजिस्टर हैं। आपने जो चीज़ ख़रीदनी हो वहाँ जाके सर्च में डालते हैं तो बेशुमार कंपनियों की लिस्टें वहाँ पे आ जाती हैं जो वो प्रोडक्ट बनाती हैं। तो आप रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जब करते हैं तो 8-10 कंपनियाँ उसको रिस्पॉन्ड करती हैं, आपको अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स और उनकी प्राइसिंग वगैरह सारी बता देते हैं। लिहाजा ये प्रोसेस भी यहाँ घर बैठे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है कि उस प्रोडक्ट को चाइना से अमेरिका कैसे शिप किया जाए। तो जनाब ये भी सारा एक सीमलेस प्रोसेस है। वही सेलर जो आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है कोई प्रोडक्ट चाइना में, वो ज़िम्मेदार होता है वहाँ से शिप करने का टू दी सी पोर्ट इन चाइना,
और वहाँ से प्रोडक्ट अमेरिका के सी पोर्ट पे उतरेगा। वहाँ से फिर कंटेनर्स में वो अमेज़न के डेडिकेटेड वेयर हाउस में चीज़ पहुँचा देगा। तो डोर टू डोर जो सारी सर्विस है वो उसी मैन्युफैक्चरर की होती है और आपको ज़रा सा भी उसमें दर्द सर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर जब प्रोडक्ट आपके पहुंच जाते हैं अमेरिका में तो आप इनकी लिस्टिंग करते हैं। ये भी एक प्रोसीजर है जिसकी सेपरेट वीडियोस बनेंगी। आप वेबसाइट के ऊपर अमेज़न के अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स लगाते हैं, उसके फीचर्स सारे लिखते हैं और उसकी प्राइस वगैरह डिसाइड करके लिखते हैं और उसको ऑन एयर कर देते हैं, यानी कि अपना प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर दिया। फिर कस्टमर जब आते हैं सर्च करते हैं अमेज़न पे ख़रीदने के लिए तो उनको आपकी प्रोडक्ट भी नज़र आ जाती है और वो अगर आपकी प्रोडक्ट बिक जाए तो अमेज़न सारा प्रोसीजर करता है और 15 दिन के बाद जो भी कटौती वगैरह उसने करनी होती है वो करके आपके पैसे जो हैं आपके डेडिकेटेड बैंक अकाउंट में जो पाकिस्तान में होगा वहाँ पहुँच जाते हैं। जी, उसके बाद क्या एक आइटम ही आप सारी उम्र बेचते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा वहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। सबसे पहले तो उसी स्टोर में आप मल्टीपल आइटम्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप जब सक्सेसफुली स्टोर चला लें कुछ अर्सा अमेरिका के अमेज़न में, फिर आप दुनिया भर में जहाँ-जहाँ अमेज़न है, यूरोप की मार्केट में आप उसी अकाउंट की मदद से वहाँ पे भी अपना स्टोर एक्टिवेट कर सकते हैं। वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं और अपना सामान वहाँ के वेयर हाउस में पहुँचा के वहाँ बेचना शुरू कर दें। आप सऊदी अरब में बेच सकते हैं, आप यूएई में बेच सकते हैं। बेशुमार मुल्क हैं जहाँ पे ये अमेज़न के फिज़िकल वेयर हाउसेस खुल चुके हैं। आप उन सब मार्केट्स में अपना सामान यहाँ से घर बैठे हुए बेच सकते हैं। तो जनाब ये तो हो गई सारी डिटेल्स इस बिज़नेस की। अब व्हाट नेक्स्ट? अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर जो है वो स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक अमेज़न पे बिज़नेस करने का ओवरऑल प्रोसीजर पर्सपेक्टिव क्या है, क्या क्या स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ताकि आपको एक मोटी मोटी समझ आ जाए कि क्या क्या चीज़ें इसमें करने वाली हैं। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको अमेज़न सेलर सेंट्रल पे अकाउंट खोलने का तरीका बताऊँगा। तो आपने ब्राउज़र पे चले जाना है अपने कंप्यूटर पे और अमेज़न सेलर सेंट्रल लिखेंगे तो आपके पास नीचे ये काफ़ी सारी उसकी सर्च रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। उनमें ये जो है वेलकम टू अमेज़न सेलर सेंट्रल, इसको आपने क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस खुलेगा। इसमें एक ये जो है लॉगिन लिखा हुआ है और एक साइन अप लिखा हुआ है। लॉगिन है कि अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया हुआ है तो इसमें आप यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो सेलर सेंट्रल में एंटर हो जाएंगे, और अगर नहीं तो फिर आपने साइन अप पे क्लिक करना है। ये हम जब साइन अप पे क्लिक करेंगे तो फिर वो आगे प्रोसीजर शुरू हो जाता है आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने का। तो वो तरीका मैं आपको ब्राउज़र पे नहीं सिखा सकता क्योंकि वो जो जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं फिर वो वहाँ पे कैप्चर हो जाती है। वो मैं आपको स्लाइड्स की मदद से बताऊँगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी कंप्यूटर पावर पॉइंट स्लाइड्स की तरफ। क्रिएटिंग अ सेलर अकाउंट, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। अच्छा जी, इसमें जो मैंने आपको सेलर सेंट्रल पे जाने का तरीका बताया था सर्च का, वो सबसे बेहतर है। बट अदरवाइज़ आप 2-3 इंटरफेसेस हैं वेब के ज़रिए से आप इसी पेज पे पहुंच सकते हैं। यानी sellercentral.amazon.com लिखें तब भी, services.amazon.com लिखें या sell.amazon.com लिखें। ये कोई भी वेब एड्रेस आप टाइप करेंगे तो वही पेज खुल जाएगा जहाँ पे या तो लॉगिन की ऑप्शन होगी या आपके पास साइन अप की ऑप्शन होगी। जब आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फर्दर ये वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ईमेल और मोबाइल नंबर लिखें इसमें और नीचे पासवर्ड लिखें। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट खोल रहे हैं तो एक नोटबुक के ऊपर साथ साथ आपने लिखते भी जाना है।
लेकिन हमने चूँकि अकाउंट खोलना है तो हम नीचे फिर ईमेल और पासवर्ड डाल के ये क्रिएट अमेज़न अकाउंट का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट हो तो फिर आप ये यहाँ पे क्रेडेंशियल्स डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो लॉगिन कर देगा। अच्छा जी, अब आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया तो जो आपने ईमेल एड्रेस लिखा था या फ़ोन नंबर लिखा था उसके ऊपर आपको एक ये कोड आएगा, वन टाइम पिन, वो आपने इसमें डालनी है, जिस तरीके से आपका ईमेल एड्रेस या आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको वो बताएगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेलिंग प्लान्स, वन इज़ इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, दूसरा है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। हम जैसे लोगों के लिए आप जब फर्स्ट टाइम शुरू करते हैं तो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान चूज़ करते हैं। उसमें ये होता है कि 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी आपका फ़र्स्ट टाइम को पहला आइटम बिकेगा उस वक्त पर आइटम वो आपसे $0.99 यानी $1 चार्ज कर लेंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं, एस्टेब्लिश हैं, प्रोफेशनल हैं, तो फिर क्या होगा कि जो ही आपका अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा आपके डेबिट कार्ड से स्टेट में $40 एक महीने के लिए कट जाएंगे और हर महीने के बाद वो कटते रहेंगे, आप चाहे कुछ भी ना बेचें। तो शुरू में आप हमेशा इंडिविजुअल प्लान से शुरू करते हैं, फिर जब आपकी दुकान चल पड़े, आप 40, 50, 60 आइटम पर मंथ बेच रहे हैं, फिर आपको सूट करता है कि आप प्रोफेशनल प्लान की तरफ चले जाएं। और इन दोनों के बीच में आप किसी वक्त जब चाहें, जितनी बार चाहें, स्विच ओवर भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। लेकिन ये याद रखना है कि पहली दफ़ा अकाउंट क्रिएट करते हुए प्रोफेशनल नहीं क्लिक करना। अगर कर दिया मेरी तरह, जैसे मैंने जब अकाउंट खोला था तो मैंने गलती से इधर प्रोफेशनल वाला क्लिक कर लिया और जब क्रेडिट कार्ड वगैरह की सारी डिटेल्स मुकम्मल हो गई, अकाउंट खुल गया, तो उसी वक्त मुझे बैंक की तरफ से मैसेज आया, जी आपके $40 कट गए, वो 10-12 हज़ार रुपये कट गया। तो बर उसका मैंने फिर अंदर उनके सेलर सेंटर से अप्लाई किया कि मैंने बाय मिस्टेक ये चूज़ कर लिया था, आई हैवेंट सोल्ड एनीथिंग येट, तो मेरे ये पैसे रिफ़ंड कर दिए जाएँ। तो उन्होंने विद इन फ्यू आवर्स एग्री कर दिया उस चीज़ से और 2-3 दिन के बाद पैसे वापस मेरे अकाउंट में आ गए। बहरहाल आपने ये गलती नहीं करनी। अच्छा जी, अब सीक्वेंस जो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग की वो ये 4 स्टेप्स में होगी। पहला है सेलर इन्फॉर्मेशन, यानी आपकी ज़ाती मालूमात लेंगे वो, फिर बिलिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लेंगे, फिर स्टोर इन्फॉर्मेशन जो आपने खोलना है, और फिर वेरिफिकेशन होती है आपका वो वीडियो कॉल पे इंटरव्यू करते हैं और पर्सनली देखते हैं कि यही बंदा है जिसका आईडी कार्ड सबमिट किया गया है। अच्छा, अब ये इन्फॉर्मेशन शुरू हो गई। प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप खुद जो उस बिज़नेस को चलाएगा, आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भरते जाएं, कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप पाकिस्तान, कंट्री ऑफ बर्थ आपका पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लिखें इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और अगर आप लेट्स से इंग्लैंड में पैदा हुए हैं या अफ़गानिस्तान में पैदा हुए हैं तो आप वो लिख देंगे। अच्छा, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ ड्रॉप डाउन की ऑप्शन है इस कॉलम में। आप इसमें से पासपोर्ट भी होता है, लाइसेंस भी होता है, CNIC भी होता है। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास CNIC की है क्योंकि सब पाकिस्तानियों के पास मौजूद होता है, आप वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान होगा ज़ाहिर है। तो ये चूँकि इसने ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस चूज़ किया है तो यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आ रहा है। आप अगर यहाँ पे CNIC चूज़ करेंगे तो यहाँ पे CNIC का नंबर होगा और उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी होगी। अपना रेजिडेंट एड्रेस लिखेंगे, पहले कंट्री सेलेक्ट करें, उसके बाद अपना स्ट्रीट एड्रेस जो भी है वो सारा 2-3 लाइनों में भर दें आप। उसके बाद आप पिन किसके थ्रू लेना चाहेंगे, फ़ोन के थ्रू या SMS के थ्रू, आप SMS लिख दें बेहतर है, और यहाँ कंट्री कोड सेलेक्ट करके अपना फ़ोन नंबर लिखें, ठीक है जी, और उसकी वेरिफिकेशन लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लें और सेंड SMS पे क्लिक करें तो आपके मोबाइल के ऊपर SMS आएगा, वो आपको वेरीफाई कर लेंगे। अब आ गई है पेमेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें दोबारा वो वार्न कर रहा है कि अगर आपने प्रोफेशनल सेलिंग प्लान किया तो जो ही अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा आपके $40 कट जाएंगे। लिहाजा अगर आपने गलती से ये सेलेक्ट कर लिया है तो गो बैक फ्यू स्टेप्स और सेलिंग प्लान जो है वो सही वाला, पर्सनल वाला, इंडिविजुअल वाला सेलेक्ट करके हैं। यहाँ क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है। मोस्टली हमारे पास डेबिट कार्ड होता है यानी कि ATM कार्ड, तो आप अपने ATM कार्ड का नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट और ये सारा मुकम्मल लिखेंगे। कार्ड होल्डर्स नेम या आपके अपने नाम पे होना चाहिए, वो जो भी नाम है वो लिख दें।
अच्छा, इसमें एक बात याद रखें, जहाँ जहाँ नाम का ज़िक्र आ रहा है वो एग्जैक्टली वो होना चाहिए जो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स पे, बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। यानी अगर आपका नाम है अब्दुल जबरान भट्ट और यहाँ पे आपने सिर्फ जबरान लिख दिया या अब्दुल जबरान लिख दिया, भट्ट नहीं लिखा, तो इस पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, फिर बाद में आपकी ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगी और प्रोसेस रुक जाएगा। लिहाजा नाम प्रिसाइजली वो होना चाहिए इधर जो आप लिखेंगे जो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स पे है। अच्छा, इसमें जो डेबिट कार्ड है वो भी चल जाता है। मैंने मीज़ान का अपना डेबिट कार्ड चलाया था। अगर आपका डेबिट कार्ड एक्सेप्ट ना हो, जब आप नंबर डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे ना, तो वो उसी वक्त वेरीफाई करता है कि ये डेबिट कार्ड लेट से वीज़ा का बना हुआ है, तो वीज़ा की वेबसाइट से बैकग्राउंड में चेक करता है। अगर वो क्लोज़ है, ब्लॉक है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इफ़ दैट इज़ द केस, तो इस प्रोसेस को यहीं रोकें। आप डेबिट कार्ड के पीछे एक फ़ोन नंबर लिखा होता है कॉल सेंटर का, वहाँ कॉल करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि मेरा ये डेबिट कार्ड इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए खोल दिया जाए। मैंने इस तरीके से अमेज़ॉन के ऊपर अपना अकाउंट खोलना है और उनको ये चाहिए, तो फिर वो उसको ओपन कर देता है। फिर आप जब ट्राई करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। नीचे बिलिंग एड्रेस है, आपका बिलिंग एड्रेस भी आपके घर का एड्रेस ही जो आपने शुरू में रेजिडेंशियल एड्रेस लिया था वही आप लिख देंगे। अब बैंक अकाउंट डिटेल्स आ गई। अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करें, कंट्री सेलेक्ट करें पाकिस्तान, फिर ये 9 डिजिट राउटिंग नंबर एक चाहिए होता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको बैंक मैनेजर से मिलेगी। उसे कहें कि इंटरनेशनल पैसे वसूल करने के लिए जो राउटिंग नंबर है वो बताए, तो वो डिजिट आपने यहाँ लिख देने हैं। नीचे फिर बैंक अकाउंट नंबर है जो कि आपकी चेकबुक पे लिखा होता है, रीटाइप दी बैंक अकाउंट नंबर, ये दोबारा लिख दें। अब आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो आपने पीछे लिखा था, लेट से CNIC लिखा था या लाइसेंस लिखा था, तो उसकी फ्रंट साइड यहाँ क्लिक करेंगे तो वो तस्वीर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में पड़ी होनी चाहिए स्कैन की, उसको आपने अपलिफ्ट कर देना है, अपलोड कर देना है। फिर उसकी बैक साइड अपलोड कर देनी है। अगर आप पासपोर्ट लिखेंगे तो फिर एक ही पेज की ऑप्शन होगी, अपलोड दी पासपोर्ट, तो उसकी जो तस्वीर है मेन जिसके ऊपर आपकी पिक्चर होती है और आपका नाम, एक्सपायरी डेट वगैरह लिखी होती है, वो वाला डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपने अपलोड कर देना। यहाँ पे बिज़नेस एड्रेस, आपका जो घर का एड्रेस है वही बिज़नेस एड्रेस है, बिकॉज़ आप ऑलरेडी कोई बिज़नेसमैन नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपने अपने किसी बिज़नेस को एसोसिएट करना है अमेज़ॉन के साथ, ऑलरेडी कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ बिज़नेस एड्रेस लिख देंगे जो जहाँ पे भी वो है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, चूज़ अ डॉक्यूमेंट टाइप फ्रॉम दी ड्रॉप डाउन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और बैंक स्टेटमेंट एक चाहिए होती है, मैंने आपको बताया था, तो उसको अपलोड आप कर देंगे। नॉर्मली यही डॉक्यूमेंट अपलोड चाहिए होते हैं, ज़्यादा नहीं मांगते। अगर वो लेटर ऑन मांगे तो आप अपलोड कर सकते हैं। यानी कौन से हैं? आपके ID कार्ड की कॉपीज़ और आपकी बैंक की स्टेटमेंट एक लेटेस्ट होनी चाहिए। मेरे से ये दोनों ही मांगे गए थे। तो ये सबमिट का बटन आप दबा देंगे नीचे। अब स्टोर के बारे में इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट्स आपने कौन से बेचने हैं। स्टोर का नाम आप कुछ भी रख लें, मसलन आपका नाम ज़फ़र है तो आप ज़फ़र रख लें, ये लेटर ऑन चेंज भी हो सकता है। ये आपकी ब्रांड का नाम नहीं होगा, जो लेटर ऑन आप अपना ब्रांड भी एक हम बनाएंगे। डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड नंबर, ये इस पे आपने नो लिख देना है। ये शुरू में हम बग़ैर किसी नंबर के ही प्रोडक्ट बेचेंगे चाइना से इंपोर्ट करके। जब आप ख़ुद अपना को प्रोडक्ट डिज़ाइन करवाते हैं, उसके ऊपर अपना स्टिकर लगवाते हैं और ब्रांड बना के बेचना चाहते हैं, मसलन आप भट्ट साहब के नाम से एक ब्रांड बनवाते हैं, मोनोग्राम बनवाते हैं, और आप चाय के मग बेच रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर को आप वो तस्वीर भेज देते हैं उसकी मोनोग्राम की, वो उसके ऊपर प्रिंट करके भेजता है। वो फिर आपका ब्रांड हो जाता है। उस ब्रांड के नाम से कोई और अमेज़ॉन पे नहीं बेच सकता। तो उस ब्रांड को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ हर आइटम को आप रजिस्टर करवाते हैं, तो वो आपको फिर एक UPC कोड देते हैं। तो वो यूनिवर्सल कोड जो है वो जो ही कोई भी बिजनेसमैन उसको स्कैन करता है या अमेज़ॉन स्कैन करता है, तो उसकी सारी डिटेल्स आ जाती है कि ये सिरामिक का बना हुआ चाय का मग है और ये भट्ट साहब ने बनवाया है। ये सारी डिटेल उसके बार कोड के अंदर आ जाती है। चूँकि अभी हमारे पास ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। डू यू हैव एनी डाइवर्सिटी सर्टिफिकेशन, यानी कि आप माइनॉरिटी से हैं या खातून हैं या वेटरन हैं यानी रिटायर्ड फ़ौजी हैं या LGBT ग्रुप से आपका ताल्लुक़ है,
ये कोई स्पेशलिटी आपकी हो, अगर डिसेबिलिटी हो ऐसी कोई, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसके ऊपर आपने नो लिख देना है। आर यू मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर और एजेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए ब्रांड फॉर एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू विल बी सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, तो इसमें आपने नो कर देना है। अच्छा जी, अब ये आइडेंटिफिक वेरिफिकेशन के लिए आपका जो उन्होंने कॉल इंटरव्यू करना है ऑनलाइन, उसकी डिटेल्स आ गई है। प्लीज़ कनेक्ट विद द नेक्स्ट अवेलेबल अमेज़ॉन एसोसिएट टू कंप्लीट योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नाउ यूजिंग अ वीडियो कॉल। तो वो बता रहा है करंट वेट टाइम फॉर द नेक्स्ट अवेलेबल एसोसिएट इज़ 1 to 6 मिनट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग आवर्स 7 PM to इतने PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, ये अमेरिका का स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये 24 घंटे नॉर्मली आपको अवेलेबल ही होते हैं। आप इधर देखेंगे कि हमेशा ये 8-10 मिनट के टाइम के बाद वो अवेलेबल होता है। तो ये किसी एक जगह पे बैठा एक बंदा इंटरव्यू नहीं कर रहा होता, ये 20 मुल्कों में 20 बंदे बैठे होते हैं हर सेंटर में, और आपको कहीं से भी कॉल आ सकती है। मिसल मुझे इंडोनेशिया से एक लड़की ने कॉल की थी। तो आप इधर अगले पेज पे मैं दिखाऊंगा यहाँ के ज्वाइन दी कॉल, वो क्लिक कर, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हैं तो आप उसी वक्त ज्वाइन करने की बटन को क्लिक करेंगे तो आप लाइन में लग जाएंगे, और थोड़ी देर बाद आपके सामने कोई बंदा अपीयर हो जाएगा, वो आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछेगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए? यू विल नीड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट: लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर और सेल फोन, मोबाइल फ़ोन विद अ फ्रंट फेसिंग कैमरा, compatible browser Chrome या Safari with permissions to access camera and microphone, original valid गवर्नमेंट इशूड फ़ोटो ID कार्ड जो आपने लिखा था, अगर आपने पासपोर्ट लिखा था तो फिर पासपोर्ट होना चाहिए, ओरिजिनल बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इशूड इन द लास्ट 180 डेज, इसमें डेबिट कार्ड वो मौजूद होना चाहिए पास, और बैंक की जो स्टेटमेंट है, जो अकाउंट नंबर लिखा है, ये होना चाहिए। लैंग्वेज फॉर वीडियो कॉल: अच्छा, ये वीडियो कॉल करने वाला आपसे इंग्लिश में सिर्फ बात करेगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ आती तो फिर आप एक इंटरप्रेटर को साथ बिठा सकते हैं, अपने भाई बहन दोस्त को, जो उस आदमी की जो सवाल पूछेगा आपको वो उर्दू में ट्रांसलेट करके बताएगा, आप उसका जवाब देंगे और फिर वो बंदा उसको इंग्लिश में बताएगा। फिर ये नीचे नोटिस दे रहे हैं कि आपकी जो कॉल है ये रिकॉर्ड भी की जा सकती है। अच्छा, ये उसी पेज का दोबारा स्क्रीनशॉट है, इसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन है। एनी पर्सनल डाटा यू प्रोवाइड टू अस विल बी हैंडल्ड इन अकॉर्डेंस विद अमेज़ॉन प्राइवेसी पॉलिसी, अमेज़ॉन टेक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर स्टोर सीरियसली। ये मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि जो आपके डॉक्यूमेंट हमने वसूल किए हैं, आपने सबमिट किए हैं, वो कहीं और लीक नहीं किए जाएंगे। इट इज़ ओनली बिटवीन यू एंड अमेज़ॉन। ये नीचे एंड पे ऑप्शन है ज्वाइन वीडियो कॉल। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे पूरे थे ऊपर वाले, तो इसको आप क्लिक करेंगे और आप वीडियो कॉल ज्वाइन कर जाएंगे, और वो आपसे नॉर्मली कहती है कि आप दिखाएं अपना आईडी कार्ड दिखाएं, तो आपने इस तरह करके आईडी कार्ड पकड़ना है और कैमरे के सामने कर देना है। शी माइट टेल यू के नज़दीक करो, लेफ़्ट करो, राइट करो, बैक साइड दिखाओ, अपने चेहरे के साथ रख के दिखाओ, तो वो देखेगी तस्वीर मैच कर रही है आपके फेस के साथ या नहीं। तो उस सूरत में अगर आपके आईडी कार्ड पे तस्वीर विदाउट ग्लासेस है तो फिर इधर भी ग्लासेस उतार दें, अगर उधर विदाउट कैप है तो यहाँ पे कैप पहनी है वो भी उतार दें, ताकि वो सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें। एंड इट टेक्स 3-4 मिनट्स, इससे ज़्यादा वो वीडियो कॉल नहीं चलती, और वो थैंक यू कह देती है आपको। अच्छा, ये तो कंप्लीट प्रोसेस था। उसके बाद वो आपको कहती है कि चंद दिनों तक आपको एक ईमेल वसूल हो जाएगी जिसमें आपका अकाउंट क्रिएट होने की ख़बर या रिजेक्शन की ख़बर होगी, और नॉर्मली वो विद इन 10-12 आवर्स ईमेल आ जाती है, और वो कहेंगे जी आपका एक्सेप्ट हो गया है अकाउंट। अब आपने जो यूज़र नेम यानी कि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दिया था उससे आप जाके लॉग इन कर लें। तो आप दोबारा सेलर सेंट्रल के उसी पेज पे जाएंगे जहाँ से अकाउंट क्रिएशन शुरू किया था, और वहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालेंगे तो आप सेलर सेंट्रल में एक्सेप्ट हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। तो अगली वीडियो में अब आपको मैं दिखाऊंगा कि सेलर सेंट्रल के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, क्या क्या काम आप वहाँ से कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको तरीका बताया था अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के ऊपर अपना सेलर अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं।
अगर आपने वो प्रोसेस फॉर योर ओन अकाउंट मुकम्मल कर लिया है तो अभी तक आपको ईमेल आ चुकी होगी कि आप अपने क्रेडेंशियल्स के साथ सेलर सेंट्रल पे लॉग इन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेलर सेंट्रल के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, किस इन्फॉर्मेशन को कहाँ से कैसे एक्सेस करते हैं। ये वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए बिकॉज सेलर सेंट्रल एक बहुत बड़ी दुनिया है, आप उसमें घुसेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जब आप ये वाला पेज खोलेंगे तो ये वही पेज है, अगर आपको याद हो, जिसके ऊपर आपने एंटर करके रजिस्ट्रेशन शुरू की थी। अब यहाँ पे आप अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के साइन इन करेंगे तो ये आपको साइन इन करके सेलर सेंट्रल में ले जाएगा, जिसका अंदर से नज़ारा ये होगा। अच्छा जी, इसमें मैं सारी चीज़ें जो है बारी बारी आपको बताता हूँ एक सीक्वेंस में कि वो क्या कुछ नज़र आ रहा है। ये सबसे पहले यहाँ पे टॉप लेफ़्ट पे मेन्यू बार है, ड्रॉप डाउन मेन्यू बार है, इसको क्लिक करें तो नीचे ढेर सारे मेन्यू खुल जाते हैं। इनको बारी बारी हम बाद में देखेंगे और फर्दर हर एक के आगे फिर सब मेन्यूज़ हैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल वेबसाइट का साइन है, इसके ऊपर क्लिक करें तो किसी भी पेज पे आपको दोबारा आप वापस मेन होम पेज पे आ जाएंगे, यानी कि डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। और ये जो सारी लुक है ये डैशबोर्ड कहलाती है। उसके बाद ये सिकंदर मीर, ये उसके मेरे अकाउंट से इस वक्त हम लॉगिन हैं। और ये मार्केट जो कौन सी सिलेक्टेड है, यूनाइटेड स्टेट्स है। मेरा अकाउंट यूनाइटेड स्टेट्स का, आप सबका भी यूनाइटेड स्टेट्स का होगा। जब आप यूनाइटेड स्टेट्स पे अकाउंट खोलते हैं तो उसमें 3 कंट्रीज़ शामिल हो जाते हैं, पूरा नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और ये जो है मैक्सिको, ये 3 कंट्रीज़ के अंदर आप बिज़नेस इसी अकाउंट से कर सकते हैं। तो उन सब की यहाँ लिस्टिंग है। उसके अलावा बाकी यूरोप के अकाउंट्स भी हैं, इसमें यूरोप की साइट्स भी हैं और मिडल ईस्ट की भी हैं, पर उन पे हमने अभी नहीं जाना। अब मेक श्योर कि आपकी अपनी साइट सिलेक्टेड हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद ये सर्च की बार है, इसमें कोई भी इशू आपको आ रहा हो, चाहे सेटिंग ढूंढनी हो या आपने कोई हेल्प वैसे ढूंढनी हो, कौन सा काम कैसे करना है, यहाँ पे आप सर्च करके इधर एक सर्च विंडो यहाँ पे खुल जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर कुछ टाइप करता हूँ, ओपनिंग अकाउंट, तो मैं इसको सर्च करूँगा तो यहाँ विंडो खुल जाती है। उसके अंदर सारे रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये एक मैसेजिंग का है। कोई आपके नाम मैसेज इंपॉर्टेंट आया हो अमेज़ॉन की तरफ से या किसी कस्टमर ने आपको कोई मैसेज किया, इसको क्लिक करें तो यहाँ खुल जाएगा, नो मैसेज रिक्वायर्स योर रिस्पांस, ठीक है जी। अब वापस मैं इसी आइकॉन को अमेज़ॉन सेलर सेंटर को क्लिक करूँगा तो मेन डैशबोर्ड पे पहुँच जाऊँगा। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे सेटिंग है, एक व्हील बना हुआ है सेटिंग वाला मशहूर, इसके अंदर सारी आपके अकाउंट से रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये जो लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पे बार्स थी, इसके अंदर जो सेटिंग है वो आपके बिज़नेस से रिलेटेड है कि आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स बिक चुके हैं, कितने बिक चुके हैं, सेल कितनी हुई है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, उसके बाद ये लैंग्वेज है, ये पूरे वेबसाइट की इंटरफेस जो है इंग्लिश में है, कोई और लैंग्वेज करनी हो, उर्दू अवेलेबल नहीं है, बहरहाल इधर इंग्लिश ही रहेगी। उसके अलावा ये हेल्प पे जाने का एक और तरीका भी है, यहाँ पे भी क्लिक करें तो वही राइट साइड पे हेल्प वाली विंडो खुल जाती है। उसके बाद ये जो सेकंड रो है, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। ये आपके मेन्यू के शॉर्टकट्स हैं, फेवरेट्स मेन्यू जो आप अक्सर यूज़ करते हैं, उनको आप चाहें तो यहाँ शॉर्टकट में ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार यहाँ पे जाके ढूंढना ना पड़े। फॉर एग्जांपल ये कैटलॉग के अंदर ऐड प्रोडक्ट का जो मेन्यू है ये बार बार यूज़ होता है, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये शॉर्टकट यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये शॉर्टकट्स का मेन्यू है, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, इनकी प्लेसमेंट लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं, यहाँ से एडिट दबाएँ तो फिर इनकी तरतीब आप बदल सकते हैं। अच्छा, तीसरी रो में ये आपके कार्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कार्ड्स रिलेटेड टू योर बिज़नेस के करंट स्टेटस क्या है आपके बिज़नेस का। इसमें पहला है टुडे सेल्स $00, जितनी हुई होंगी वो यहाँ पे शो होगा। इसको आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करें तो ये 3 मार्केट्स जिनमें मैं एलिजिबल हूँ नॉर्थ अमेरिका की, उन सब का आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा, ठीक है।
तो ये आप डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। फिर मार्केट प्लेसेस कितनी हैं, टोटल 3 हैं जिनमें मैं ऑथराइज़ हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको। आप ये शो यहाँ कर रहे हैं कि तो जिस मार्केट प्लेस में आप जाना चाहें यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके स्टैट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ओपन ऑर्डर्स कितने हैं, जो कस्टमर ने ऑर्डर किए हैं और अभी आपने फुलफ़िल नहीं किए, वो यहाँ पे डिटेल्स आएगी, तीनों मार्केट्स की आ रही है। फिर बायर मैसेजेस, अगर किसी बायर ने आपको कोई मैसेज किया है, कोई क्यूरी रेज़ किया है, तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे एंड यू मस्ट रिस्पॉन्ड टू दैट इमीडिएटली। ये टोटल बैलेंस, आपके अकाउंट की बैलेंस शीट आ रही है कि कितने पैसे अमेज़ॉन ने कमाए हैं आपके सेल्स की मद में, और आपने अगर कोई एडवर्टाइजमेंट मुहिम चलाई है तो कितने पैसे आपके कटे हैं, तो वो सारा यहाँ पे आपको स्टेट नज़र आ रही होगी। फिर ग्लोबल प्रमोशन सेल्स, आप अमेरिका के स्टोर में आपका माल पड़ा हुआ है तो आप दुनिया के और मुल्कों में भी शिप कर सकते हैं अगर आपने ये ऑप्शन चूज़ की हुई है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे नज़र आएंगी। मसलन कनाडा से एक कस्टमर अप्रोच करता है और मैंने कनाडा के स्टोर में माल नहीं रखा हुआ, मैंने अमेरिका में रखा हुआ है, तो वो क्रॉस बॉर्डर पर सेल हो जाएगी, उसके कुछ चार्जेस ज़्यादा होते हैं, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा जी, उससे अगली लाइन में ये बता रहा है कि ये न्यू होम पेज है। ये वाला होम पेज इन्होंने रिसेंटली डिज़ाइन किया है, ये कोई 1 महीने से फ्लोट कर रहा है। तो अगर आप ये, और आज मैं ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मार्च 2023 है, अगर आप साल के बाद देखेंगे तो हो सकता है कि इंटरफेस मज़ीद चेंज हो चुका हो। उसके बाद नीचे एक्शंस में इमीडिएट एक्शंस जो चाहिए होते हैं, वो एक किस्म की नोटिस समझ लें या वार्निंग समझ लें, वो यहाँ पे नज़र आ रहा होते हैं। मुझे दिखा रहा है सबमिट योर एप्लीकेशन टू लिस्ट प्रोडक्ट रिक्वायरिंग अप्रूवल। मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना था, उसके अप्रूवल के लिए एक एप्लीकेशन बनाई थी, तो वो प्रोसेस अभी इनकम्प्लीट है, उसमें कुछ क्यूरीज थी, तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो मुझे डिटेल्स उसी पेज पर ले जाएगा वेयर आई कैन स्टार्ट द सेम जॉब अगेन। अच्छा, इधर ये कम्युनिकेशन है, इसमें न्यूज़ न आती हैं अमेज़ॉन से रिलेटेड, जो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हैपनिंग्स, पॉलिसी चेंज, वो यहाँ आपको पढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद ये सेलर फोरम है, अमेज़ॉन सेलर फोरम्स है, इस पे भी लोग अपनी क्यूरीज रेज़ करते हैं और डिफरेंट सेलर्स का जो एक्सपीरियंस होता है वो उसके साथ शेयर करते हैं। ये भी अच्छा एक लर्निंग टूल है। उसके बाद ट्यूटोरियल्स एंड ट्रेनिंग है, ये अमेज़ॉन की अपनी एक साइट है, उसको कहते हैं सेलर यूनिवर्सिटी। इसके ऊपर वीडियोस, ट्यूटोरियल और रिटन फॉर्म में, ग्राफिक फॉर्म में बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन की हुई है A to Z पूरे के पूरे प्रोसेस की। तो सबसे अच्छी और ऑथेंटिक सोर्स ऑफ लर्निंग जो है वो यही है, आपको इसको ज़रूर एक्सेस करना चाहिए इन योर फ्री टाइम। उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये फिर दोबारा मेन्यू आ गए, ये वही मेन्यू है जो यहाँ लेफ़्ट राइट पे बार मेन्यू के अंदर मेन्यू दर मेन्यू थे, तो यहाँ इन्होंने सारे फॉर आर ईज ऐसे इकट्ठे लिख दिए। ये कैटलॉग वाला मेन्यू है, वहाँ पे आप जब इसको क्लिक करते हैं तो नीचे ये वाले मेन्यू सारे खुल जाते हैं। फिर इन्वेंट्री से रिलेटेड है, ऑर्डर से रिलेटेड है, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है, ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस उसके बारे में, स्टोर्स कौन कौन से स्टोर्स आपके एक्टिव हैं, रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस, अदर अमेज़ॉन लिंक्स, लर्न, ब्रांड्स, एप्स एंड सर्विसेज। तो बजाय ऊपर से यहाँ पे बार बार हम क्लिक करें इसको और मेन्यूज़ में जाएं, हम यहाँ से उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। ये कैटलॉगिंग जो है ये प्रोसेस है आपका इनिशियल कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसकी लिस्टिंग बनाने का और उसको ख़रीदने का प्रोसेस है। इसमें ये शो करता है, फॉर एग्जांपल आपने नया ऑर्डर एक प्रोडक्ट अपना ऐड करना है लिस्टिंग में, तो वो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट क्लिक करेंगे तो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसमें वो प्रोडक्ट का नाम, SKU, उसकी डिटेल्स, उसकी तस्वीरें मांगता है। वो जब अप्रूव हो जाता है तो फिर आप उसकी परचेज़ के लिए चल पड़ते हैं। अच्छा, कोई ड्राफ्ट एप्लीकेशन अगर आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग की छोड़ी हुई है तो वो यहाँ क्लिक करें तो वो खुल जाएगी। व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस, आपने फिर जब बेचने के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो एक एप्लीकेशन प्रोसेस है जो इसके अंदर से ही शुरू होता है। वो आपका कोई इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है तो वो यहाँ पे नज़र आएगा, जो अप्रूवल अभी नहीं हुआ। इम्प्रूव योर लिस्टिंग क्वालिटी, इसमें आपकी जो लिस्टिंग ऑलरेडी आपने की हुई है, एक प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है, तो उसके अंदर को फ्लॉज जो ऑब्ज़र्व किए हैं अमेज़ॉन ने, वो बताएगा कि इसकी तस्वीरें अच्छी नहीं हैं, या इसका ये इशू है, या इसका जो टेक्स्ट है, राइटअप है, वो ठीक नहीं है। फिर अपलोड इमेजेस,
आप अपना प्रोडक्ट जब ऐड करते हैं तो उसके लिए तस्वीरें अपलोड करनी होती हैं, उसका भी एक तरीका होता है, एक स्पेसिफिकेशन है जिसके मुताबिक वो पिक्चर्स होनी चाहिए। वो हम अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। अपलोड एंड मैनेज वीडियोस, जब आप उसके प्रोफेशनल सेलर बन जाते हैं तो फिर आपको अपनी एक छोटी सी वेबसाइट बनाने की इजाज़त मिल जाती है विद इन अमेज़ॉन्स वेबसाइट, जिसको आप अपना स्टोर कहते हैं। एज ए इंडिविजुअल सेलर जब आप बेचते हैं तो सिर्फ आपका जो प्रोडक्ट का पेज है वो नज़र आता है कस्टमर को, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल सेलर बन जाते हैं तो फिर आप अपनी एक स्टोर डेवलप कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल आइटम्स नज़र आते हैं। तो जो कस्टमर होता है वो आपके स्टोर के आइकन पे क्लिक करता है, इट टेक्स यू टू योर स्टोर। वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट आपके हैं वो सारे उसको नज़र आ जाते हैं, और उनको प्रोविजन होती है कि वो वीडियोज़ के ज़रिए भी अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन अपलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है इन्वेंट्री का। जब आपका एक प्रोडक्ट आपने ख़रीदा और अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचा दिया या अपने घर में पहुंचा लिया, अगर आप ख़ुद फुलफिलमेंट करना चाहते हैं तो उसको आप इन्वेंट्री में शो कर देते हैं फिर कि मेरे इतने आइटम पड़े हुए हैं, इतने बिक चुके हैं, वो सारा स्टेटस आपको यहाँ से नज़र आएगा। मैनेज ऑल इन्वेंट्री, फिर है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन इन्वेंट्री, उसका डैशबोर्ड FBA इन्वेंट्री। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ मैनेज ऑल इन्वेंट्री में अगर जाके तो मेरी कौन कौन सी इन्वेंट्री यहाँ पे नज़र आ रही है। ये इन्वेंट्री का डैशबोर्ड खुल गया है। इसमें ये एक आइटम है जो कप होल्डर है गाड़ी के लिए, ये मेरी इन्वेंट्री में शामिल है और इसकी क्वांटिटी जो है अवेलेबल 10 रह गए हैं, $25 इसकी सेल है, प्राइस है। ठीक है, अब मैं वापस इधर करूँगा तो आई विल गो बैक टू माय डैशबोर्ड। अच्छा जी, ये यहाँ पे हम थे, इन्वेंट्री का हमने देख लिया। डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपका अपना डैशबोर्ड खुल जाएगा। FBA इन्वेंट्री, तो वो इन्वेंट्री खुलेगी जो सिर्फ फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है। आप साइमल्टेनियसली FBA भी कर सकते हैं और FBM भी कर सकते हैं, यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। लेकिन हम चूँकि पाकिस्तान में हैं तो हमारे लिए ये ऑफ कोर्स ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इन्वेंट्री प्लानिंग, यानी कि आपने इन्वेंट्री प्लानिंग शुरू हो जाती है जब आपका माल चाइना में पड़ा हुआ है तो वहाँ से आपने उसकी शिपमेंट मंगवानी है अमेज़ॉन में, तो वो सारा काम भी उसकी प्लानिंग इसी सेलर सेंटर के अंदर से होती है। आप डायमेंशंस लेते हैं अपने मैन्युफैक्चरर से, वेट लेते हैं, ठीक है जी, कितने कार्टन्स होंगे, फिर यहाँ से वो आपको आप उनकी डिटेल्स वगैरह SKU नंबर शंबर सारा दे देते हैं। तो उसके ऊपर जो स्टिकर लगने हैं वहाँ चाइना में जो बॉक्सेस के ऊपर, वो यहाँ से अमेज़ॉन आपको प्रिंट करके देता है। उसमें अमेज़ॉन के डेस्टिनेशन स्टोर का एड्रेस भी होगा और भेजने वाले मैन्युफैक्चरर का एड्रेस भी होगा, और कितने कार्टन हैं, अगर 10 कार्टन है तो ऊपर लिखा होगा कार्टन 1 of 10, 2 of 10, 3 of 10, इस तरीके से। तो ये सारा इन्वेंट्री प्लानिंग हो जाती है। उसके बाद जब आपकी शिपमेंट उसने वहाँ से भेज दी तो फिर शिपमेंट का नंबर, ट्रैकिंग नंबर लेके आप इसमें डाल देते हैं, तो फिर वो यहाँ शिपमेंट वाले उसमें आपको नज़र आता है कि इस वक्त आपकी शिपमेंट कहाँ पे है। फिर एनालिटिक्स है, इसमें आपकी जब स्टोर काफ़ी चल पड़े तो फिर देखते हैं कितने आइटम्स बिके हैं, कितने % ऑफ इन्वेंट्री बिकी है, कितनी देर लगी है, वो सारा जायज़ा आप ले सकते हैं। स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद आगे है ये ऑर्डर्स आ गए, डिटेल्स ऑफ ऑर्डर्स के कितने ऑर्डर्स आपके हो चुके हैं, कितने अभी प्रोसेस में हैं, कितनों को चीज़ मिल चुकी है। ठीक है, क्रिएट मल्टी MCF ऑर्डर, मल्टी कंट्री फुलफिलमेंट, ये होती है अगर अक्रॉस बॉर्डर आपने इजाज़त दी हुई है अपने प्रोडक्ट्स भेजने की तो उसकी मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हैं। ऑर्डर रिपोर्ट्स देख सकते हैं। मैनेज रिटर्न्स, जो आइटम रिटर्न हो जाते हैं उनकी क्या पॉलिसी है आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो आदमी वापस भेजता है किसी भी वजह से अपना ऑर्डर, तो क्या उसको पैसे वापस किए जाएंगे या पैसे वापस नहीं किए जाएंगे या 50% किए जाएंगे, और वापस भेजने के लिए जो फ़ीस है शिपमेंट की वो देगा या आप देंगे। आप अमेज़ॉन को ऑथराइज़ कर दें तो अमेज़ॉन देगा। तो नॉर्मल जो अमेज़ॉन की पॉलिसी है वो शिपिंग कॉस्ट अमेज़ॉन देता है, लोग वापस भेज देते हैं ऑर्डर, तो वो जितने रिटर्न ऑर्डर्स हैं वो यहाँ आपको नज़र आएंगे। मैनेज सेफ्टी क्लेम्स, ये अभी आप छोड़ दें, ये ज़रा एडवांस चीज़ है। उसके बाद ये है एडवर्टाइजिंग, आप थ्रू अमेज़ॉन अपने प्रोडक्ट्स की एड्स भी चला सकते हैं, जिस तरह यूट्यूब पे एड्स चलते हैं उसकी कुछ पेमेंट होती है
डिपेंडिंग अपॉन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, कुछ प्राइम मेंबर्स होते हैं अमेज़ॉन के जिन्होंने अपना एक कार्ड बनवाया होता है, जिस तरह आपने यहाँ पाकिस्तान के मेगा स्टोर्स पे अपना कार्ड बनवाया होता है, उनकी कुछ एनुअल फ़ी होती है, वो पे करते हैं तो उनको बड़े बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें कंपलसरी फ़ी शिपिंग होती है, कुछ डिस्काउंटेड प्राइसेस होती हैं, उनके लिए स्पेशल सेल चलती हैं जो प्राइम मेंबर्स हैं। तो आप अगर उसमें शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ से हो सकते हैं। चलिए, मैनेज स्टोर्स के कौन कौन से स्टोर्स पे आप अपना सामान बेच रहे हैं, और उसके बाद ये ग्रोथ, अपना बिज़नेस चल पड़ा है तो उसको ग्रो कैसे करना है, उसकी सारे टूल्स यहाँ पे हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं यहाँ बताएंगे आपको, यानी कि आप मल्टीपल मुल्कों में बेच सकते हैं, मल्टीपल स्टोर्स में बेच सकते हैं, अपने ब्रांड को रजिस्टर कर सकते हैं विद अमेज़ॉन, एक्सप्लोर डिफरेंट प्रोग्राम्स, मार्केट प्लेस प्रोडक्ट गाइडेंस, ये डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के ऊपर गाइडेंस है कि फ़र्क क्या है रूल्स के अंदर, यहाँ पे डिफरेंट है, सऊदी अरब में डिफरेंट है। मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, यानी कि ये जो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन का आपको मैंने ज़िक्र किया, जिसमें सामान अमेज़ॉन के स्टोर में पड़ा होता है और वो ही आगे पहुंचाता है। एक होता है फुलफिलमेंट बाय कस्टमर, जो कि अमेरिका में सेलर बैठा हुआ है तो अपने घर पे रख के भी वो बेच सकता है। उसमें वो सामान घर में रखा हुआ है, स्टोरेज के पैसे नहीं उसको पड़ रहे, लेकिन फुलफिलमेंट वो अमेज़ॉन से ले सकता है कि अमेज़ॉन का जब जो ही कोई ऑर्डर आएगा तो अमेज़ॉन का राइडर आएगा, उसके घर से पैकेट पिक करेगा और जाके भेज देगा। और एक और ऑप्शन होती है कि मैंने अपनी एक वेबसाइट खोली हुई है डिफरेंट दैन अमेज़ॉन, उसके ऊपर भी यही प्रोडक्ट सेल के लिए लगे हुए हैं, और जब वहाँ से कोई ऑर्डर बुक होगा तो उसकी फुलफिलमेंट अमेज़ॉन करेगा फ्रॉम दी वेयर हाउस ऑफ अमेज़ॉन। ये भी मुमकिन है, आप अपने स्टोर को इसके साथ इस ऑप्शन के थ्रू जाके नथी कर सकते हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट्स का सेक्शन आ गया, जिसके अंदर अपने बिज़नेस के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ आप स्टैटिस्टिक्स और रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। पेमेंट्स की रिपोर्ट कि कितनी पेमेंट ड्यू हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या कुछ पड़ा होता है। ये सारी हिस्ट्री होगी, कितनी पेमेंट आपको अमेज़ॉन कर चुका है, कितनी, ये देखें मेरा आया हुआ है नेट प्रोसीड $39, $40 उन्होंने दिए, मैंने दिए, ये सारा। तो जितनी सेल्स है एक महीने की, एक साल की, या आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो वो सारा आपको बैलेंस नज़र आ जाता है, एक किस्म का बैलेंस शीट नज़र आ जाती है। अच्छा जी, वापस आ गए इस पर। अकाउंट है, अच्छा जी, किधर थे हम, रिपोर्ट्स पे थे, पेमेंट्स पे थे। उसके बाद है सेलर वैलेट, आप का जितना बैलेंस उसके पास पड़ा हुआ है अमेज़ॉन के पास, उसके अंदर क्या डिटेल्स हैं, कितने पैसे पड़े हुए हैं आपके, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो आपके अकाउंट में होती है वो एक एग्रीड पीरियड होता है 15 दिन का या 30 दिन का, जिसके बाद वो बैलेंस आपके अकाउंट में बनता है तो आपके बैंक में आ जाएगा, और अगर आपकी तरफ ड्यू है तो फिर वो आपके क्रेडिट कार्ड से काट लेगा। ये फुलफिलमेंट के बारे में रिपोर्ट है कि आपके कितने ऑर्डर फुलफ़िल हुए, लेट कितने हुए, वो एक तो 24 घंटे के अंदर अंदर डिलीवर करना होता है। अगर आप ख़ुद फुलफिलमेंट कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे उसकी डिले की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स, आपने कितनी कैंपेन्स रन की ऐड चलाने की और उनका रिज़ल्ट क्या निकला। रिटर्न रिपोर्ट्स, कितने आपके प्रोडक्ट किसी वजह से वापस आ गए, कितने डिफेक्ट की वजह से आए, कितने विदाउट एनी रीज़न कस्टमर ने रिटर्न कर दिए, ठीक है जी, कितने जो हैं वो डिलीवर नहीं हो सके। फिर कस्टम रिपोर्ट, ये देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। हाँ, इसमें आप ख़ुद कोई रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आप मतलब रेडीमेड एक तो रिपोर्ट्स हैं महीने महीने की आती हैं या हफ्ते की आती हैं, तो आप ख़ुद डेट डिफ़ाइन करके कोई रिपोर्ट यहाँ से ले सकते हैं। टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, ये टैक्सिंग के रूल्स क्या हैं, आप पे क्या अप्लाई होते हैं। अगर आप अपनी LLC रजिस्टर कर लेंगे तो फिर यहाँ पे डिटेल्स आएंगी कि आपका कितना टैक्स है एनम पर एनम और कितना कट चुका है या कटना है, और ये मैनेज टैक्सेस, ये उसी से रिलेटेड हैं। फिर आ गया परफॉर्मेंस के बारे में, आपके अकाउंट की हेल्थ क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसमें हर चीज़ की उन्होंने कुछ बेंचमार्क मुकर्रर किए हुए हैं कि ऑर्डर कितने रिटर्न होते हैं, इतनी % से कम होने चाहिए,
कंप्लेन इससे कम होनी चाहिए, नेगेटिव रिमार्क्स कितने हैं, तो वो आपकी ओवरऑल अकाउंट हेल्थ इससे नज़र आती है। ये फीडबैक है, कस्टमर्स ने जो फीडबैक दी है वो आप देख सकते हैं। A to Z गारंटी क्लेम्स, जो कस्टमर क्लेम करता है गारंटी वापस चीज़ बेच के, उसके बारे में है। चार्ज बैक क्लेम्स, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस जो आपको अमेज़ॉन के कंप्यूटर जो हैं वही जनरेट करके देंगे। वॉइस ऑफ द कस्टमर, कस्टमर्स ने क्या 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 आपके बारे में कहा। फिर यहाँ नीचे आ जाएंगे ऐप्स एंड सर्विसेज। ये काफ़ी सारी और थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जो आप यूज़ करके अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेलिंग पार्टनर ऐप स्टोर, जो अमेज़ॉन के साथ पार्टनर्स हैं कुछ ऐप्स बनाने वाले, ठीक है जी, वो आप क्लिक करें तो वो ऐप्स आपको नज़र आ जाएंगी। आप वो ऐप्स परचेज़ कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को एक्सप्लोर एनहांस करने के लिए देख सकते हैं। उनमें से मैं आपको ये कुछ प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में है, कुछ कस्टमर एंगेजमेंट के बारे में, इन्वेंट्री एंड शिपमेंट के बारे में है, फाइनेंस के बारे में है, मार्केटिंग के बारे में है और बाकी सर्विसेज के बारे में है। ट्रेंडिंग ऐप्स ये नीचे उसने दिखाई हुई हैं, ये फोर्स, RX, विंड प्लेयर, फलाना फलाना। अच्छा, इसमें मैं आपको चंद एक दिखाता हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में कौन कौन सी ऐप्स हैं। ये काफ़ी सारी ऐप्स हैं, इनमें से ज़्यादा मशहूर जो है वो एक जंगल स्काउट है, और ये जंगल स्काउट आ गया, ठीक है। ये $49 पर मंथ इसके चार्जेस हैं। ये शुरू में तो आप इनका फ्री वाला वर्जन यूज़ करके बिज़नेस शुरू करते हैं। जब आपका प्रॉपर स्टोर इस्टेब्लिश हो जाए देन यू आर रियली गेटिंग सीरियस अबाउट दिस रिसर्च, और फिर आप उसकी पेड वर्जन भी ख़रीद सकते हैं और इट हेल्प्स यू अलॉट। इनके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसी तरह यहाँ पे हीलियम 10 है, ये भी बड़ी पॉपुलर एक वन ऑफ द ऐप है, ठीक है जी। तो इस तरह इन ऐप्स की मदद से आप हेल्प ले सकते हैं। अच्छा जी, ऐप्स हो गए। उसके बाद ब्रांड, बिल्ड योर ब्रांड। जब आपका स्टोर चलना शुरू हो जाए तो फिर आप अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करते हैं और उसको रजिस्टर करवाते हैं। उसका प्रोसेस इसके अंदर से शुरू होगा। फिर ये लर्निंग के बारे में सेलर यूनिवर्सिटी है, ये बड़ी ऑथेंटिकेटेड एक जगह है जो मैंने पहले भी जिक्र कर दिया है। फिर फोरम्स हैं, सेलर्स फोरम बना हुआ है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन अपना प्रॉब्लम पोस्ट करते हैं तो कोई ना कोई सेलर ने जो उसका जवाब दिया होता है वो आ जाता है, या कोई और बंदा आपको रिस्पॉन्ड करता है। फिर ये न्यूज़ है, ये जो टॉप मैंने आपको दिखा दिया था इसका एक कॉलम भी बना हुआ है। अदर अमेज़ॉन लिंक्स, अमेज़ॉन होम पेज पे जाने के लिए ट्रेड इन अकाउंट, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। ये किंडल एक स्टोरीज़ की बुक्स होती हैं, इनकी डिजिटल अमेज़ॉन की हैं। अमेज़ॉन एसोसिएट योर बायर अकाउंट। अच्छा, ये बायर अकाउंट एक और होता है, अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है अमेज़ॉन से तो एक सिंपल सा अकाउंट प्रोसेस होता है। आप ईमेल से रजिस्टर करते हैं, नाम पता बताते हैं तो आप बाय भी कर सकते हैं उसके थ्रू। और अगर आप क्रेडिट कार्ड अपना उसके साथ नथी कर दें तो पेमेंट डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में भी दराज के ऊपर है बायर अकाउंट। अच्छा, ये तो सारा जिक्र हो गई ये वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू की जो आपसे बिज़नेस से रिलेटेड है। अब आते हैं आपके अकाउंट से बारे में। यहाँ पे जो मेन्यू है ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, ग्लोबल अकाउंट्स कौन से हैं, नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस कौन कौन सी हैं आपकी, लॉग इन सेटिंग्स कौन सी हैं, यहाँ से आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं, रिटर्न सेटिंग्स, शिपिंग सेटिंग्स, यूज़र परमिशंस। इस यूज़र परमिशन के अंदर जाके आप अपना एक चाइल्ड अकाउंट बना सकते हैं और वो किसी और बंदे को जो कि वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे आपका अकाउंट मैनेज करेगा, बिज़नेस मैनेज करेगा, उसको एक्सेस दे सकते हैं। उसको लिमिटेड एक्सेस होती है, जब वो लॉग इन कर लेता है तो फिर आप उसके परमिशंस को कंट्रोल कर लेते हैं कि वो क्या क्या काम कर सकता है। मसलन वो सिर्फ लिस्टिंग बना सकता है तो आप उसको कुछ पेमेंट करते हैं। सिमिलरली अगर आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करेंगे तो जो मालिक होगा स्टोर का वो यहाँ से एक अकाउंट बना के आपके ईमेल के ऊपर इन्विटेशन भेजेगा और आप उससे लॉगिन करके उसका अकाउंट मैनेज करेंगे। यूज़र परमिशन हिस्ट्री के किस किस को आपने पास्ट में परमिशन दी हुई थी, योर इन्फो एंड पॉलिसीज़, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अच्छा, यहाँ अकाउंट इन्फो पे हम क्लिक करते हैं तो नज़र आएगा कि ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की मेरे अकाउंट के बारे में ये लिस्टिंग नज़र आ रही है। वेलकम मीर साहब, ठीक है जी, ये मेरा प्रोफाइल है, ये यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ। स्टोर का नाम मीर साहब है तो उसको मैं बदल सकता हूँ, ठीक है जी। ईमेल एड्रेस वगैरह चेंज कर सकता हूँ। ये लिस्टिंग स्टेटस है। अमेज़ॉन
डॉट कैनेडा पे अभी नई लिस्टिंग में कर रहा, अमेज़ॉन डॉट अमेरिका पे कर रहा हूँ, अमेज़ॉन डॉट मैक्सिको पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी। और सेलिंग अकाउंट प्रोफेशनल या इंडिविजुअल, इस वक्त वो इंडिविजुअल पे है, तो इसको मैनेज करने का मैं करूँगा ना, तो ये आई कैन एनी टाइम स्विच ओवर टू प्रोफेशनल और इंडिविजुअल। जब आपका स्टोर डेवलप हो जाए फिर आप इसको प्रोफेशनल पे स्विच ओवर कर सकते हैं यहाँ से, तो फिर आपके $40 महीना कटने शुरू हो जाते हैं। ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन के लिए मैंने रजिस्टर किया हुआ है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स अभी कोई नहीं है मेरे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है डिपॉजिट मेथड, आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन इस कॉलम में आ रही है। एक है डिपॉजिट मेथड और एक है चार्ज मेथड। चार्ज मेथड तो वो था जो आपका क्रेडिट कार्ड है, आपने लथी कर दिया और वो जब चाहे आपसे ड्यू होंगे तो पैसे काट लेंगे। डिपॉजिट मेथड वो है कि अमेज़ॉन आपके अकाउंट में पैसे कैसे भेजेगा। तो जब आप लॉग इन करेंगे ना, तो सबसे पहले वो जो नोटिस आए होते हैं डैशबोर्ड में, उसमें एक नोटिस ये होगा कि प्लीज़ क्रिएट योर डिपॉजिट मेथड, कि अमेज़ॉन आपको पैसे कैसे भेजेगा। होता यह है कि अमेज़ॉन सिर्फ अमेरिका में अगर आपका बैंक अकाउंट है तो फिर तो डायरेक्ट उसमें पैसे भेज देता है, आप अकाउंट नंबर उस पर डालते हैं, इस प्रोसेस में जाके तो वो रद्दी हो जाता है। लेकिन अगर थर्ड कंट्री है, मसलन पाकिस्तान है, तो अमेज़ॉन डजंट डील विद पाकिस्तानी बैंक्स, उसके लिए आपको वो डायरेक्ट कर देता है एक वर्चुअल बैंक है अमेरिका के अंदर, कि आप उसके अंदर अपना अकाउंट खोलें और अपने अमेज़ॉन अकाउंट को उसके साथ नथी करें और उसमें अपने पाकिस्तानी अकाउंट को भी उसके साथ नथी कर देते हैं। तो जब ये हो जाता है, तो जब अमेज़ॉन ने आपको कुछ पैसे भेजने हैं तो वो इस वर्चुअल अकाउंट में, वर्चुअल बैंक में जाते हैं, वहाँ से वो आपके पाकिस्तानी बैंक में 2-3 डेज़ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बड़ी नॉमिनल सी फ़ी है, वो 1% से भी कम है, प्रॉब्ली 80%, 0.8% बनती है। तो $100 के ऊपर वो $1 से भी कम आपके काटते हैं। तो इसके जो तरीका है बनाने का, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, चार्जिंग मेथड फॉर एडवर्टाइजिंग, जब आप की ऐड चलेंगे तो आप किस तरीके से चाहते हैं कि चार्ज करें, क्या वो आपके क्रेडिट कार्ड से काट ले उसी वक्त, या आपका जो बैलेंस पड़ा हुआ है अमेज़ॉन के पास जो आपकी चीज़ें बिकी हैं उसमें से भी वो काट सकते हैं। इनवॉइस, ऑर्डर, पेमेंट सेटिंग, ये सारी आपकी पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, बिज़नेस एड्रेस कौन सा है ये आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था, आप अपने घर का दे दें, कल को आप बदलना चाहें तो वो हो सकता है। ठीक है जी। ऑफिशियल रजिस्टर्ड एड्रेस, बिज़नेस इंश्योरेंस, लैंग्वेज फॉर फीड प्रोसेसिंग रिपोर्ट, डिस्प्ले नेम आपका क्या आता है स्टोर के ऊपर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बदल सकते हैं। शिपिंग एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन, रिटर्न एड्रेस, ये रिटर्न एड्रेस आपका पाकिस्तान का ही होता है। ये इस इवेंट के लिए होता है कि खुदा न खास्ता कोई इशू हो जाता है, आपका प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं बिक सकता और वो रिजेक्ट हो गया है, तो अमेज़ॉन ने अब चाइना तो नहीं भेजना, वो कहाँ भेजेगा, तो वो पाकिस्तान का एड्रेस है, तो वो कुछ पैसे आपको चार्ज करके आपके पाकिस्तान में आपके घर के एड्रेस पे भेज देगा। या अगर आपका कोई बहन भाई अजीज़ रहता है अमेरिका में तो उसका एड्रेस दे सकते हैं। अव्वल तो ये नौबत आती नहीं कि ये रिटर्न करनी पड़े सारे आइटम स्टोर के, तो अगर आपका है तो उसकी इजाज़त से आप वो एड्रेस दे सकते हैं, तो इन दैट केस आपके पैसे जो हैं वो नहीं पड़ेंगे। लेकिन देन क्वेश्चन अराइजेस कि उन आइटम्स का वो क्या करेगा, अगर वो पाकिस्तान आ जाएंगे तो हो सकता है आप उसको दराज में बेच लें। सो बेटर टू कीप योर पाकिस्तानी एड्रेस ओवर है। ये टैक्स इन्फॉर्मेशन है, ये जो अभी तो आपने पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन दी हुई है शुरू में, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर आप कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं LLC इन अमेरिका, तो फिर उसकी टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, वैल्यू एडेड टैक्स इन्फॉर्मेशन ये सारी भी यहाँ पे आ जाएगी। तो जनाब, ये तो आज का लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल होता है। आपको मैंने ये वाली सेटिंग्स का भी बता दिया है, इसके अंदर क्या क्या कुछ है, और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर भी क्या क्या कुछ है। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि डिपॉज़िट मेथड आपने अपना किस तरीके से इस्टेब्लिश करना है, यानी कि वर्चुअल बैंक में अकाउंट खोल के अपने बैंक को उसके साथ किस तरीके से एसोसिएट करना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको मुतारफ़ कराया था सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड के साथ। उम्मीद है कि आपने इन योर ओन टाइम उसको एक्सप्लोर कर लिया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डिपॉज़िट मेथड एक ऐड किया जाता है अपने सेलर अकाउंट के अंदर। डिपॉज़िट मेथड क्या होता है कि अमेज़ॉन के ऊपर जो आपकी अर्निंग्स होंगी वो अमेज़ॉन आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में किस तरीके से भेजेगा।
तो ये प्रोसीजर हम देखते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको सेलर सेंट्रल के अंदर लेके जाऊं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अमेज़ॉन का पेमेंट मॉडल क्या होता है और कैसे काम करता है। ये सेंटर में amazon.com है, जिसके ऊपर आपने सेलर अकाउंट बना लिया है। इसके साथ आपने एक तो चार्जिंग मेथड नथी किया हुआ है, जो कि आपकी डिटेल्स हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की। ये आपने अकाउंट क्रिएट करते ही दे दी थी, लिहाजा ये स्टेप उसका मुकम्मल हो गया। उसके बाद ये राइट साइड पे आपके डिपॉजिट मेथड्स हैं। ये अमेज़ॉन जो है वो पाकिस्तानी बैंक्स के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता। वो पैसे उनको, जो बीच में कन्वर्जन इन्वॉल्व है, यहाँ पे पैसे डॉलर में होते हैं, आपके मुल्क में रुपयों में वाला अकाउंट होगा। लिहाजा बीच में एक इंटरमीडियरी बैंक चाहिए होता है, जो कि वर्चुअल बैंक्स कहलाते हैं। वो दो मिसालें हैं। आप एक हाइपर वैलेट है, इसके अंदर अकाउंट खोल सकते हैं, और दूसरा ये पेयोनियर है, ये भी एक अमेरिकन बेस्ड बैंक है। मल्टीपल बैंक्स आप यानी कि खोल सकते हैं। तो ये जो डिपॉजिट मेथड है डिस्पर्स करने के आपके फंड्स को, जिनको आप अमेज़ॉन के साथ नहीं कर सकते, वो मल्टीपल हो सकते हैं। इसी तरीके से अब अगर वो जो इंटरमीडियरी बैंक्स हैं, पेयोनियर है या हाइपर वैलेट है, उनका मॉडल क्या है कि जब आप इनके अंदर एक अकाउंट खोल लेते हैं तो उस अकाउंट की डिटेल्स आप फिर अमेज़ॉन को देते हैं, अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल के अंदर जाके, और उसको बताते हैं कि ये मेरा एक अमेरिकन बेस्ड अब अकाउंट बन गया है, इसके अंदर पैसे भेजना। और उस बैंक को आप नथी करते हैं अपने पाकिस्तानी बैंकों के साथ। आप एक से ज़्यादा बैंक नथी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मिज़ान बैंक भी किया हुआ है और MCB भी किया हुआ है। तो ये आपका विड्रॉल मेथड बन जाता है। अच्छा, अब आप के सामने खुल गया है आपका डैशबोर्ड। इसमें आप देखें तो यहाँ पे एक नोटिस आया हुआ है, योर डिपॉजिट मेथड इज़ मिसिंग, इनवैलिड और नॉट असाइंड। ये इनवैलिड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने के लिए अपना एग्जिस्टिंग मेथड एक दफ़ा डिलीट किया है, उसको रिमूव किया है, और दोबारा ये प्रोसेस रन करके वीडियो रिकॉर्ड की है। तो आपके सिर्फ ये लिखा होगा कि योर डिपॉजिट मेथड इज़ मिसिंग। यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रही है ऐड और अपडेट डिपॉजिट मेथड, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये मुझे बता रहा है कि आपके पास 3 सेलिंग मार्केट्स अवेलेबल हैं, amazon.com.mexico, amazon.canada और amazon.com। ये मैंने आपको बताया था पहले कि जब आप अकाउंट खोलते हैं अमेज़ॉन नॉर्थ अमेरिका का, तो उसमें ये तीनों मार्केट प्लेसेस आपको अवेलेबल हो जाती हैं। आप जिस पे आपने काम करना है उसको सिलेक्ट करें तो उसके साथ ये वाला आपका डिपॉजिट मेथड ऐड हो जाएगा। सिमिलरली वही डिपॉजिट मेथड आप बाकी के 2 कंट्रीज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर हम अब amazon.com को यहाँ पे असाइन के ऊपर क्लिक करें। जब ये बता रहा है कि असाइन डिफ़ॉल्ट डिपॉजिट मेथड, मार्केट प्लेस amazon.com जो हमने पिछली स्लाइड में चूज़ की है, और बैंक अकाउंट डिटेल्स मांग रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, ये अगर आपका बैंक यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी है तो फिर आप यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करके और अगली नीचे वाले हिस्से में उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, वो आप फिल कर देंगे। अच्छा, अब बहुत सारे कंट्रीज़ हैं अदर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो, जिनके अंदर अगर आपका अकाउंट है तो उसकी डिटेल्स उनका आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें। जिस तरह मैंने इस एग्जांपल में हांगकॉन्ग को सिलेक्ट किया हुआ है, तो नीचे वो स्टेट में उस बैंक की डिटेल्स मांग रहा है। इसका मतलब है कि हांगकॉन्ग के साथ इनका एग्रीमेंट है, हांगकॉन्ग के बैंक के साथ अमेज़ॉन डायरेक्टली डील कर सकता है। अब अगली स्लाइड में मैंने दिखाया है कि यहाँ पे मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है। जब पाकिस्तान सेलेक्ट करें तो वो आपसे पाकिस्तानी बैंक की डिटेल्स नहीं मांग रहा, बल्कि आपको डाइवर्ट कर रहा है टू अ वर्चुअल बैंक जो कि अमेरिकन बेस्ड है, उसका नाम है हाइपर वैलेट। और ये उसके बारे में लिखा हुआ है कि अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है हाइपर वैलेट पे पहले से, तो आप यहाँ ऊपर ड्रॉप डाउन में अमेरिका सेलेक्ट करें और ये जो अकाउंट नंबर आपको हाइपर वैलेट ने दिया है वो इसमें डालें और आपका काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चूँकि आपका अकाउंट नहीं है अभी हाइपर वैलेट में, तो लिहाजा आपने यहाँ नीचे है साइन अप फॉर हाइपर वैलेट, ये जो बॉटम में
एक पुश बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने हाइपर वैलिड बैंक का इंटरफेस खुल चुका है। और हाइपर वैलिड को चूँकि आपको अमेज़ॉन ने रेफ़र किया है, इसको ऑलरेडी पता है, तो ये कह रहा है कि बजाय अपना सेपरेट अकाउंट खोलने के लॉग इन विद अमेज़ॉन, आप इसको क्लिक करेंगे, ये जो राइट साइड पे बटन। अब आपके पास अमेज़ॉन वापस आ गया, आपके पास ये अमेज़ॉन की तरफ से डायलॉग बॉक्स खुला। वो कह रहा है कि अमेज़ॉन के ऊपर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालें, जो आपके अकाउंट का सेलर सेंट्रल अकाउंट का पासवर्ड डाल के आप साइन इन करेंगे। तो फिर ये पूछेगा आपसे अमेज़ॉन कि हाइपर वैलिड को क्या आपके इस अकाउंट की एक्सेस दे दी जाए, तो आप इसको अलाउ कर देंगे। जब अलाउ करेंगे तो वो ठग करके उसने अकाउंट जनरेट कर दिया आपके लिए। सारी आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उसने आपके सेलर सेंट्रल से ले ली है, और आपको उसने कनाडा के अंदर ये अकाउंट नंबर दे दिया, उसकी ये डिटेल्स हैं, बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है जी। और इसकी सारी डिटेल्स, ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इसी के नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये एरो का मतलब है कि अभी आधी स्क्रीन मैंने कैप्चर की हुई है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अमेरिका के अंदर जो इसने आपका अकाउंट बनाया है हाइपर वैलिड में, उसकी डिटेल्स आ गया, राउटिंग नंबर आ गया, उसका बैंक अकाउंट नंबर आ गया। और ये भी आप डाउनलोड करके इसको डिजिटल फॉर्म में सेव भी कर लें। अगर प्रिंटर है तो आप प्रिंट करके रख सकते हैं। दिस इज़ अ वैल्यूड इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि इसने, जो कि हाइपर वैलिड की प्रेजेंस है कनाडा में भी है और अमेरिका में भी है, तो इसने एक ही गो में दोनों जगह पे आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया। नाउ यू हैव अ लोकल अकाउंट इन कनाडा एज वेल एज अ लोकल बैंक अकाउंट इन अमेरिका। जब आप अमेरिकन अमेज़ॉन के ऊपर डिटेल्स डालेंगे तो ये अमेरिका वाले की डालेंगे, ये यूनाइटेड स्टेट मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और जब आप कनाडा वाले मार्केट के लिए पेमेंट का चैनल बनाएंगे तो फिर आप कनाडा वाले की डिटेल्स डालें। अच्छा, अब आपने इसी हाइपर वैलिड के ऊपर ट्रांसफ़र मेथड एक ऐड करना है कि पाकिस्तान में आपको किस बैंक में पैसे जाएंगे। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से जब मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये जो PKR है ऑलरेडी सिलेक्ट है, उसको पता है कि यहाँ पाकिस्तानी करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ है। और ड्रॉप डाउन जो है वो डिम है, आप कोई और करेंसी चूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है हाइपर वैलिड बैंक अकाउंट की, कि ये आपके अकाउंट में सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी ट्रांसफ़र करेगा, बेशक आपके पास वहाँ पे डॉलर अकाउंट मौजूद हो, ठीक है जी। और नीचे ये बता रहा है कि ये मेथड जो है वायर ट्रांसफ़र होगा, आपके पास चॉइस की कोई और मेथड नहीं है। वायर ट्रांसफ़र का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, जो कि फास्टेस्ट होती है। नीचे कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। अब आप, ये बता रहा है कि आपका नाम, इसके अंदर बिलाल मीर, ये तो इसने उठा लिया मेरे अमेज़ॉन के अकाउंट से। और डॉक्यूमेंट टाइप कह रहा है कि कौन सा आप आइडेंटिफिकेशन के लिए देंगे। तो ये CNIC और पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आपको इसमें से CNIC सिलेक्ट कर लेना चाहिए। और टैक्स ID क्या होती है, पाकिस्तान में जो CNIC है वही इंडिविजुअल्स की टैक्स ID होती है, तो आप अपना CNIC नंबर लिख देंगे। ये ड्रॉप डाउन का मतलब है कि ये वाला पेज अभी नीचे कंटिन्यू चल रहा है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा। ये डॉक्यूमेंट वाला ऊपर हमने पहले बात कर ली, आपने CNIC सिलेक्ट किया, टैक्स ID डाल दी। नीचे अकाउंट इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि अपने बैंक का स्विफ्ट कोड डालें। ये स्विफ्ट कोड जो है जो आपको अपने बैंक अफसर से मिल जाएगा। ये मिज़ान बैंक का और होगा, MCB का और होगा, वो 7-8 अल्फ़ा न्यूमेरिक फिगर होती है, वो आप डाल देंगे। और IBAN इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, ये आपकी चेकबुक के हर चेक पे लिखा होता है, ये आप यहाँ पे डाल देंगे। एडिशनल वायर इंस्ट्रक्शंस वो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसने ये समरी दे दी आपको कि रिसिपिएंट फाइनेंशियल अकाउंट इन्फॉर्मेशन, वायर ट्रांसफ़र मेथड मिज़ान बैंक का, ये उसका कोड है। ये मिज़ान बैंक का जो मैंने डाला था उसका नाम है मिज़ान बैंक लिमिटेड पाकिस्तान, मिज़ान हाउस, फ्लोर नंबर 3। ये सारा उसने इस स्विफ्ट कोड से ये इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद पिक कर ली है। इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, उसने मिज़ान बैंक को रब्ता करके फ़ौरन ये इन्फॉर्मेशन ले ली। ट्रांसफ़र फीस एंड प्रोसेसिंग टाइम, ट्रांसफ़र की फ़ीस 0 है, कोई पैसे नहीं लेते, सिर्फ ये कन्वर्जन के, करेंसी कन्वर्जन के ऊपर इनका बिजनेस चलता है, इसलिए ये डॉलर में आपको नहीं वहाँ पैसे भेजते। दे वांट के जो कस्टमर है वो कन्वर्ट करे, उसी एक्सचेंज रेट के ऊपर ये कुछ कमाएंगे। प्रोसेसिंग टाइम 2 to 3 बिजनेस डेज, ये बाकी 2-3 दिन में पैसे आ जाते हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। यूँ ही अमेज़ॉन आपके ट्रांसफ़र करता है और आपको ईमेल भेजता है कि इतने पैसे गए हैं, तो 2-3 दिन बाद आपके पाकिस्तानी बैंक में आ जाते हैं। अब इसने मेरे ये अकाउंट की समरी दे दी है सारी, कि आपका ये अकाउंट है, ये आपका जो मिज़ान बैंक के आखिरी 4 डिजिट्स हैं, ठीक है जी। चेंज डिफ़ॉल्ट ट्रांसफ़र मेथड, ये आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। ये डिपॉजिट अकाउंट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी मिज़ान बैंक का नज़र आएगा और आप मज़ीद ऐड करेंगे, जैसा कि मैंने किया हुआ है। तो MCB का आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके बैंक है। एक से ज़्यादा मेथड आप कर सकते हैं एट ए टाइम। एक डिफ़ॉल्ट होता है, दूसरा स्टेट बाय होता है।
ये इसलिए होता है कि लेट से मिज़ान बैंक में कोई इशू है, आपके अकाउंट में कोई ब्लॉक हो गया है, या तो आप इधर जाके फ़ौरन अपना चेंज करें, जो दूसरा मेथड इस्टेब्लिश किया हुआ है आपने उसको डिफ़ॉल्ट कर दें, तो अगली ट्रांसमिशन आपकी जो है वो उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब आप ये उसका मेन मेन्यू है हाइपर वैलेट का, उसमें ये ट्रांसफ़र वाला जब आपने मेन्यू क्लिक किया तो ये ट्रांसफ़र सेंटर आ गया। इसमें ये मेरे दोनों अकाउंट नज़र आ रहे हैं। ये वायर ट्रांसफ़र एक ये मिज़ान बैंक का है, ये डिफ़ॉल्ट है, और ये वाला वायर ट्रांसफ़र है, ये वाला ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है। इसके एक्शन में मैं जब क्लिक करूंगा तो नीचे आ जाएगा मेक दिस डिफ़ॉल्ट, तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। सो सिंपल। ऐड ट्रांसफ़र मेथड, इसके अलावा और भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि मैं तीसरा बैंक चौथा बैंक भी ऐड कर सकता हूँ। अब ये जो डिटेल्स उसने दी हैं, हाइपर वैलेट ने आपको एक अकाउंट नंबर दिया है जिसके ऊपर वो लिखा हुआ था कनाडा और अमेरिका। तो वो जो अमेरिका वाला है वो अब हम जाएंगे अपने अमेज़ॉन के अकाउंट में, और वो किस तरीके से उसमें ये इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है। ये वापस उसी पेज पे आ गए हम जो शुरू में मैंने दिखाया था। ये अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का डिपॉजिट मेथड है, और वो कह रहा है कि चूज़ कौन से वाले को असाइन करना है। यहीं से हमने ये आज की एक्सेस शुरू की थी। तो दोबारा इसको क्लिक करेंगे असाइन, और ये वही इंटरफेस आ गया। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है। अब चूंकि हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स का अकाउंट है, लिहाजा हम यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने देंगे, और नीचे जो डिटेल्स उसने मांगी है ये वाली डिटेल्स ये आप अब खुद भरेंगे, और ये वो डिटेल्स हैं जो आपको हाइपर वैलेट ने अकाउंट क्रिएट करके दी हैं। उसमें मेरा नाम एग्जैक्टली वही जो पहले था, उस वहाँ पे नीचे 9 डिजिट्स राउटिंग नंबर डाल दिया, बैंक अकाउंट नंबर। ये बैंक अकाउंट नंबर आपका अमेरिका में हाइपर वैलेट बैंक के अंदर जो अकाउंट नंबर है ये वो है, ठीक है जी। रीटाइप द बैंक अकाउंट नंबर, और ये टिक कर दे डिफॉल्ट अकाउंट के, यही आपका डिफॉल्ट है। नीचे सेट डिपॉजिट मेथड, इसको आप क्लिक करेंगे, ये उसने आपको समरी दे दी कि डिपॉजिट मेथड हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, और ये नीचे आ गया कि क्या है उसका, ये अकाउंट नंबर 219 पे ख़त्म होता है। बैंक लोकेशन क्या है, दिस इज़ यूनाइटेड स्टेट्स नॉट पाकिस्तान, क्योंकि हाइपर वैलेट में जो आपका अकाउंट खुला है वो यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है। अच्छा, अब मैं समराइज़ करता हूँ ये जो सारा प्रोसेस था इसके ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर पैसों के ट्रांसफ़र को हैंडल करने का, कि ये अमेज़ॉन है, इसका जो पेमेंट अकाउंट है वो आपको पायनियर ने दिया या हाइपर वैलेट ने दिया। ये प्योनियर जो है इसके बारे में कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं ये मैं अगली एक वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये समझ लें कि ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। और नीचे ये हाइपर वैलेट का अकाउंट है, ठीक है। जो इन्होंने आपको अकाउंट नंबर दिए वो आपने अमेज़ॉन में डाले तो पैसे यहाँ पे आ गए। इसमें जो आपने पाकिस्तानी बैंकों के ये डाले हुए हैं ये पैसे वहाँ पे आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा, और आप अपनी मदद आपके तहत ये जो मेथड है पैसे ट्रांसफ़र करने का अपने अकाउंट में एक्टिवेट कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको तरीका बताया था एक डिपॉज़िट मेथड किस तरह क्रिएट करना है थ्रू हाइपर वैलेट बैंक। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपना डिपॉज़िट मेथड आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं थ्रू अनदर बैंक दैट इज़ प्योनियर। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप प्योनियर की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपके पास सामने उसका इंटरफेस खुल जाएगा जिस पे आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद लेट्स फाइंड आउट दी राइट अकाउंट फॉर योर नीड्स। यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस हैं, ये डिफरेंट तरह के अकाउंट्स हैं। आप इनमें से जिस तरह का बिज़नेस करते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। पहला है फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल, दूसरा है ई कॉमर्स सेलर। ये अगर आप अमेज़ॉन पे बिज़नेस करते हैं तो फिर आपने ये सिलेक्ट करना है। ये बाकी दूसरी जो हैं चीज़ें ये बिज़नेसेस के रिलेटेड हैं, इंडिविजुअल के लिए नहीं हैं, लिहाजा इनको आप छोड़ दें। अब आपने वहाँ पे अगर ई कॉमर्स सेलर सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे दबाएंगे, आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे एज एन इंडिविजुअल है या कंपनी है, तो ज़ाहिर आपकी कंपनी नहीं होगी, आप एज एन इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे अपनी पर्सनल डिटेल्स आप फिल कर देंगे, अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह। उसके बाद अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू से, और उसके बाद अपना स्ट्रीट एड्रेस फिल कर दें इसमें। उसके बाद नीचे टेलीफोन नंबर आ गया पाकिस्तान का, अपना मोबाइल नंबर लिख दें, और उसके बाद सेंड एन SMS कोड
तो वो आपको कोड भेजेगा मोबाइल नंबर पे वेरीफाई करने के लिए। वो कोड आपने यहाँ पे डालना है और आगे क्लिक कर देना है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालें, टाइप योर पासवर्ड, री एंटर योर पासवर्ड। ये पासवर्ड आपके ईमेल का नहीं होगा बल्कि ये आपके इस अकाउंट का होगा और ये आपने कहीं पे नोट भी कर लेना है। उसके बाद आईडी की डिटेल्स, आप अपना नेशनल आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लें ड्रॉप डाउन लिस्ट से। और उसके बाद अपनी अकाउंट के बारे में बताएं जो आपका पाकिस्तान में अकाउंट होगा। जब पाकिस्तान का अकाउंट इसके साथ आप लिंक करेंगे, वो पाकिस्तान के रुपी वाली करेंसी होगी। PKR आप सेलेक्ट कर लें ड्रॉप डाउन मेन्यू से। ये अलबत्ता आपको ऑप्शन देता है 3-4 और करेंसीज़ का, मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। ये अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखें तो US डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूरो का भी ऑप्शन आपको दे रहा है। अगर आपके पास पाकिस्तान में डॉलर अकाउंट खुला हुआ है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर वहाँ से डॉलर आप इस डॉलर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर PKR वाला अकाउंट है तो फिर वहाँ से डॉलर कन्वर्ट करके वो आपके अकाउंट में भेज देंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वो नीचे IBAN वगैरह पूछेगा। अपने बैंक का जो IBAN होता है या आपकी चेकबुक की हर लीफ पे लिखा होता है वो आपने डाल देना है। अच्छा, अब हम क्रिएट करेंगे रिसीविंग अकाउंट इन दी पेयोनियर। रिसीविंग अकाउंट क्या होता है कि ये पेयोनियर बैंक में आपका अमेरिका में अकाउंट खोलेगा, जिसके अंदर अमेरिकन लोग या अमेज़ॉन वाले आपको पैसे भेजेंगे। तो वो आपके पेयोनियर अकाउंट में पड़े रहेंगे, फिर आप जब चाहें उसको पाकिस्तान खुद ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए, इसकी डिटेल्स ये बता रहा है कि ग्रो योर ग्लोबल बिजनेस विद पेयोनियर रिसीविंग अकाउंट्स, या मल्टीपल खोल सकते हैं मल्टीपल कंट्रीज़ में और मल्टीपल करेंसीज़ में। इस पर कोई लिमिट नहीं है और कोई पैसे नहीं लगते। तो रिक्वेस्ट फॉर अकाउंट्स करेंगे तो ये आपके पास इंटरफेस आ जाएगा और ये बता रहा है आपको कि ये जो आप अकाउंट खोलेंगे किसी भी मुल्क में, किसी भी करेंसी में, ये वहाँ का लोकल अकाउंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिंगापुर में अकाउंट खोलते हैं तो सिंगापुरियन डॉलर वाला ये अकाउंट होगा। और सिंगापुर में अगर आपका कोई क्लाइंट है, यानी अगर आप फ्रीलांसर हैं, तो वो वहाँ से अपनी लोकल करेंसी में उस अकाउंट में पैसे जमा करवा देगा और वो आपके यहाँ पे पोर्टल पे नज़र आएंगे। आप जब चाहें उनको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं US डॉलर में या पाकिस्तानी रुपीज़ में और अपने बैंक में उनको फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ये कह रहा है कि सिलेक्ट द करेंसीज यू वांट द अकाउंट इन। आप 5 इन्होंने दिए हुए हैं। वो कह रहा है कि अभी आप ये 5 तो सिलेक्ट कर लें, अगर चाहें तो 5 में करना चाहें तो 5 कर लें, तो 5 अकाउंट बन जाएंगे इन 5 मुल्कों में, इन 5 करेंसियों में। तो मज़ीद अगर आप चाहिए होंगे आपको करेंसीज़ में तो यू कैन रिक्वेस्ट लेटर ऑन। अच्छा जी, मैंने सिर्फ USA का सिलेक्ट किया है, तो ये कह रहा है रिव्यू योर रिक्वेस्ट US डॉलर अकाउंट। नीचे आप सबमिट रिक्वेस्ट पे बटन क्लिक कर दें। अब ये ऊपर प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स जो है ये तो मुकम्मल हो गया है। अब विल वेरीफाई योर डिटेल्स, कुछ डिटेल्स वो आपसे मांगेगा मज़ीद, अकाउंट के बारे में क्वेश्चनर है। अच्छा, जब आप ID पे क्लिक करेंगे सबमिट, तो ये ID कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड की कॉपीज़ आपसे अपलोड करने को कहेगा। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बल्कि ये गाइडलाइंस हैं। मेक श्योर योर डॉक्यूमेंट कंटेन्स द फॉलोइंग, यानी आपकी जो ID है उसके ऊपर आपका नाम होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि CIC नंबर होना चाहिए। और वैलिड एंड कंटेन्स अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो कंट्री आपने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, नीचे पासपोर्ट नेशनल ID की ऑप्शंस, आप नेशनल ID सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ये आपको कहेगा कि अपलोड। तो मैंने अपलोड कर दिया, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों सबमिट कर दिए। उसके बाद कह रहा है कि अब आपसे रिसीविंग अकाउंट क्वेश्चनर हम पूछेंगे, उसको आप यहाँ पे ये सबमिट का बटन दबाएंगे और ये पूछ रहा है कि आपका अकाउंट किस मकसद के लिए होगा। रिसीविंग अकाउंट टू रिसीव फंड्स फ्रॉम मार्केट प्लेस। यस, अगर आप अमेज़ॉन सेलर हैं तो आपने मार्केट से पैसे वसूल करने हैं। टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो अपने कस्टमर से आपने फिर पैसे लेने हैं, फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं। टू पे सप्लायर्स, अगर आपने चाइना से माल ख़रीदना है एज एन अमेज़ॉन सेलर तो फिर उनको भी आप यही डॉलरों के ज़रिए से पे कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अमेज़ॉन से जो पैसे आए, अगर आप हाइपर वैलेट में अपना अकाउंट बनाया तो वो वहाँ रोकता नहीं है, वो ठग करके पाकिस्तान भेज देगा इन पाकिस्तानी रुपीज़। जबकि पेयोनियर जो है ये खुद ब खुद यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करता, आप खुद ट्रांसफ़र करते हैं और जब तक चाहें आप पैसे वहाँ पे पार्क कर सकते हैं डॉलर्स में। तो वहीं से फिर आप चाइना के अपने सप्लायर को भी पेमेंट कर सकते हैं। ये एडवांटेज है पेयोनियर अकाउंट की।
टू एक्सेप्ट क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंट, टू कंसोलिडेट एंड मैनेज करेंसीज। तो मैंने चूँकि सिर्फ पहला सिलेक्ट किया है तो इसका रिज़ल्ट आपको आगे नज़र आएगा। अच्छा, नीचे कह रहा है सिलेक्ट द कैटेगरी दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द गुड्स और सर्विसेज दैट यू विल बी गेटिंग पेड फॉर। तो मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन से जो नज़दीक तरीन था वो सेल्स एंड मार्केटिंग बनता है फॉर अमेज़ॉन पीपल। बट सर्विसेज डू यू प्रोवाइड सेल्स। नीचे लिखा हुआ है ब्रीफली डिस्क्राइब योर बिजनेस। तो मैंने लिखा है आई एम एन अमेज़ॉन सेलर इन यूएसए मार्केट। नीचे लिखा हुआ है जो भी बिज़नेस है उसकी वेबसाइट का एड्रेस दें। तो ये दे दिया www.amazon.com। ये आपने टाइप करना है ख़ुद से। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये जो वेबसाइट है उसका आपके साथ क्या ताल्लुक़ है, आप उसको ख़ुद मैनेज करते हैं? नो। मैं उसका एम्प्लॉई हूँ उस वेबसाइट वाले का? नो। आई ओन और को ओन द वेबसाइट? नो। तो अदर्स वाली जो कैटेगरी है वो फिट बैठती है, आपने ये अदर्स क्लिक कर देना है। नीचे लिखा हुआ कि आप कितने को पैसे कमाया करेंगे पर मंथ। तो वो डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, उसमें से लोएस्ट जो है वो $0 to $5,000 है। तो ये इस पर आपने क्लिक कर देना है और सबमिट का बटन दबा देना है। अच्छा, ये मैंने टाइप कर दिया amazon.com और उसके बाद वो आ गया वी आर वेरीफाइंग योर डिटेल्स, इट मे टेक 2 to 3 days। लेकिन नॉर्मली विद इन एन आवर वो आपको ईमेल आ जाती है। आप चेक करें अपनी ईमेल। तो ये मुझे ईमेल के ऊपर आ गया है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, गो टू वेरिफिकेशन सेंटर। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई हो जाएगी और आपका ये अकाउंट तैयार होगा सामने। तो यूएसए में मेरा अकाउंट खुल गया है, यूएस डॉलर्स में एक अकाउंट है ये। इसकी डिटेल्स पे मैं क्लिक करूँगा, ये व्यू डिटेल्स, तो अगले पेज पे इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। रिक्वेस्ट अकाउंट्स करूँगा तो मज़ीद अकाउंट आप बना सकते हैं, लेट से बरतानिया में आप बना लें। अच्छा जी, मेरा जो अकाउंट है उसकी ये डिटेल्स दे रहा है। इट कैन बी यूज फॉर लोकल बैंक ट्रांसफर विद इन द US डॉलर वाया ACH नेटवर्क। ओनली पेमेंट्स फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस फ्रॉम बिजनेस अकाउंट्स आर सपोर्टेड। पेमेंट्स फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट्स विल नॉट बी सपोर्टेड। पेमेंट्स मेड फ्रॉम अ बैंक अकाउंट इन योर नेम विल बी डिक्लाइंड। वायर ट्रांसफर्स आर नॉट सपोर्टेड। अब इस बैंक में जो पैसे भेजने हैं किसी ने, वो चूँकि मैंने शुरू में कैटेगरी सिर्फ अमेज़ॉन वाली सेलर वाली सिलेक्ट की थी, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं। अगर मैं उसमें इंडिविजुअल्स वाली भी कर लेता कि इंडिविजुअल्स विल बी सेंडिंग मी दी मनी और आई विल बी ट्रांसफरिंग मनी टू माय सप्लायर्स आल्सो, तो फिर वो सारी प्रोविजंस यहाँ पे अवेलेबल होनी थी। अच्छा, नीचे यहाँ पे अकाउंट की डिटेल्स आ गई हैं। आपका बैंक का नाम है फर्स्ट सेंचुरी बैंक। ये अमेरिकन बेस्ड बैंक है जिसमें आपका अकाउंट बन चुका है। राउटिंग इन्फॉर्मेशन ये लिखी हुई है, ये राउटिंग नंबर है और अकाउंट नंबर ये सबसे नीचे दिया हुआ है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप अपने अमेज़ॉन के सेलर सेंटर में जाके एज ए डिपॉजिट मेथड ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये टोकन मनी भेजते हैं आपके बैंक अकाउंट में जो पाकिस्तान में है, जस्ट टू वेरीफाई कि आपने डिटेल्स सही भेजी हैं या नहीं। और वो 2 आती हैं इमीडिएटली, एक 8 पैसे भेजे और एक 9 पैसे इन्होंने मुझे पाकिस्तानी बैंक में अपने मिज़ान बैंक में भेजे हैं। फिर जब आप ओपन करेंगे अपना पोर्टल पियोनियर वेबसाइट पे तो वो कहेगा कि जो अमाउंट्स भेजी थी वो आप डालें इधर। तो वो एग्जैक्टली जब मैच करेंगी तो फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। तो ये था जनाब तरीका पायनियर के अकाउंट को खोलने का और उसको अमेज़ॉन में एज ए डिपॉजिट मेथड, अल्टरनेट डिपॉजिट मेथड ऐड करने का। उम्मीद है कि आप इस तरीके से अपना अकाउंट खोल सकेंगे और एक एडिशनल डिपॉजिट मेथड क्रिएट कर सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने स्टोर खोल लिया अमेज़ॉन के ऊपर, यानी आपने दुकान ले ली एक। अब उसके ऊपर आपने चीज़ें ख़रीदनी है और माल भरना है। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीज़ सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे सिलेक्ट की जाए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और ये जो गाइडलाइंस हैं जो मैं ज़िक्र करूँगा ये स्पेसिफ़िकली फॉर न्यू सेलर्स हैं। जो एक्सपीरियंस सेलर है वो तो उसकी दुकान पे 8-10 आइटम पड़े होते हैं। एक आइटम आज बिक रहा है, इस महीने नहीं बिक रहा, दूसरा दूसरे महीने बिक रहा है, तीसरा
किसी और टाइम पे बिक रहा है, और एट एनी टाइम एंड सीजन ऑफ द ईयर वो कुछ ना कुछ कमा रहा होता है। लेकिन जो न्यू सेलर है उसने मोस्ट प्रॉब्ली एक ही आइटम से स्टार्ट करना है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, तो वो आइटम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप लेके डालें और 3-4 महीने उसका एक आइटम भी ना बिके। तो लिहाजा इन गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। अच्छा, ये रिसर्च करने के लिए काफ़ी सारे मार्केट में टूल्स भी अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं। मसलन हीलियम 10 है जो $39 पर मंथ के हिसाब से सब्सक्राइब कर सकते हैं। जंगल स्काउट है $49 पर मंथ, और इन्हीं की क्रोम एक्सटेंशंस भी मिलती हैं जो आप क्रोम वेब स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी फ्री वर्जन भी अवेलेबल होती है जिसमें लिमिटेड स्कोप होता है, तो इनिशियली तो आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे कि आप उसकी पेड वर्जन ख़रीदें। शुरू में आप फ्री वर्जन से मदद लें, और कुछ और इंडिकेटर्स होते हैं जो मैं इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करूंगा, आप उनकी मदद से गुजारा कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला फैक्टर जो आता है जिसका आपने ध्यान रखना है कि ऐसा आइटम लेना चाहिए जिसकी डिमांड मार्केट में हाई हो और दूसरे लोगों से कंपटीशन लो हो, तभी आप सर्वाइव कर सकेंगे। हाई डिमांड इंश्योर करती है कि आपके आइटम जल्दी बिक जाएंगे, यानी कि जब फर्स्ट टाइम अगर आप 100-200 आइटम डालते हैं तो उम्मीद है कि 3-4 महीने लगेंगे आपको उसको निकालने के लिए। और लो कंपटीशन जो है वो अगर हो तो आपके सर्वाइवल का चांस बेहतर होता है। अगर बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं उस आइटम को बेचने के लिए तो कस्टमर आपकी तरफ नहीं आएगा, लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये जंगल स्काउट जिसकी एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल अगर कर ली हो तो वो आपको रो वाइज डाटा प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आपको एक अपॉर्चुनिटी स्कोर देता है वो कि इस आइटम को बेचने के लिए नए सेलर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी स्कोर है। तो वो आपका स्कोर अगर उस आइटम का 6, 7, 8 या 9 हो तो ये ठीक है, आप इस आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जी, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, जब भी आप सर्च करेंगे किसी आइटम को तो उसके पहले आपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं, उनके साथ सर्च करना है, नॉट बाय द टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट। यानी अमेज़ॉन के अगर आपने वेबसाइट पे जाके कोई आइटम देखा है तो उसका टाइटल नॉर्मली 2.5-3 लाइनों में मुश्तमिल होता है जिसमें काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, तो उसका जो कीवर्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसकी मदद से आपने सर्च करना है। और ये कीवर्ड सर्च करने के लिए भी टूल्स जो यूज़ होते हैं मोस्टली जंगल स्काउट के अंदर है, कीवर्ड स्काउट कहते हैं उसको यूटिलिटी को, और हीलियम 10 के अंदर जो यूटिलिटी है वो मैग्नेट के नाम से जानी जाती है। इन टूल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल आपको एक ब्रॉड आइडिया मैं देना चाहता हूँ। जो प्रोडक्ट आपने चूज़ करना है वो ऐसा ना हो कि सीजनल प्रोडक्ट हो कि गर्मियों का सीज़न वो चलेगा और सर्दियों में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रूम कूलर की मिसाल लें तो ये सिर्फ लोग गर्मियों में ख़रीदते हैं, अप्रैल में इसकी ख़रीदारी शुरू हो जाएगी अगर पाकिस्तान का मौसम है, और वो जून जुलाई तक ख़रीदेंगे, उसके बाद 2 महीने और चलाएंगे और फिर बंद हो जाएगा। एक और मिसाल है कि वैलेंटाइंस डे या क्रिसमस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी एक ख़ास इवेंट के लिए होते हैं, ऐसा आइटम नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में गूगल ट्रेंड्स के नाम से, उसकी वेबसाइट पे जाएं, मैं भी आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, और उसका जो स्कोर है वो 25 से ऊपर होना चाहिए राउंड थ्रू आउट द ईयर। हाँ जी, अब हम देखते हैं क्रिसमस लाइट्स का रिज़ल्ट यूनाइटेड स्टेट्स में 5 साल के लिए। जी, तो ये आपके चार्ट सामने है। ये चार्ट शो कर रहा है कि ये देखें अब्रप्ट स्पाइक आती है नवंबर के महीने में, दिसंबर में खूब बिकती हैं और उसके बाद नीचे। तो ये सिर्फ मतलब 2-3 हफ्तों का आइटम है, 2-3 हफ्ते चलता है। तो ये जो एक एस्टेब्लिश स्टोर है वो तो ये आइटम रख सकता है एज एन एडिशनल आइटम, क्योंकि उसके बाकी आइटम हैं जो साल भर बिक रहे हैं, लेकिन आपको ये सूट नहीं करता। तो इस तरह की 4-5 मिसालें मैंने हंट करके आपके लिए रखी हुई हैं, इधर मैं आपको उनका ग्राफ दिखाता हूँ। ये क्रिसमस लाइट्स का आ गया, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि ये बिल्कुल एक इवेंट से रिलेटेड आइटम है, ये हमने नहीं लेना। ये मैंने रूम कूलर की एग्जांपल सेलेक्ट की है, इसमें कंट्री मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया बिकॉज अमेरिका में तो रूम कूलर यूज़ नहीं होते,
ये बहुत कम होते होंगे। तो आप देखें कि ये 2-3 महीने का ये टोटल प्रोग्राम है हर साल। ये मार्च में, अप्रैल में शुरू होता है, पीक पे जाता है और फिर नीचे आ जाता है। तो हमें चाहिए ऐसा आइटम जिसका एवरेज स्कोर ये 25 लाइन से ऊपर हो थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये मेंस शेविंग क्रीम मैंने ली है। ये देखें कि ये 25 से नीचे भी बहुत दफ़ा जाती है, ऊपर भी बहुत जाती है। तो ये शेविंग क्रीम भी ज़ाहिर है बिक तो रही है। आपके जहन में सवाल आएगा कि जो बेच रहे हैं वो कैसे बेच रहे हैं। तो वो एक ऐसा स्टोर बना होगा जिसमें मेंस के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होंगे, मेंस के पर्सनल केयर के काफ़ी सारे 8-10 प्रोडक्ट्स होंगे। तो कोई प्रोडक्ट आज बिक रहा है, कोई कल बिक रहा है, तो उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता। वो पूरी रेंज रखते हैं ताकि कस्टमर उनकी शॉप पे आए तो वापस ना जाए। लेकिन जो एक नया बिगनर है उसको ये सूट नहीं करता। अब एक एग्जांपल है बेबी डाइपर्स की। ये आप देखें कि इसका स्कोर हमारा मिनिमम तो 25 रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इसका तो 50 से भी ऊपर चल रहा है और एवरेज 60 मेरा ख्याल निकल रहा है पिछले 5 साल का। अब ये ऐसा एवरग्रीन प्रोडक्ट है, बच्चे हमेशा पैदा होते रहते हैं रिगार्डलेस ऑफ द सीज़न, और हर वक्त हर एज के बच्चे आपको अमेरिका में भी मिल जाएंगे, दुनिया के किसी भी मुल्क में मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है इस क्राइटेरिया के लिहाज से कि ये थ्रू आउट द ईयर चलता है। लेकिन कुछ और क्राइटेरिया जो आगे हम डिस्कस करेंगे उसमें हो सकता है ये फिट ना बैठे। कंसिस्टेंसी ऑफ अ प्रोडक्ट बिहेवियर, यानी उसकी डिमांड जो है ओवर द ईयर्स कंसिस्टेंट रहनी चाहिए या अप जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि 4-5 साल तो खूब चला, उसके बाद ये डिक्लाइन आ गया इसके अंदर। और अगर आप जो पीरियड है अंडर स्टडी वो थोड़ा है तो उसमें भी गौर करना है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोरोना आया तो उससे रिलेटेड बड़ी चीज़ें बिकी, कोरोना मास्क और कोरोना सैनिटाइज़र्स। तो लेकिन वो 2-2.5 साल चले, उसके बाद वो ठप हो गए। तो गूगल ट्रेंड्स में जाके आप इनको सर्च करेंगे तो उनकी स्पाइक आपको इन्हीं 2 साल में नज़र आएगी। लिहाजा कोई ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं चूज़ करना चाहिए जो किसी ख़ास एपिडेमिक या किसी ख़ास वर्ल्ड वाइड सिचुएशन की वजह से चल रहा हो। फॉर ए स्टार्टर, जिनके स्टोर ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं वो ऐसे सिचुएशन से फ़ायदा उठाते हुए इस तरह के प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। और इस तरह की कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर मालूम करने के लिए एक और टूल, कीपा टूल भी है अदर देन गूगल ट्रेंड्स। चाहे जो भी प्रोडक्ट आप लेंगे उसमें हेल्दी मार्जिन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप एट द एंड ऑफ द साइकिल कुछ पैसे कमा भी तो सकें एक रीज़नेबल अमाउंट। उसके लिए एक जनरल रूल है 33% का, यानी कि जो भी सेल प्राइस उसकी है आज अमेज़ॉन के ऊपर वो लेट्स से $30 है, तो उसकी $10 आपको प्रोडक्शन पड़नी चाहिए इंक्लूडिंग शिपमेंट कॉस्ट टू अमेज़ॉन वेयर हाउस, और $10 अप्रॉक्सीमेटली आप अमेज़ॉन स्टोर में ख़र्च करेंगे उसके स्टोरेज के ऊपर, उसके FBA मैनेजमेंट के ऊपर, और उसके एड्स वगैरह जो आप रन करेंगे और डिफरेंट फीसेस पे करके अप्रॉक्सीमेटली आप जहन में रखें कि 33% अमेज़ॉन ले जाना। तो बाकी 33% जो $10 है वो आपकी जेब में जाना चाहिए एट द एंड ऑफ दिस होल साइकिल। एवरेज मंथली रेवेन्यू क्या होना चाहिए और सेल क्या होनी चाहिए, ये शो करता है कि उस आइटम की डिमांड कितनी है। तो जब आप स्टैटिस्टिक्स उसके देखते हैं थ्रू डिफरेंट इंटरफेसेस, तो रेवेन्यू उसका कम से कम $5000 होना चाहिए महीने का। रेवेन्यू से मुराद के टोटल सेल जो हुई है, सेल प्राइस अगर 30 है और आपने 20 आइटम बेचे हैं, ये मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई है, तो उसका रेवेन्यू बनेगा $6000। तो कम से कम इतना हो तो आपको रीज़नेबल अमाउंट पर प्रॉफिट के तौर पे भी आएगी। और यूनिट सोल्ड जो हैं वो आप देखेंगे कि कम से कम 300 यूनिट उसके बिक रहे हों पर मंथ, तो दैट मीन्स कि 10 यूनिट पर डे वो आदमी बेच रहा है। ये तो हम एग्जांपल लेंगे उसकी जो ऑलरेडी एक स्टोर इस्टेब्लिश है और वो आदमी बेच रहा है। आप जब जाएंगे मार्केट में ये पहला आइटम लेके तो आपके रोज़ाना 10 आइटम नहीं बिकेंगे, हो सकता है पूरा महीना आपका एक भी ना बिके। उसके बाद आ जाते हैं जो कस्टमर रिव्यूज़ होते हैं। ये शो करते हैं मुख्तलिफ जो सेलर्स ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए हैं उसने कितने रिव्यू लिए हैं। ये शो करता है कि आपको कंपटीशन कैसा मिलने वाला है। जितने रिव्यू लेस होंगे तो आपका कंपटीशन
लेस होगा एज ए स्टार्टर। तो टिपिकली आपको उस लिस्ट में देखनी चाहिए कि टॉप 10 में कुछ लोग हैं जिनके रिव्यूज़ 200 से कम होने चाहिए। अगर वो हैं और वो बेच रहे हैं तो इसका मतलब है आप भी जब एंटर होंगे तो आपके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस हैं। उस लिस्ट में नॉर्मली जो टॉप 10 हम कंसिडर करते हैं, दे शुड बी लेस देन 3 सेलर्स इन द टॉप 10 जिनके व्यूज़ जो हैं वो 100 से कम हों। यानी उस लिस्ट में टॉप 10 में 10 लोग ऐसे होने चाहिए, 3 लोग ऐसे होने चाहिए कम से कम जिनके रिव्यूज़ 100 से कम हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द टॉप 3 प्लेयर्स हैव मोर देन 1000 रिव्यूज़, फिर उसको आप छोड़ दें। यानी कि उसके अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके इतने इतने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, तो फिर कस्टमर जो है वो आपको पता है रिव्यूज़ देख के जाता है। कोई चीज़ ख़रीदनी है, एक बंदे का कोई भी रिव्यू नहीं है और एक बंदे के 1000 रिव्यूज़ हैं, 2-3 बंदे हैं, तो चांसेस हैं कि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होके चला जाएगा। आपका आइटम जो है फिर वो डायमेंशंस में छोटा होना चाहिए, उसका वेट भी कम होना चाहिए, क्योंकि जितना वेट ज़्यादा हो, जितनी डायमेंशन ज़्यादा हो, वो आपके स्टोरेज के चार्जेस बढ़ जाते हैं, शिपमेंट के चार्जेस बढ़ जाते हैं और डिलीवरी के चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपका मकसद होना चाहिए, एम होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की जो खर्चे हैं वो बचाए जाएं। तो एज ए गाइडलाइन जो आपका वेट है वो 5 पाउंड से कम होना चाहिए एक आइटम का, जब वो अपनी पैकिंग के अंदर रैप हुआ है, और उसके डायमेंशंस भी स्मॉल होनी चाहिए। तो सेलर्स रैंक, ये एक टर्म यूज़ होती है, BSR भी कहते हैं, बेस्ट सेलर रैंक। ये अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाके जब आप स्क्रॉल करते हैं, आइटम्स को देखते हैं, तो उसके अंदर ये लिखा होता है BSR स्कोर उसका। तो जितना स्कोर किसी आइटम का हाई है उतनी ज़्यादा उसकी मतलब है कि सेल हो रही हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आप ये आइटम लेते हैं तो इट विल बी गुड फॉर यू, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ये जो स्कोर की गाइडलाइंस हैं ये वेरी करती हैं हर डिपार्टमेंट, यानी हर निश के लिए मुख्तलिफ होती हैं। ये आपको मिल जाएंगी जब हम इसकी एक्चुअली सर्च करेंगे। और जनरली स्पीकिंग ये 250 से लेके 20,000 के अंदर अंदर इसका होना चाहिए बेस्ट सेलिंग रैंक जो है। अच्छा, उस आइटम में मार्जिन या रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो अगर उसकी रेटिंग आप देखते हैं कि 4 स्टार, अगर तो रेटिंग बिल्कुल ही कम है सारे के सारे सेलर्स की जितने भी भेज, फिर तो इसका मतलब आइटम ही वो ठीक नहीं है, वो फजूल सी चीज़ है, लोगों को पसंद नहीं आई। लेकिन अगर वो बिक रहा है, सेल हो रही है और कुछ लोगों के रिव्यूज़ जो हैं वो कम हैं, 4 स्टार हैं या 3.5 हैं, तो उनको आप स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या डेफिशिएंसी या क्या कंप्लेंट है। आप जब उसको मैन्युफैक्चर कराएंगे तो उसको इम्प्रूव करके कराएंगे और अपनी लिस्टिंग में इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ कि गाड़ियों के अंदर जो सन वाइज़र लगा होता है सामने धूप से बचने के लिए, उसके ऊपर लगने वाले वैनिटी मिरर्स आते हैं, वो उसके गिर्द रैप कर लेते हैं और ड्राइवर अपना चेहरा उस पर देख सकता है। रात के लिए लाइट भी लगी होती है। तो उसके रिव्यूज़ में जब मैंने देखा तो कुछ लोगों ने कंप्लेंट की हुई थी कि जो स्ट्रैप उसका है वो रीज़नेबली बड़ा नहीं है। कार के वाइज़र पे तो फिट आ जाता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स ने कहा कि हमारे वाइज़र के ऊपर वो फिट नहीं आता, उसकी लेंथ लंबी होनी चाहिए। नो दिस इज़ अ गुड पॉइंट जो रिव्यूज़ में से आपको मिला। तो आप जब डिमांड करेंगे उसकी अलीबाबा पे जाके मैन्युफैक्चरर से, तो उसको कहेंगे कि भाई ये स्ट्रैप जो है ये मुझे अभी ये है 8 इंच का, तो मुझे ये 1 फुट लंबा होना चाहिए। तो इस तरीके से रिव्यूज़ के अंदर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। तो आपने चूँकि अपने ब्रांड के तहत बेचना है, उसको अपना प्राइवेट लेबल करके बेचना है, तो उसमें आप लंबा स्ट्रैप बनवाएंगे और उसके हाइलाइट्स में लिख देंगे की फीचर्स में कि इसका स्ट्रैप लंबा है, इट कैन फिट ऑन टू दी बस वाइज़र एंड ट्रक वाइज़र एज वेल। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे आपने एज ए स्टार्टर दूर रहना है। प्रोडक्ट हैविंग मोर देन 5000 रिव्यूज़, अगर किसी आइटम के अंदर एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है जिसके इतने रिव्यूज़ हैं, तो उसको छोड़ के आपके पास कस्टमर नहीं आएगा, लिहाजा उस आइटम को आप ड्रॉप कर देंगे। इफ़ इट इज़ सोल्ड बाय अमेज़ॉन और डोमिनेटेड बाय अ ब्रांड, अगर जो टॉप की 10 की लिस्ट आती है उसमें 3 दफ़ा अमेज़ॉन बेच रहा है, अमेज़ॉन ख़ुद भी एक सेलर है, सेलर के तौर पे, और उसके प्रोडक्ट्स के आगे AMC लिखा होता है,
तो अमेज़ॉन अगर बेच रहा हो तो उसकी हर चीज़ तो परफेक्ट है, आप उसको compete नहीं कर सकते। इस तरह कोई ब्रांड अगर बहुत हैवीली छाया हुआ है, मसलन आप डायपर्स की बेबी डायपर्स की मिसाल ले लें, तो उसमें 4-5 बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो वहाँ बेच रहे होंगे तो आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं चूज़ करना चाहिए। फ्रेजाइल सिरामिक्स एंड ग्लास आइटम्स नहीं होने चाहिए। ज़ाहिर है ये टूट जाते हैं डिलीवरी के दौरान, फिर कस्टमर वापस कर देगा। अमेज़ॉन की पॉलिसी है कि वो नो क्वेश्चन आस्क्ड वापस ले लेता है, तो वो आपके ज़िम्मे पड़ जाएगा वो आइटम पे। प्रोडक्ट्स विद मल्टीपल पार्ट्स दैट नीड असेंबली, इनमें भी इश्यूज़ आते हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। गेटेड और रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी आइटम्स, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनका अमेज़ॉन ने बड़ी सख्ती लगाई हुई है और उनकी सख्त क्राइटेरिया है, वो मीट करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स, ग्रॉसरी आइटम्स, ठीक है, या ऐसे आइटम जिनके अंदर लिथियम आयन की बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, उनकी स्टोरेज की बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती हैं क्योंकि वो हैज़र्डस होती हैं, लिहाजा इनको कहते हैं गेटेड आइटम या रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स। तो आपने इस तरह के आइटम से भी दूर रहना है। और लास्ट आइटम है इलेक्ट्रॉनिक से भी दूर रहें, क्योंकि इनमें वो इशू होता है कि आज चला कल ख़राब हो गया, फिर रिकवरी आ जाती है आपको, और उनके अंदर बैटरी हो तो बैटरी का इशू मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया। अच्छा, तो ये थी मोटी मोटी गाइडलाइन आपके लिए कि आपने जब प्रोडक्ट चूज़ करना है तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये गाइडलाइन सिर्फ स्टार्टर्स के लिए हैं। इन चीज़ों से अगर बचा जाएगा तो फिर ऐसा इम्कान नहीं होगा कि आपने पहला ही आइटम स्टोर में डाला और वो बिक नहीं रहा, 4 महीने गुजर गए हैं और आप मायूस होकर फिर काम ही छोड़ दें। तो इन झटकों से बचने के लिए ज़रूरी है कि इन गाइडलाइंस पे अमल किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने अमेज़ॉन बिज़नेस के बारे में डिफरेंट मॉडल्स का नाम सुना होगा, मसलन प्राइवेट लेवल बिज़नेस, होलसेल, आर्बिट्रेज, ड्रॉप शिपिंग और होममेड प्रोडक्ट्स वगैरह। आज की इस वीडियो में इन सब मॉडल्स को तफसील से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्यों हमेशा हम प्राइवेट लेवल को ही चूज़ करते हैं अपने बिज़नेस के स्टार्ट करने के लिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट लेबल की। इसमें ये होता है कि आप मैन्युफैक्चर करवाते हैं कोई आइटम अंडर योर ओन लेबल, आप उसके ऊपर अपना ब्रांड या लेबल प्रिंट करवाते हैं, मैन्युफैक्चर कराते हैं, और नॉर्मली हम चाइना से करवाते हैं, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा, इसमें मे और मे नॉट बी बाय मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी बीइंग सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, यानी अमेज़ॉन पे वो चीज़ बिक रही है ऑलरेडी, तो आप चाहें तो जो कि उसका मैन्युफैक्चरर ढूंढें और वैसा ही उसको प्रिंट करवाएं। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि उसके ऊपर आपका लेबल लगा होगा और आप अपने लेबल के तहत। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप प्राइवेट लेबल करके बेचते हैं तो आप का जो बाय बॉक्स होता है अमेज़ॉन के ऊपर, आपको उसकी फ़िक्र नहीं होती, आपके पास हमेशा बाय बॉक्स होता है। जब भी कोई आपका मॉडल, आपका प्रोडक्ट ख़रीदना चाहेगा या देखेगा तो आपका ही बाय बॉक्स होगा। ये डिफरेंट है एक और तरीके से जिसमें हम मी टू करके अमेज़ॉन के ऊपर ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसके बारे में तफसील से हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, इसके लिए थोड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसके लिए आपको इनिशियल कैपिटल चाहिए होता है, बल्कि आई वुड से कि दिस इज़ द मोस्ट कैपिटल हैवी इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर आपको ख़रीदने के लिए, मसलन आपने 200 यूनिट 300 यूनिट का ऑर्डर किया है तो उसकी प्राइस आपको राइट एट द स्टार्ट देनी पड़ेगी। लेकिन यही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मॉडल है और यही सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन के ऊपर चलता भी है, ज़्यादातर लोग इसी के तहत बेचते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल ये है कि एक ये चाय का कप है, कप होल्डर जो गाड़ी में लगता है, ये ऑलरेडी अमेज़ॉन पे इस मॉडल के, सेम मॉडल के में भी 10-12 लोग या उससे भी ज़्यादा बेच रहे होंगे। तो आप इसी को मैन्युफैक्चर करवाएंगे और अमेज़ॉन के स्टोर के अंदर से ही अली बाबा की अगर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है तो वो एक आइकॉन आ जाता है कि फाइंड दिस प्रोडक्ट एट अमेज़ॉन एट अली बाबा। उसको क्लिक करें तो इट टेक्स यू टू अली बाबा वेबसाइट और वहाँ पे कई सारे मैन्युफैक्चरर आपको नज़र आ जाएंगे जो सेम चीज़ बना। तो आप चाहें तो जो कि तून से बनवा लें,
और आप चाहें तो वहाँ पे रिव्यूज़ देखें, जो लोग बेच रहे हैं उनके रिव्यूज़ में जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं उसमें आपको देख के अंदाज़ा होगा कि इस पे ड्रॉबैक्स क्या हैं, लोगों ने क्या कंप्लेंट्स की हुई हैं। आप उन कंप्लेंट्स को एड्रेस करें एंड मेक इट अ बेटर प्रोडक्ट विद योर ब्रांड, विद योर लोगो, और उसको आप ला के अमेज़ॉन पे फिर सेल कर। दूसरा मॉडल है होलसेल बिज़नेस का। इसमें क्या होता है कि आप प्रोडक्ट ख़रीदते हैं डायरेक्टली फ्रॉम दी ब्रांड ओनर, जो ऑलरेडी बना के ये खुद बेच रहा है, लेकिन इसके लिए आपको उस ब्रांड ओनर का एक अथॉरिटी लेटर चाहिए होता है टू प्रेजेंट एट अमेज़ॉन, ताकि वो आपको इसको सेल करने की इजाज़त दें। इसमें भी स्टार्टअप मनी काफ़ी चाहिए होती है और उसके ऊपर ब्रांड वाले रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस स्टोर पे वो ब्रांड खुद बेच रहा है वहाँ तो आपको बेचने की इजाज़त नहीं देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एप्पल का आईफोन है, वो अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं ऑलरेडी, आप उन्हें अप्रोच करें कि मैंने अमेज़ॉन पे बेचना है, तो वो आपको नहीं बेचने देंगे। और अगर इजाज़त दे भी देते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। मसलन कि आप महीने के 500 यूनिट हमसे ख़रीदें और बेचें। और दूसरा ये कि अगर वो खुद $1000 का बेच रहे हैं तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि आपने $1000 से कम पे नहीं बेचना, उससे ज़्यादा पे बेचना है या सेम प्राइस पे बेचना है। तो जब इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आप पे लग जाएंगी तो आपको फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता आप ये एप्पल से ख़रीद के किसी ऐसे ऑनलाइन स्टोर पे बेच सकते हैं जहाँ पे खुद एप्पल नहीं बेच रहा। मिसाल के तौर पे द्रास पाकिस्तान पे एप्पल नहीं बेच रहा, तो आप एप्पल से ख़रीदें सस्ते और अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी प्राइस लगाएं और यहाँ पे बेच। नेक्स्ट मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का। इसमें योर मैन्युफैक्चरर फुलफिल्स द ऑर्डर एंड शिप्स डायरेक्टली टू दी कस्टमर। होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका के अंदर ही कोई मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि जब आपको अमेज़ॉन पे ऑर्डर कंफर्म होगा तो आप कस्टमर की डिटेल्स इसको दे देंगे और ये अमेज़ॉन के प्रोवाइड किए हुए रैपर्स जो आप इसको देंगे उनके ऊपर एड्रेस प्रिंट करके अमेज़ॉन के स्टैंडर्ड के मुताबिक डायरेक्टली कस्टमर को भेज देगा। तो इस सूरत में जो आइटम होता है वो आपके हाथ में नहीं आता, यानी मैन्युफैक्चरर या सप्लायर डायरेक्टली कस्टमर को भिजवा देगा। एहतियात की ये ज़रूरत होती है कि उसकी रैपिंग जो है वो बिल्कुल अमेज़ॉन की होनी चाहिए और उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपने किसी प्राइवेट रैपिंग में उसको भिजवा दिया कस्टमर को तो वो अमेज़ॉन के पोर्टल पे कंप्लेन कर सकता है आपके ख़िलाफ़ कि मैंने तो ऑर्डर अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, ये तो कहीं और से आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस सूरत में आपका बिज़नेस मुतासर हो सकता है। इस काम के लिए थोड़ा कैपिटल चाहिए होता है। आप अपने जो मैन्युफैक्चरर है उससे हो सकता है पीस पर पीस बात कर लेंगे, जो ही वो एक पीस सप्लाई करेगा आप उसको पेमेंट कर देंगे, या 8-10 पीसेस की एडवांस में उसको पेमेंट कर दें और जो ही आप उसको इंटीमेट करें तो वो फ़ौरन डिस्पैच कर दे वहाँ से। अच्छा, ये तो एग्जांपल थी कि लोकल सप्लायर है आपका। क्या चाइना से भी आप ड्रॉप शिपिंग करवा सकते हैं डायरेक्टली? जी, ये भी मुमकिन है। असल में चाइना में लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ हैं जो मुख्तलिफ़ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं। उनसे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो ऑन साइट फैक्ट्री पे जाके आपका जो माल तैयार हो चुका है उसकी इंस्पेक्शन भी कर सकती हैं और मेक श्योर कि वो चीज़ें एज़ पर योर रिक्वायरमेंट हैं, जो सैंपल दिया गया था उसके मुताबिक हैं। क्योंकि अगर माल पहुंच जाए आपके वेयर हाउस में, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में अमेरिका में, तो फिर उसमें फॉल्ट अगर निकले तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उस मैन्युफैक्चरर का। लिहाजा वहाँ उठाने से पहले ही इंस्पेक्शन करवा लेना भी एक अच्छा आइडिया है। तो यही कंपनी जो है ये लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड करती हैं। वहाँ फैक्ट्री से माल उठाएंगी, शिप्स के ज़रिए अमेरिका पहुँचाएँगी और उसके बाद अगर आप चाहें तो वो अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर में डिलीवर कर देंगी, या अगर आपने इनको ड्रॉप शिपिंग की सर्विस भी दी हुई है तो फिर ये अपने वेयर हाउसेस जो अमेरिका में इनके होते हैं वहाँ पे स्टोर कर लेंगे आपकी चीज़ें और वहाँ से जो जो आपको ऑर्डर मिलेगा आप इनको बताएंगे तो ये वहाँ की लोकल शिपमेंट भी कर देंगे और डिलीवरी की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देंगे। तो इस सूरत में ज़ाहिर है वो जो पैसे अमेज़ॉन ने लेने थे फुलफिलमेंट के वो यही कंपनी आपसे ले लेगी। उसके बाद आ जाता है जी आर्बिट्रेज। ये होता है टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंस बिटवीन टू मार्केट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेज़ॉन पे एक चाय का मग बिक रहा है $15 का और आप देखते हैं कि ईबे पे सेल लगी हुई है, सेम मॉडल बिक रहा है $10 का, तो आप जल्दी से वहाँ से 4-5-10 ख़रीद लेंगे, अपने पास रख लेंगे और फिर जो ही आपका ऑर्डर कंफर्म होगा आप अमेज़ॉन की पैकिंग में जो कि आपके पास होगी ऑलरेडी उसमें आप उसको डिस्पैच कर देंगे। इसमें सबसे कम पैसे लगते हैं,
नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वही जो 1 या 5 आइटम आपने ख़रीदे हैं उन्हीं के पैसे आपको चाहिए होते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्रेज में फिर फ़र्क क्या हुआ। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि चीज़ आपके हाथ में नहीं आती, वो डायरेक्टली वहाँ से मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से सप्लाई हो जाती है कस्टमर के घर पे। जबकि आर्बिट्रेज में आप ख़ुद ख़रीदते हैं उसको कहीं पे जहाँ से सस्ती मिल रही है और फिर ख़ुद उसको रैप करके आगे डिस्पैच करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अच्छा, ये सारे मॉडल हमने अभी देख लिए हैं तफसील से, तो अभी देखते हैं कि इनका अमेज़ॉन पे शेयर कितना है, बिज़नेस शेयर। प्राइवेट लेबल बिज़नेस जो है वो 54% चल रहा है इस वक्त, होलसेल 26%, रिटेल आर्बिट्रेज 25%, ऑनलाइन आर्बिट्रेज 24%। ये रिटेल आर्बिट्रेज और ऑनलाइन आर्बिट्रेज में फ़र्क ये होता है कि रिटेल में आप किसी फ़िज़िकल स्टोर से ख़रीदते हैं और ऑनलाइन आर्बिट्रेज में आप किसी ऑनलाइन स्टोर से मसलन eBay वगैरह से ख़रीदते हैं। ड्रॉप शिपिंग जो है उसका 17% है और होममेड प्रोडक्ट का 8% है। तो आपने देखा कि सबसे पॉपुलर जो बिज़नेस है और प्रॉफिटेबल है वो यही है प्राइवेट लेबल वाला। इसीलिए ज़्यादातर लोग प्राइवेट लेबल को ही तरजीह देते हैं और ये कोर्स भी हमने प्राइवेट लेबल के नुक्ता नज़र से ही बनाया हुआ है। तो अगले लेक्चर तक फिर अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि जो ऐप्स हैं थर्ड पार्टी ऐप्स लाइक जंगल स्काउट या हीलियम 10, उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं टू गेट हेल्प फॉर प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग। तो चलिए चलते हैं अपने सेलर सेंट्रल के डेटाबेस की तरफ, उसके अंदर से हम उसको एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम आज जंगल स्काउट के बारे में सीखेंगे कि इसकी मदद से किस तरीके से प्रोडक्ट हंट किया जा सकता है। चलिए, मैं आ गया हूँ अपने सेलर सेंट्रल के अकाउंट के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ टॉप पे जो मेन्यू लिस्ट होती है उसको क्लिक किया तो ये सारा मेन्यू आपके सामने खुल गया। इसके अंदर नीचे आए तो ऐप्स एंड सर्विसेज नज़र आती हैं, इसमें सेलिंग पार्टनर ऐप स्टोर, इसको आपने क्लिक कर देना है। उसके अंदर फिर डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं, आप कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च एंड स्काउटिंग, हमें बेसिकली ये वाली कैटेगरी के अंदर चीज़ें देखनी है। नीचे आप देख सकते हैं लिस्टिंग से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपकी लिस्टिंग में ड्रॉबैक्स ढूंढ के बताती हैं और इम्प्रूव करवाती हैं, उनकी प्राइसिंग के बारे में आपको हेल्प करती हैं, फीडबैक एंड रिव्यूज़ का एनालिसिस करती हैं आपके पर्टिकुलर अकाउंट का। तो इस तरह मुख्तलिफ़ कैटेगरीज बनी हुई हैं। फ़िलहाल हम प्रोडक्ट रिसर्च एंड स्काउटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये एक लंबी लिस्ट आ गई है जिसमें आपको हीलियम 10 भी नज़र आ रही है और स्क्रॉल डाउन करें तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, 20-25 एप्लीकेशंस हैं और उनकी प्राइस भी लिखी हुई है और उनकी स्टार रेटिंग भी आपको नज़र आ सकती है। और ये आ गई है जंगल स्काउट जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं और आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप जंगल स्काउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू दी वेब पेज ऑफ दैट एप्लीकेशन। ये जंगल स्काउट का होम पेज आ गया है। दिस इज़ आउट ऑफ अमेज़ॉन नाउ। यहाँ पे आप देखें तो ये कह रहा है यू मे नीड टू ऑथराइज टू एक्सेस योर सेलर डाटा। आपके ज़ाती डाटा को अगर आपने एनालाइज करना है आप अपने स्टोर को, तो उसके लिए आपको इसको एक्सेस देनी पड़ती है टू योर अमेज़ॉन स्टोर अकाउंट। तो ये ऑथराइज नाउ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू सेलर सेंट्रल अगेन और वो आपसे इजाज़त मांगेगा कि इसको क्या इजाज़त दे दी जाए। तो ये मैंने क्लिक किया तो देखें ये मैसेज आ गया, यू आर नॉट परमिटेड टू टेक दिस एक्शन, यू मस्ट बी अ प्राइमरी यूज़र ऑफ अ प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट। तो मतलब ये हुआ कि आपका अकाउंट जब तक प्रोफेशनल लेवल तक अपग्रेड नहीं होगा तब तक आप इन ऐप्स को अपने सेलर सेंट्रल डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स कि अभी तो हमारा इंडिविजुअल अकाउंट है, तो हम इन ऐप्स की मदद से अपने ज़ाती जो आपका स्टोर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकती। ये लिमिटेशन रहेगी हमारे ऊपर। अलबत्ता बाकी जनरल अमेज़ॉन के पूरे स्टोर के बारे में काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वो हमें अवेलेबल होंगे। दूसरा इसने यूज़ किया है कि यू मस्ट बी अ प्राइमरी यूज़र।
आप जब अकाउंट बनाते हैं तो आप खुद तो उसके प्राइमरी यूज़र होते हैं, लेकिन आप एक चाइल्ड अकाउंट बना के किसी वर्चुअल असिस्टेंट को देते हैं जिसकी मदद से वो भी सर्टन एक्शंस उसके ऊपर कर सकता है। और वो क्या कर सकता है ये आप वहीं से कंट्रोल कर सकते हैं सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड से। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फ़िलहाल ये उन्होंने बताया कि आप इसको इस अकाउंट के साथ नथी नहीं कर सकते। सो हम वापस चलते हैं। अब हम यहाँ पे ये जंगल स्काउट ऑपरेटिंग कंपनी का जो है वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इट विल टेक अस टू देयर वेबसाइट। ये पेज खुल गया। इसके ऊपर पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, ग्रो योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो हमने ये स्टार्ट सेलिंग एट अमेज़ॉन, क्योंकि हमने इनिशियल प्रोडक्ट को सर्च करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये उसके को फ़वाइद बता रहा है और ख़रीदने के लिए आपको कह रहा है, और गेट स्टार्टेड का उसने यहाँ बटन दिया हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है। अच्छा, इससे पहले आपको इस एप्लीकेशन के साथ साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आप अपना कोई वो ईमेल एड्रेस मांगेगा, उसके साथ आप इसको नथी कर लेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो लॉग इन करेंगे सिंपली। तो वो ईमेल और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा उसकी मदद से आप लॉग इन कर जाएंगे इसके ऊपर। अब मैं चूँकि ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ, मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो गेट स्टार्टेड करूँगा तो इट विल स्टार्ट गिविंग मी दी डाटा। अच्छा, ये अब इस ऐप का, ये वेब बेस्ड ऐप है, आपने वेब पे खोली हुई है और ये लेफ़्ट साइड पे इसके सारे मेन्यूज़ हैं इसके अंदर, और ये मुझे वो वेलकम कर रहा है और अक्सर ये उसने सारी कहानी डाली हुई है। अब आपने इन मेन्यू को बारी बारी क्लिक करना है और देखना है क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये मैंने क्लिक किया तो पहले सबसे है टूल बॉक्स, इसके अंदर फर्दर 2-3 मेन्यू हैं। प्रोडक्ट रिसर्च, इसके अंदर भी कुछ मेन्यू हैं। हम बेसिकली इसमें आज रिसर्च करेंगे, काम करेंगे। सप्लायर्स को आप ढूंढ सकते हैं, कौन कौन से सप्लायर हैं, कितना उन्होंने क्वांटिटी में अमेरिका में सप्लाई किया हुआ, ये चाइनीज़ सप्लायर की बात हो रही है। कीवर्ड सर्च, मार्केटिंग। अच्छा, अब आप अगर टूल बॉक्स को बारी बारी हम सबको क्लिक करते हैं, टूल बॉक्स को क्लिक करें तो इसके अंदर है सेलर एस्टीमेटर, सेल्स एस्टीमेटर, यानी कि कोई प्रोडक्ट जो है उसका आप आसन डालेंगे तो बताएगा कि इसकी कितनी सेल्स हो रही हैं। लिस्टिंग ग्रेडर, किसी भी लिस्टिंग को ग्रेड कर सकते हैं कि इसमें खामियां क्या क्या हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपके अकाउंट के साथ इसका कनेक्शन ज़रूरी है, लिहाजा ये फैसिलिटीज़ अभी हम इस अकाउंट के साथ नहीं हासिल कर सकते। नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर है प्रोडक्ट डेटाबेस, प्रोडक्ट ट्रैकर, अपॉर्चुनिटी फाइंडर, कैटेगरी ट्रेंड्स। ये चारों चीज़ें जो हैं हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट डेटाबेस के अंदर हम जाते हैं जी, हम आ गए हैं अभी प्रोडक्ट डेटाबेस के इंटरफेस के अंदर, और इसमें आप गौर करें तो यहाँ पे एक वीडियो का निशान बना हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो एक वीडियो चल पड़ेगी जो आपको एक्सप्लेन करेगी कि इस वाले इंटरफेस को किस तरीके से यूज़ करना है। सिमिलरली नीचे जितने भी उसके मेन्यूज़ हैं उनके अंदर इस तरह की वीडियो है। ये 3-4 मिनट की बड़ी अच्छी वीडियो होती है, इसको आप पहले देखें तो ये आपको बड़ी अच्छी गाइडलाइन देती है कि इस इंटरफेस को किस तरीके से यूज़ करना है। तो मैं चाहूँगा कि ये वाली पर्टिकुलर वीडियो हम इकट्ठे देखें और उसके बाद फिर इसको फिल करके हम सर्च करेंगे। A product database will help you generate product ideas, which is perfect if you have no idea what you want to sell on Amazon. So what we've done is recatalog Amazon's products in our own database with filters that are user-friendly for sellers. Let me show you how to use it. So first up, select your marketplace, then the categories that you'd like to search in. Select however many you'd like, but these are a few that I'd recommend staying away from if you're just starting out. Any electronics categories, as they have a lot of moving parts and a higher chance of things going wrong. Try to keep your products simple. Also, grocery and gourmet food. Really anything that goes in or on your body could be a higher risk. And finally, clothing, shoes and jewelry. Here people tend to be more brand loyal and less likely to purchase from a no-name brand. Next, you've got product tier. For beginners, we recommend standard size products. Oversized products are larger and heavier, more expensive to ship, and Amazon also has some restrictions on how many you can send in at a time, making them overall a little more complex. So we recommend small and lightweight products to begin with,
and that's standard size. Then the type of seller indicates if the product is being fulfilled by Amazon, fulfilled by merchant, or sold by Amazon themselves. If you don't check the fields, it's going to search through all of them. Now onto your filters. The first field I'm going to show you is price. We'd recommend no lower than $18 because the profit margins become quite small below this number. The next filter is really important, and that is sales. You want to make sure that there's actually demand for the product that you want to sell, and that's represented by sales. So we'd recommend at least 300 sales per month, which works out to be about 10 sales per day, which is a good number to shoot for. You also have revenue, which you can filter below that. Now, while you want to have high demand, you also want to make sure that you have low competition. And the way that you gauge that is by the number of reviews. So here, we'd suggest looking for a maximum of 50 to 100 reviews. Some other filters that you could use include average star rating, and that's where you would look at products that sell well despite having a low average star rating, which gives you the opportunity to improve upon the product itself. Then you have LQS, or listing quality score, which tells you how good the product listing is, with 1 being a poor listing all the way to 10 being a great listing. Here you could look at products that sell well despite having a low listing quality, thus giving you the opportunity to improve upon the marketing of your product. Here you can filter products based on their date first available. You can either select one of our preset date ranges or enter in your own dates. You have the option of including or excluding keywords if you're trying to narrow down a particular niche. We've found that the best results come from keeping the keywords fairly broad and not putting in too many when you're including keywords. You can exclude as many as you like. A good example of excluding keywords might be COVID-related items. Now, you don't need to use all of these filters at once, but play around with different combinations. If you create a set that you like, you can save the filter set to come back to it later. Or over here, you can load a preset, including a whole bunch that we've already created for you. So now let's hit search. The total number of results is shown here. You can decide how many listings you want to display per page, and you can also download the results as a CSV file to view later on. Over here, you can decide which columns of data you like to display and sort by any of these columns ascending or descending. If there are multiple variations of a product, you'll also see that here. If you click on this arrow, you'll see all the different variations for that product listed individually. If you click on the ASIN, it will take you to Keyword Scout so that you can discover which keywords it ranks for. Clicking the Amazon logo will take you directly to the listing on Amazon. Here you can see the category, any variant differences, as well as monthly revenue, sales, and the price. The two numbers below the price are the net amount and fees breakdown. Clicking the first brings up our profit calculator. Now this is a really powerful tool. With it, you can test any sales price, input the cost of the product to calculate how much profit you would receive if you were selling that product. And remember, don't forget to factor in that other big expense, shipping to the Amazon warehouse. Being able to quickly see the profit margins for different prices is incredibly handy. The second number here gives you a full breakdown of the Amazon fees. Now, as you scroll to the right, you'll see lots of other valuable data points, such as the number of reviews, the listing quality score, date first available, and the average star rating. You can also view the product dimensions and weight. We update all the sales estimates regularly, but if you want to know it down to the very minute, then just click here on Refresh Product Data. Once you've found a product that you like, you can add it to the product tracker to verify it further. For products with multiple variations, you can either add all of them to the tracker at once or select the variations individually if you prefer it that way. So that's the product database. If you have any questions,
just head down here to our help widget. All the best with your product research. बड़े अच्छे टिप्स दिए हैं। इन्हीं टिप्स को हम यूज़ करते हुए आगे अपनी सर्च जारी रखेंगे। फ़िलहाल हम बाकी के मेन्यूज़ देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट डेटाबेस है। प्रोडक्ट ट्रैकर ये वो है जिसका उसने ज़िक्र किया है कि जो प्रोडक्ट आपको पसंद आए उसको ऐड कर लें प्रोडक्ट ट्रैकर में, तो वो फिर यहाँ पे आ जाता है। ये जो आप डालेंगे 3 4 5 प्रोडक्ट्स, उनकी फिर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बार बार आके देखते रहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। ये अपॉर्चुनिटी फाइंडर भी इसी तरह की एक चीज़ है, इसको हम बाद में देखेंगे। कैटेगरी ट्रेंड्स जो है वो हर कैटेगरी का आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसमें से कोई, अभी ये डाटा लोड कर रहा है, मैं लेट से बेबी प्रोडक्ट्स का सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, बेबी प्रोडक्ट्स में आप चाहें तो फर्दर नैरो डाउन कर सकते हैं। बेबी केयर, फीडिंग फॉर मॉम्स, बेबी गिफ्ट्स पे आ जाते हैं। ओके, अच्छा, आप चाहें तो मज़ीद इसको नैरो डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन हम इधर ही छोड़ देते हैं। और अब ये देखें, ये बता रहा है कि अप्रैल 7 को सेलिंग जो उसकी लिस्ट होती है, टॉप सेलिंग रैंक, उसमें नंबर 1 पे ये प्रोडक्ट था और दूसरे नंबर पे ये वाला प्रोडक्ट था, तीसरे नंबर पे ये प्रोडक्ट था, चौथे पे ये था। और 8 अप्रैल को ये बदल गया, ये अभी भी पहले नंबर पे है। ये जो यहाँ पे 7 को तीसरे नंबर पे है, दूसरे पे आ गया है, ये तीसरे पे है, चौथे पे है। सिमिलरली इस तरह डेट्स भी आगे आप मज़ीद चेक कर सकते हैं, बैक जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से किसी एक कैटेगरी के अंदर कौन सा प्रोडक्ट इस वक्त नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है और आखिरी नंबर पे है, ये आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं यहाँ से। चाहिए उसके बाद ये सप्लायर्स डेटाबेस है। आप इसे ट्रैक कर सकते हैं कि चाइना में सप्लायर्स जितने भी हैं जो पाकिस्तान को, अमेरिका को सप्लाई करते हैं, उन्होंने, उनकी क्या रैंकिंग है, कितने आइटम्स उन्होंने पिछले साल सप्लाई किए, रेवेन्यू कितना था, कितने ऑर्डर्स फुलफ़िल किए, इस तरह की सारी डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकती हैं। फिर सप्लायर को ट्रैक कर सकते हैं। आप किसी एक सप्लायर को, जैसे आपने ख़रीदा है माल, उसको टिक मार्क कर देते हैं तो उसकी सारी परफॉर्मेंस आपको आनी शुरू हो जाती है। ये कीवर्ड सर्च है, इसकी मदद से आप किसी भी प्रोडक्ट का आसन डालेंगे तो कीवर्ड आपको ढूंढ के बताएगा कि वो किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट लिस्ट हो रहा है। अच्छा, ये जितने मेन्यू हैं इनमें से आधे से ज़्यादा जो हैं वो आपके अकाउंट के साथ जब लिंक करें या इसको अपग्रेड करें, अभी तो मैं फ्री वाली वर्जन ये आपको दिखा रहा हूँ, जब आप अपग्रेड करेंगे तो फिर आप सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स एनालिटिक्स है, ये भी आपके अपने अकाउंट के बारे में, स्टोर के बारे में बताता है, तो जब तक आप लिंक नहीं करेंगे ये कुछ नहीं आपको बताएगा। फिर ये एडवर्टाइजिंग का है, इसमें ऐड की जो आप मुहिम चलाते हैं उसको ये कंट्रोल करेगा, उनकी एफिशिएंसी बताएगा कि वो कितनी अच्छी चल रही हैं, उनमें क्या नक्स हैं। और मैनेज प्रोडक्ट्स, आपके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं अपने स्टोर में, उनके बारे में आप मैनेज कर सकते हैं। ये इनमें से कुछ फैसिलिटीज़ आप डायरेक्टली अमेज़ॉन के अपने डैशबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो चूँकि बेसिकली एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, वो इतनी डिटेल से रिसर्च वाले टूल्स मुहैया नहीं करता, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। फिर ये इनकी एकेडमी है, इसको क्लिक करें तो यहाँ पे बेशुमार लेक्चर्स हैं फ्रॉम ए टू जी, सारा अमेज़ॉन के ऊपर जितने भी काम होते हैं इस ऐप के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, ये आप फ्री टाइम में इसको देख सकते हैं। बहरहाल आज तो हमने सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में इसको यूज़ करने का तरीका देखा है, लिहाजा हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी बाकी की प्रेजेंटेशन की तरफ। अच्छा, जंगल स्काउट ने अब हमें जो हंटिंग की गाइडलाइंस दी हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी हैं कि प्रेफर्ड कैटेगरीज़ जो हैं न्यू कमर्स के लिए, वो बेबी प्रोडक्ट्स, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग एंड पेट सप्लाईज़ ये होनी चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम दीज कैटेगरीज़, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ मूविंग पार्ट्स, इनमें ज़ाहिर है इश्यूज़ आते हैं और नए स्टार्टर के लिए फिर वो अगर क्लेम्स, वारंटी क्लेम्स आने शुरू हो जाएं तो मुश्किल हो जाता है। एनीथिंग दैट गोज़ इनटू और ओवर योर बॉडी, उसको अवॉइड करना है। जो आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं वो खाने पीने की चीज़ें हैं, मेडिसिन है, उनकी कैटेगरी के लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो एक्सपायरी डेट ना हो, उनकी क्वालिटी कंट्रोल क्या है, काफ़ी सर्टिफिकेट जमा करवाने पड़ते हैं, ठीक है जी। और ओवर द बॉडी वाली चीज़ें जो क्लोथिंग श्लोथिंग है वो भी हम रहने देते हैं। उसकी वजह ये होती है, लाइक ज्वेलरी भी है उसमें शामिल, कि ये सब ब्रांडेड चीज़ें होती हैं और अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं और महंगी चीज़ें होती हैं, तो लोग ब्रांड्स प्रेफर करते हैं जो रिप्यूटेड ब्रांड्स हैं, बजाय इसके कि वो एक हमारे जैसे न्यू कमर से ख़रीदें, लिहाजा इनको भी हम छोड़ देंगे।
और एक्सपेंसिव आइटम्स, ज्वेलरी, शूज़, ये भी सब लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं और इसको हम नहीं लेते। अच्छा, मज़ीद जो उसने बताया हमें वो ये है कि जो प्रोडक्ट टायर है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, यानी कि उसका साइज़ और वज़न के हिसाब से। सेल प्राइस उसकी 18 से कम नहीं होनी चाहिए, वगरना वो प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कम हो जाती है, आपको फ़ायदा नहीं होगा। और 40 से ज़्यादा ना हो, ये उसने तो नहीं कहा, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। वो इसलिए कि आपका बजट कितना है इनिशियल। अगर आपका बजट कोई $2000 से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर महंगे आइटम लेंगे तो वो ज़्यादा आएंगे नहीं, आपको 300-200 कोई भरने तो पड़ेंगे वहाँ पे। अच्छा, मिनिमम सेल्स 300 आइटम्स पर मंथ वो अगर हो रहे हैं तो दैट शुड इंडिकेट हाई डिमांड, कि मार्केट में उसकी डिमांड है। रिव्यूज़ जो हैं वो 50 से 100 तक होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दिस वुड इंडिकेट एंड इंश्योर के कंपटीशन कम है। अगर वहाँ पे ऐसे लोग भी आ जाएं, ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाएं जिनके ऊपर 1,000 या 2,000 रिव्यूज़ आए हुए हैं, तो दैट मीन्स कि वो बड़े बड़े ब्रांड हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, उनको बीट करना मुश्किल हो जाएगा। स्टार रेटिंग जो है 4 या उससे कम हम चूज़ करते हैं इस फ़िल्टर में। उससे ये फ़ायदा होता है कि अगरचे प्रोडक्ट तो बिक रहा है रीज़नेबली वेल, लेकिन लोगों ने स्टार्स कम दिए हुए हैं, तो हम उनके रिव्यूज़ जाके पढ़ते हैं, पता लगता है कि कोई खामियां क्या हैं, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर जो है 1 से 10 तक होता है। उसमें हमने क्राइटेरिया फीड करना है कि 6 से 7 हो जिसका मैक्सिमम। तो उससे ये पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट वो हैं जिनकी लिस्टिंग जो उसके ओनर ने अच्छी नहीं बनाई हुई एज़ पर दी अमेज़ॉन रिक्वायरमेंट। तो आप लिस्टिंग इम्प्रूव करके अपना सर्च क्राइटेरिया, सर्च चांसेस बढ़ा सकते हैं और अपना प्रोडक्ट बेहतर बेच सकते हैं। इसमें जो कीवर्ड्स का एक ऑप्शन है कि कीवर्ड डाल दें, उनसे रिलेटेड जो आइटम है सिर्फ वो दिखाएगा। इसको आप बेहतर है छोड़ दें, अगर डालें भी तो ब्रॉड सी कैटेगरी होनी चाहिए, मसलन बेबी प्रोडक्ट, ताकि सारे प्रोडक्ट आ जाएं, फिर आप उनको खुद स्टडी करके एक एक करके या तो निकालते जाएं या उसको चूज़ कर लें। और एक्सक्लूड कीवर्ड्स भी खाली छोड़ दें, बेहतर है। लेकिन अगर इसमें कुछ आप डालें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक कैटेगरी कहा था क्लोथिंग की, हमने नहीं डालनी, तो हम उसमें लिख सकते हैं कि फेस मास्क, जो कि कपड़े का आइटम है लेकिन ये सीज़नल भी है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ आप कुछ चाहें तो डाल सकते हैं। इस वक्त मैं जंगल स्काउट के प्रोडक्ट डेटाबेस के इंटरफेस पे हूँ और ये मार्केट हमने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर ली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोड फ़िल्टर सेट का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करें तो ये कुछ रेडीमेड फ़िल्टर्स हैं। हाई डिमांड प्लस लो कंपटीशन, आपको याद होगा ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है प्राइवेट लेवल में। हाई डिमांड बैड मार्केटिंग, ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने हैं जिनमें लोगों ने मार्केटिंग अच्छी नहीं की हुई, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, गुड डिमांड प्लस पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो इधर से भी आप कोई एक क्राइटेरिया सिलेक्ट करके फिर सर्च दबाएंगे तो वैसे प्रोडक्ट आपको ला के दे देगा। फ़िलहाल हम मैनुअली सेट करेंगे, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, टीयर टाइप यानी कि उसका वेट और डायमेंशन के लिहाज से। सेलर कौन कौन से हो, मैं चाहता हूँ अमेज़ॉन ना हो उस पर, ताकि उससे कम्पीट ना करना पड़े, FBA वाले हो जाएं और FBM वाले हो जाएं। अच्छा जी, इधर से ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, इसमें बेहतर ही होता है कि एक एक करके आप सिलेक्ट करें। आज आपने मसलन बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च कर ली, आपने इधर से बेबी सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, इस पे फीड करने से पहले आप ये गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 of 1 सर्च इज़ कम्प्लीटेड। ये फ्री वाली जो वर्जन है जंगल स्काउट की, ये डेली आपको एक सर्च करने देती है प्रोडक्ट डेटाबेस के बारे में। तो नो प्रॉब्लम, आप एक आज कर लें एक कैटेगरी, दूसरी कल कर लें, तीसरी परसों कर लें। वैसे भी एक कैटेगरी जब करेंगे उसके ऊपर आपको 2-3 दिन चाहिए होते हैं रिसर्च करने के लिए। अच्छा जी, प्राइस रेंज हम लिख देते हैं $18 to $40। रिव्यूज़ जो हैं हम कर देते हैं, उन्होंने हमें कहा था 50 to 100। और सेल प्राइस ये क्या है, सिलेक्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम नेट FBA फीस। ये नेट है कि टोटल अर्निंग कितनी होगी, ये हम छोड़ देते हैं। रेटिंग पे आ जाते हैं, स्टार रेटिंग। मिनिमम जो है वो
आप कह लें 3.5 और मैक्सिमम कर लें 4.5 या मैक्सिमम ओके 4.5। ठीक है जी। ये उसका बेस्ट सेलर रहेगा, ये हम छोड़ देते हैं। वेट जो है ये हम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हमने ये स्टैंडर्ड साइज़ वहाँ पे डाल दिया है। अच्छा, सेल जो है मिनिमम उसकी महीने की 300 होनी चाहिए। अच्छा, सेलर्स कितने होने चाहिए ये ज़रूरत नहीं है, रेवेन्यू लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, और LQS कितना होना चाहिए, उसकी लिस्टिंग क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है ये 1 to 10 होता है। ये आप थोड़ा सा कम वाला हम लिख देते हैं, लेट से 7 और 8 वाले हों मैक्सिमम, ताकि उनको हम इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, डेट फर्स्ट अवेलेबल वो मार्केट पे कब आए हुए हो, हम पिछले 1 साल का ले लेते हैं। यहाँ ऑल क्लिक करें और लास्ट 30 डेज़, 180 डेज़, लास्ट 12 मंथ्स, ताकि नए प्रोडक्ट हों और अगर वो चल रहे हैं तो हम भी उसमें जंप इन कर जाएंगे। अच्छा, एक्सक्लूड अनअवेलेबल प्रोडक्ट्स, एक्सक्लूड टॉप ब्रांड्स, ये अभी हम कर देते हैं ताकि उस लिस्ट में ब्रांडेड आइटम ना हो। अच्छा, इंक्लूड कीवर्ड्स हम कुछ नहीं डालते, एक्सक्लूड कीवर्ड्स भी कुछ नहीं डालते। अभी हम इसको सर्च करवाते हैं। इट विल टेक सम टाइम टू फैच द डाटा फ्रॉम इट्स डेटाबेस। अच्छा, इसने 11 प्रोडक्ट्स सिर्फ सर्च किए हैं। एक पेज पे वैसे 50 दिखाता है, तो चूँकि हमारा क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट था उसमें से 11 प्रोडक्ट आए हैं। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। ये पहला प्रोडक्ट है जी 2 सेट्स बेबी बैनिस्टर गार्ड चाइल्ड रेल बालकनी। ये सीढ़ियों के आगे लगाने वाला एक बैरियर सा है, बच्चा ताकि नीचे ना गिर जाए। तो इसकी ये 2 का मतलब है कि 2 वेरिएंट्स हैं। इसको यूँ क्लिक करेंगे तो वो आपको ये नज़र आ जाएंगे। ठीक है जी, ये 2 इसके वेरिएंट्स हैं। अच्छा, कलर, नेम, साइज़, इसकी जो वेरिएंट है वो साइज़ के हिसाब से और कलर के हिसाब से हैं, इसकी वेरिएशंस हैं। कैटेगरी बेबी है। मंथली रेवेन्यू जो ये बंदा अर्न कर रहा है वो $18,000 कर रहा है। इसकी मंथली सेल्स हो रही हैं 668 यूनिट्स, दैट इज़ गुड। इसकी प्राइस है अमेज़ॉन पे $26 और इसका रैंक है बेस्ट सेलर रैंक 6440। ये कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि ये तो लाखों में चलते हैं जो रैंक्स हैं उनके। अच्छा, इसको राइट पे स्क्रॉल करें तो और सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस पे रिव्यूज़ 91 है, बिल्कुल हमारी कैटेगरी में फिट बैठता है, रिक्वायरमेंट है। LQS लिस्टिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड इसका 7 है। सेलर 1 है अमेज़ॉन। अच्छा, ये उसने अमेज़ॉन भी दिखा दिए, अमेज़ॉन सेलर है इसमें। बाय बॉक्स ओनर कौन है? अच्छा ओके, बाय बॉक्स ओनर अमेज़ॉन है। हमारे ऊपर ये फ़र्क नहीं पड़ता बाय बॉक्स ओनर का, क्योंकि हमने तो बाय बॉक्स के लिए कम्पीट नहीं करना, हमने प्राइवेट लेबल करना है, हमारा अपना बाय बॉक्स होगा। डेज फर्स्ट अवेलेबल ये 2022 में अवेलेबल हुआ और ये इनकी स्टार रेटिंग आ गई। अच्छा, इसको आपने अमेज़ॉन पे ये इसका वो है नंबर, आसन नंबर होता है। इसको लेके आप सर्च करना चाहें मज़ीद अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाके तो कर सकते हैं। ये क्लिक करेंगे तो ये अमेज़ॉन की वेबसाइट पे में ले जाएगा। यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट की तस्वीरें, वीडियोस और बाकी डिटेल सारी देख सकते हैं, डायमेंशंस देख सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ नीचे आएंगे। अच्छा, अगर आपने अपने ब्राउज़र के अंदर एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ये जंगल स्काउट की और हीलियम 10 की मैंने 2-3 की हुई हैं, तो ये काफ़ी सारा डाटा फैच कर रही हैं, वो भी यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, वो भी स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाती हैं। ये एक AMG स्काउट है, ये इसको क्लिक करेंगे तो ये भी अपना डाटा दिखा। ये हीलियम वाला देखें अपीयर होना शुरू हो गया। अब हम आपको दिखाता हूँ मैं कि हीलियम क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है। इट्स टेकिंग सम टाइम टू लोड द डाटा। ये आ गया जनाब, जंगल स्काउट का भी आ गया है। ये जंगल स्काउट का डाटा है, अभी लोड हो रहा है। मंथली सेल्स कितनी है, नंबर ऑफ़ सेलर 1 है, फुलफिलमेंट बाय FBA है, ब्रांड का नाम क्या है, शैपी है। ठीक है जी,
और उसकी रैंकिंग है 5777 नंबर में, 106 नंबर पे है। डोर एंड स्टेयर बेबी गेट्स, 2 कैटेगरीज में फॉल कर रहा है ये। तो इस तरीके से ये मज़ीद डिटेल्स जो हैं आप आके यहाँ पे ले सकते हैं। ये इसका चार्ट भी दिखा रहा है, उसके लिए वो कह रहा है कि लॉग इन करो जंगल्स का। लॉग इन हम नहीं कर सकते अभी क्योंकि हमारा अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट है। अच्छा, नीचे चलते हैं, नीचे और इन्फॉर्मेशन आएगी। ये देखें, ये हीलियम 10 की आ गई है। इन्वेंट्री लेवल्स क्लिक करें तो कितनी उसकी इन्वेंट्री है, कीवर्ड सर्च, एक्सरे, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र, इनमें से कुछ फ्री में अवेलेबल हैं, कुछ पेमेंट पे होती हैं। इसको हम एक्सप्लोर करेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में हीलियम 10 के बारे में बात करेंगे। ये उसका ग्राफ, सेलिंग ग्राफ दिखा रहा है प्राइस के हिसाब से, डेट के हिसाब से, ठीक है जी। और नीचे चलते हैं, फिर नीचे एंड पे फिर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आती है। यहाँ पे बड़ी डिटेल में प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये आपने हर प्रोडक्ट का स्टडी करना है और अपने पास नोट्स बनाने हैं। तो अभी हम वापस चलते हैं जंगल स्काउट के ऊपर, बाकी के प्रोडक्ट्स को भी देखते हैं। ये बाकी के प्रोडक्ट्स हैं जी। उष्मा ट्रैवल बेड रेल्स फॉर टॉडलर्स, इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है, इधर से समझ नहीं लग रही। अच्छा जी, हम आ गए हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो ये उसकी डिटेल्स आ गई हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा दिखता है और क्या इसका मकसद है। ये सारी डिटेल्स और थोड़ा सा एनालिसिस बाय जंगल स्काउट और हीलियम 10 ये आपको इसी पेज पे नज़र आ जाएगा। अच्छा, बाय द वे, ये एक्सटेंशंस कैसे इंस्टॉल करनी है, ये आप जाएंगे अपने ब्राउज़र के उसमें वेब स्टोर के ऊपर, क्रोम वेब स्टोर गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ जाके एक्सटेंशंस क्लिक करें और फिर इनको सर्च करें बाय नेम हीलियम 10 और जंगल स्काउट, तो आपको मिल जाएंगे। वो आप इंस्टॉल कर लें और उनको यहाँ पे पिन कर लें। तो ये आप इसके अंदर लॉग इन करना पड़ेगा, एक अकाउंट खोल के इनके अंदर, वो फ्री होता है। तो फिर आपको यहाँ पे ये डाटा दिखाना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, बैक टू हीलियम 10। तो इस तरीके से आप देखें, ये उसने आपको 11, 12, 13 प्रोडक्ट्स दे दिए हैं। इनमें से आपको जो कुछ मुनासिब लगते हैं वो आप चूज़ करेंगे। तो करना ये है आपने कि हर कैटेगरी में से 2-2 या 3-3 आइटम आपने शॉर्ट लिस्ट कर लेने हैं। आज इस कैटेगरी में देखा, कल दूसरी में देखा, परसों तीसरी में देखा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, डाउनलोड CSV फाइल। ये जो आपका सारा सर्च रिज़ल्ट आया है, ये जब विंडो क्लोज़ करेंगे तो दोबारा आपको अवेलेबल नहीं होगा। लिहाजा इसको बार बार देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा फ़ाइल कहाँ सेव करनी है। ये एक्सेल के अंदर फिर खुल जाती है। ये आप अपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर ली और अब मैं इसको जब खोलूँगा, ये देखें ये आ गई है। ये देखें जनाब, एक्सेल के अंदर वो सारा डाटाबेस माइनस द पिक्चर्स वो आ गया है। इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, इधर कॉलम्स को बड़ा कर सकते हैं। तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं अगर आपका प्रिंटर हो। तो फिर जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो यहाँ से इनका आसन नंबर भी आपको अवेलेबल है और इनका नाम भी है। ये देखें, पहला नंबर पे आसन नंबर है। तो आप इनको अमेज़ॉन का जो स्टोर है उस पर जाके इस आसन नंबर से सर्च करके तो बाकी की डिटेल्स मुआयना कर सकते हैं। डेली करें, जब मर्ज़ी करें। तो ये एक अच्छा फ़ीचर है एक्सपोर्ट करने का। उसको तरीके से फिर आप उनमें प्रोज़ एंड कॉन्स देखेंगे, उनके रिव्यूज़ देखेंगे अमेज़ॉन पे जाके हर प्रोडक्ट के। तो जो आपको फिर सूटेबल लगे, सबसे अच्छा लगे, उसको लेकर के आप फिर प्रोक्योरमेंट की तरफ जाते हैं सोर्सिंग के लिए और फिर हम alibaba.com पे जाके उसको ढूंढेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हीलियम 10 पे भी एक नज़र डालेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हीलियम 10 एक और ऐसा टूल है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से आप अपना अमेज़ॉन का बिज़नेस मैनेज कर सकते हैं और काफ़ी सारी रिसर्च कर सकते हैं। इसी की मदद से हम आज देखेंगे कि प्रोडक्ट रिसर्च किस तरीके से की जा सकती है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, हीलियम 10 भी एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है और आप इसको helium10.com सर्च करें और वेबसाइट पर जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके डैशबोर्ड को। जी, ये हम डैशबोर्ड पे आ गए हैं हीलियम 10 के। इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने ईमेल एड्रेस के साथ, तो फिर ये आपको फ़ीचर सारे दिखाएगा। ये ऊपर टूल्स को क्लिक करें तो यहाँ पे ये सेट ऑफ टूल्स आपको नज़र आ जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में है। सबसे पहला है प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में,
इसमें ब्लैक बॉक्स जो है ये बेसिकली प्रोडक्ट सर्च करने के लिए यूज़ होता है। माई लिस्ट प्रोडक्ट्स जो आप लिस्टें बनाते हैं प्रोडक्ट्स की वो इसमें सेव कर सकते हैं। फिर ये कीवर्ड रिसर्च के लिए इनके दो हैं टूल्स, एक है सेरिब्रो जिसकी मदद से रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी प्रोडक्ट का आसन डालते हैं और वो उसकी मदद से बताता है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है किन किन कीवर्ड्स के साथ सर्च किया जा रहा है। अच्छा, जहाँ पे ये प्लस वॉलमार्ट का निशान बना हुआ है इसका मतलब है कि ये वॉलमार्ट के स्टोर के ऊपर भी इंटीग्रेटेड है और आप इसको वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये मैग्नेट है जो इनका बेसिक कीवर्ड रिसर्च टूल है। ये माई लिस्ट कीवर्ड जिसमें आप अपनी जो लिस्टें बनाएंगे कीवर्ड्स की वो सेव कर सकते हैं और लेटर ऑन इसको यूज़ करते हैं आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए। ये मार्केटिंग से रिलेटेड जो है इसका नाम है एडटॉमिक। जो आप ऐड चलाते हैं अमेज़ॉन के ऊपर उनको ये कंट्रोल करता है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको असेस करके देता है। ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में है। जो आप अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग बनाएंगे उसको ये क्रिटिकली जायज़ा लेता है और बताता है इसमें क्या क्या खामियां हैं। और ये लर्निंग है, इसके अंदर इनकी वीडियोस हैं जो इसी टूल को इस्तेमाल करने के बारे में आपको बताती हैं। ये फिर एनालिटिक्स है, इसके अंदर कीवर्ड ट्रैकर, मार्केट ट्रैकर और मार्केट ट्रैकर 360 डिग्री। ये ना सिर्फ आपके प्रोडक्ट बल्कि मार्केट में आपके जितने कंपेटिटर्स हैं उन सब के प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करके आपको बताता है कि आपकी रैंकिंग उनके लिहाज से कहाँ पे खड़ी है और उनके अंदर क्या बेहतरीज हैं और आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ये ऑपरेशंस हैं, अलर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। रीफ़ंड जिनी अलर्ट से मुराद अगर आप इस पे जो अलर्ट चूज़ करेंगे वो आपको जब वो चेंज आएगी उस प्रोडक्ट के अंदर आपको बताएगा। मसलन बाय बॉक्स जो है वो एक सेलर से शिफ्ट होकर दूसरे पे चला गया, फ़ौरन आपको ईमेल आ जाएगी। या उसकी प्राइस चेंज की है किसी ने, आपकी सिलेक्टेड प्राइस से नीचे आ गई है तो आपको फ़ौरन एक अलर्ट आ जाएगा। ये रीफ़ंड जिनी है, जो रीफ़ंड्स करने होते हैं लोग जो प्रोडक्ट वापस भेज देते हैं उसको कंट्रोल करता है। और ये फॉलो अप ईमेल्स, इसके अंदर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने अकाउंट के साथ। जब कोई प्रोडक्ट बिक जाता है तो एक हफ्ते के बाद ये ऑटोमेटिकली उनको ईमेल भेजेगा एंड ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ अमेज़ॉन, और उनको रिक्वेस्ट करेगा कि आप इस प्रोडक्ट को रिव्यू करें, आपने कैसा पाया। तो वो बंदा फिर चाहे तो प्रोडक्ट रिव्यू कर सकता है। इसकी मदद से आप यानी कि अपने बायर्स को प्रॉम्प्ट करते हैं कि वो आपके ख़रीदे हुए प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू दें। तो अब हम आते हैं अपने बेसिक मकसद की तरफ, ब्लैक बॉक्स की तरफ, और प्रोडक्ट रिसर्च करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अभी हम ब्लैक बॉक्स के इंटरफेस में आ गए हैं और यहाँ सबसे पहले ये एक रेडीमेड क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसा जंगल स्काउट में था कि आप मार्केट सेलेक्ट करें और उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करें प्रोडक्ट की, और आगे इधर रिक्वायरमेंट है कि दैट प्रोडक्ट नीड सम इम्प्रूवमेंट, मेजर इम्प्रूवमेंट, मीडियम इम्प्रूवमेंट, वो सिलेक्ट करें। वेयर कंपटीशन इज़ लो, मीडियम, हाई एंड आई वांट टू सेल माय प्रोडक्ट फॉर प्राइस रेंज, इधर आप प्राइस रेंज सेलेक्ट करेंगे। विद द मंथली रेवेन्यू ऑफ, ये भी इधर ब्रैकेट्स हैं पैसों की, वो आप सिलेक्ट करें और इधर सर्च करेंगे तो वो आपको प्रोडक्ट की लिस्ट दे देगा। ये बड़ा ब्रॉड सा क्राइटेरिया है। मैं चाहता हूँ कि हम ये एडवांस यहाँ पे क्लिक करें और फिर ये फ़िल्टर ख़ुद डिफ़ाइन करें तफसील के साथ, जैसा कि हमने जंगल स्काउट में किया था। अच्छा जी, ये अब इंटरफेस आ गया है जिसमें तफसील से हम मुख्तलिफ कॉलम जो हैं फ़िल करेंगे। हम सारे कॉलम फिल नहीं करेंगे, जब बहुत टाइट अगर आप इसको कर दें क्राइटेरिया को तो फिर प्रोडक्ट लिस्ट बहुत छोटी सी आती है। तो हम इसमें से चंद एक जो गाइडलाइन हमें दी थी जंगल स्काउट वालों ने, उसी के मुताबिक इसको फिल करके प्रोडक्ट सर्च करेंगे। तो ये मैंने इसमें चीज़ें फिल कर दी हैं। ये सबसे पहले है कैटेगरी, मैंने सिलेक्ट की है बेबी प्रोडक्ट्स की, ठीक है जी। उसके बाद ये मैंने खाली छोड़ दिया है कंपटीटर्स, नंबर ऑफ़ सेलर्स छोड़ दिया है, उसकी प्राइस रेंज जो है 20 to 40 मैंने कर दी है। प्राइस चेंज परसेंटेज, यानी कि किस रेट से वो पिछले चंद महीनों में बढ़ रही है, ये भी छोड़ दिया है। ये जो सेलर्स रैंक रिव्यू काउंट जो है, यहाँ पे रिव्यू काउंट मैंने 50 से 100 सेलेक्ट कर लिया है। और मंथली रेवेन्यू उसका कम से कम $5,000 हो, यानी कि टोटल सेल्स जो है उसकी $5,000 मंथली हो रही हो कम से कम। बेस्ट सेलर रैंक जो है मैंने 1000 से 20,000 कर दिया है, इसके अंदर होना चाहिए। मिनिमम मंथली सेल जो है वो 300 यूनिट कर दी है, मैक्सिमम मैंने खाली छोड़ दिया है। और इस तरीके से शिपिंग साइज़ जो है ये नीचे ड्रॉप डाउन में उसके मुख्तलिफ साइज़ है, 1 मैंने सेलेक्ट कर लिया है जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है, और बाकी चीज़ें हमने खाली छोड़ दी हैं। यहाँ पे है लिस्टिंग एज मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि वो कितनी पुरानी लिस्टिंग है। इसमें 12 मंथ्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, यानी 1 साल
से ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग ना हो, नया नया लॉन्च हुआ प्रोडक्ट। अब इसका आप सर्च तो वो आपको रिज़ल्ट दिखाएगा। ये उसने रिज़ल्ट दिखा दिया है। अभी हम मूव करते हैं, प्रेजेंटेशन को यहाँ रोकते हैं और मैं आपको एक्चुअल वेब पेज पे लेके चलता हूँ। ये उसने हमें हीलियम 10 ने सर्च रिजल्ट दिए हैं, जो हमने क्राइटेरिया फिल किया था उसके मुताबिक ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए हैं और ये इसने 200 प्रोडक्ट दिए हैं। पहले पेज पे 1 से लेके 25 तक शो कर रहा है और ये सारी डिटेल्स हैं। उस प्रोडक्ट का तस्वीर है, उसका नाम है, उसका ये आसन नंबर है और ये बेबी प्रोडक्ट्स इसकी कैटेगरी है। बेस्ट सेलर रैंक इसका 2893 बेबी प्रोडक्ट्स में और कैनोपीज़ एंड कवर में 12वें नंबर पे है। प्राइस इसकी जो है $32.95 है और यहाँ क्लिक करेंगे तो प्राइस ग्राफ आ जाएगा। मंथली सेल्स 1024 हो रही हैं और ये अप जा रही हैं, 4.939% अप मंथली जा रही हैं। मंथली रेवेन्यू 33,740 कमा रहा है ये वाला बंदा। रेटिंग इसकी 4.5 है। लिटन यूनिकॉर्न इसका सेलर है, ये इसका ब्रांड है। तो ये सारी तफसीलात ये बता रहा है और यहाँ पे भी ये एक्सपोर्ट डाटा का फ़ीचर है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका सारा डाटा एक्सेल फाइल की फॉर्म में या CSV की फॉर्म में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू एक्सपोर्ट हो जाएगा और लेटर ऑन उसी को यूज़ करते हुए आप अपनी सर्च जारी रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं हम और अमेज़ॉन पे जाके देखते हैं तफसीलात इसकी। ये हमने क्लिक किया तो यहाँ पे जनाब हम आ गए हैं अमेज़ॉन का जो इंटरफेस है स्टोर का। ये इस प्रोडक्ट की तफसीलात हैं, इसकी मुख्तलिफ़ तस्वीरें आप देख सकते हैं। नीचे चलते जाएं तो इसकी मज़ीद ये इसकी डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट की। ये हीलियम 10 ने इसका सेल ग्राफ दिया हुआ है कि शो कर रहा है कि इस महीने में 3 अप्रैल को इसकी प्राइस मैक्सिमम गई है। यहाँ हम क्लिक करके देखते हैं, ये बता रहा है 3 अप्रैल 23 को 3:06 पे सेल रैंक इसका 4501 था और लिस्ट प्राइस 35 थी जो कि मैक्सिमम थी। ठीक है जी। अच्छा, नीचे चलते जाएं। ये इसका आसन नंबर है और उसका ब्रांड नेम लिटिल यूनिकॉर्न। ये सारी तफसीलात इसकी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, जिसको आप स्टडी करेंगे, रिव्यूज़ में जाकर रिव्यूज़ देखेंगे कैसे हैं, माइनस हैं, प्लस हैं। ये इसकी मज़ीद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसकी डायमेंशंस, वेट वगैरह आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहीं से अब आप आइडिया ले सकते हैं कि अली बाबा पे किस तरह बिक रहा है। तो ये देखें, बीच में अगर आपने अली बाबा की भी एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है और लॉगिन किए हुए हैं उसके अकाउंट में, तो ये फाइंड सप्लायर ऑन अली बाबा विद इमेज सर्च, ये यहाँ से इमेज लेगा और उधर जाके सर्च करेगा। तो ये हम आ जाते हैं अली बाबा के ऊपर। ये उसने देखें वो सेम प्रोडक्ट सर्च कर दिया है। इससे आपको मकसद मेरा दिखाने का ये था कि अंदाज़ा हो जाए कि प्राइस कितनी है। जी नाजरीन, तो आपने देखा किस तरीके से हीलियम 10 को इस्तेमाल करते हुए हम प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं खुद से। ये बड़ा इजी है। सिर्फ लिमिटेशन ये आती है कि फ्री वाले वर्जन में नंबर ऑफ़ सर्चेस पर डे या पर मंथ वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से अपनी कंपनी आपने अमेरिका में रजिस्टर करनी है, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। क्या आप जानना चाहते हैं कि अमेज़ॉन पे बिज़नेस करने के लिए आपको LLC खोलना ज़रूरी है या नहीं है, और अगर आप खोलेंगे तो उसके क्या फ़वाइद आपको मिल सकते हैं? तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि LLC होती क्या है। दिस इज़ अ लीगल एंटिटी रजिस्टर्ड विद द स्टेट दैट सेपरेट्स द ओनर्स फ्रॉम द लायबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी। यानी आपका जो अपने ज़ाती एसेट्स हैं आपके, वो अलहदा हो जाते हैं और कंपनी के एसेट्स, कंपनी का बैंक अकाउंट अलहदा हो जाता है। कुछ इस तरह के लीगल फ़वाइद आपको मिलते हैं, ये हम आगे चल के देखते हैं। और दूसरा ये कि खुशी की बात ये है कि अमेज़ॉन की तरफ से कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं कि आप LLC खोलें। आप जिस लेवल का मर्ज़ी बिज़नेस करें, कंपनी खोलना या ना खोलना आपकी ज़ाती मर्ज़ी है, आपका ज़ाती चॉइस है। तो कब आपको सोचना चाहिए कि आप को LLC खोलने की ज़रूरत है? ये स्क्रीन पे अगर आप देखें तो सोल
प्रोप्राइटरशिप वो होती है जिसमें आप खुद अपने घर बैठ के बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं, जिस तरह के आपका इरादा है अमेज़ॉन पे बिज़नेस करने का। और राइट साइड पे LLC है, यानी कि आपने लिमिटेड लेवल की एक कंपनी खोल ली है। तो दोनों के हम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है जी, लो रिस्क बिजनेस। आपका बिज़नेस जो है उसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, कोई बैंकरप्ट होने के चांसेस नहीं है जैसा कि होता है अमेज़ॉन में। योर बिजनेस डज नॉट नीड इंश्योरेंस, ठीक है जी। यू हैव लेस स्टार्टअप फंड्स, आपके पास बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं हैं कि आप इधर उधर की कानूनी कार्रवाइयाँ भी पूरी करते फिरें, जो कि केस आपके साथ होगा। यू हैव लेस पर्सनल एसेट्स, आपके ज़ाती एसेट्स मसलन आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपका बैंक बैलेंस जो है वो को बहुत ज़्यादा किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के जितना नहीं है। मामूली से आप तनख्वाह पेशा आदमी होंगे या पेंशन पेशा आदमी होंगे, तो आपके एसेट्स को ज़्यादा नहीं है जिनको कोई डर हो कि अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो आपका ये माल भी जाएगा। और यू आर रनिंग अ बिज़नेस फ्रॉम होम, यानी कि छोटा बिज़नेस ही है जो घर बैठ के हो सकता है। और हमारी सूरत में अमेज़ॉन पे यही केस है कि हम घर बैठे अपना बिज़नेस कर रहे होंगे, तो हम बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं, LLC कब आपको खोलनी चाहिए? जब आपका बिज़नेस हाई रिस्क हो, कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें डूबने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हों। योर बिज़नेस नीड्स इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंपनीज़ की इंश्योरेंस करती है, इंडिविजुअल के बिज़नेस की नहीं करती। यू हैव मोर स्टार्टअप फंड्स, यू हैव मोर पर्सनल एसेट्स, आपके ज़ाती एसेट्स जो हैं, बंगले, गाड़ियाँ और बैंक बैलेंसेस अगर बहुत ज़्यादा हैं आपके नाम पे, तो फिर आपको LLC खोल लेनी चाहिए। यू आर नॉट रनिंग बिज़नेस फ्रॉम होम, यानी आपका दफ्तर वगैरह है, फैक्ट्री है जहां आप जाके काम करते हैं, तो फिर आपको LLC खोलना चाहिए। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अमेज़ॉन पे बिज़नेस जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपको LLC खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर LLC खोला जाए तो उसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं? सबसे पहले है इनकम टैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आप कंपनी तो खोल लेते हैं और कंपनी वाले फ़वाइद भी हासिल कर लेते हैं जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी की सूरत में आते हैं, लेकिन आपको चॉइस होता है कि आप इनकम टैक्स जो है वो इंडिविजुअल वाला ही अदा करना चूज़ कर सकते हैं LLC में। लेकिन अगर आपको बड़े लेवल की कंपनी खोलें, जिस तरह अमेरिका में C कॉरपोरेशन या S कॉरपोरेशन होती हैं, इससे ऊपर लेवल की कंपनियां, तो उनमें आपको फिर टैक्स जो है वो कंपनीज़ के लेवल का देना पड़ता है, वो ज़्यादा टैक्स होता है। जबकि LLC में ये फ़ायदा है कि आप चूज़ कर सकते हैं कि कंपनी लेवल का टैक्स देना है या आपने इंडिविजुअल लेवल का टैक्स देना है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है जो ऑब्वियस है कि इट ऑफर्स प्रोटेक्शन टू द ओनर्स पर्सनल एसेट्स लाइक होम, कार एंड बैंक अकाउंट्स अगेंस्ट द लीगल एक्शन। वो लीगल एक्शन क्या हो सकता है? मसलन अमेज़ॉन पे कोई जो क्लाइंट है वो सू करता है कि ये आदमी जाली आइटम बेच रहा है, इसने ऐड किसी और चीज़ का लगाया हुआ था, प्रोडक्ट जो है वो ठीक नहीं आए, और वो ना सिर्फ अमेज़ॉन को शिकायत करता है, वो वहाँ पे पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा देता है और आपके अगेंस्ट केस हो जाता है, कोर्ट आपको सज़ा दे देती है और वो आप पे हर्जाना कर देता है जी $1 मिलियन। तो वो $1 मिलियन आपके एसेट्स जो हैं वहाँ पे फ्रीज़ करके अमेज़ॉन के उसको दे दिए जाएंगे। तो अगर LLC बनी होगी तो उसी बिज़नेस के अंदर जितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में जो अमेरिका में आप खोलेंगे फिर, तो बस उतने पैसे वो ज़ब्त हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये इसकी एक लीगल प्रोटेक्शन हो जाती है। और अगरचे ऐसा अमेज़ॉन पे इस तरह का सीन नहीं होता, ये बाहर कहीं बिज़नेस कर रहे हों और किसी लेवल के, तो फिर इस तरह के लड़ाई झगड़े और कोर्ट केसेस वगैरह हो जाते हैं। अच्छा जी, तीसरी बात है, इट ऑफर्स अ सिंपल स्ट्रक्चर, यानी कि LLC वर्सेस बिग ऑर्गेनाइजेशन। LLC बनाए या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, C कॉरपोरेशन या S कॉरपोरेशन, तो उसमें LLC सिंपल होता है। अगर किसी ने बनानी भी हो, जब उसका बिज़नेस एक्सपेंड कर रहा हो, तो उसको LLC की तरफ ही जाना चाहिए। अच्छा, LLC जब बनानी हो तो उसके लिए क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं? सबसे पहले तो एक बिज़नेस नेम अपना चूज़ करते हैं आप, फिर एक रजिस्टर्ड एजेंट या रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी होती है जो आपको ये काम करके आपके बिहाफ पे देती है। ये ज़रूरी होगा उसकी सर्विस हायर करना, क्योंकि आप खुद तो अमेरिका में नहीं बैठे हुए। फिर फाइल आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद द स्टेट, ये वही कंपनी करती है। ऑब्टेन एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये अमेरिका का ID कार्ड टाइप नंबर होता है और ये टैक्स नंबर भी इसी को कहते हैं। क्रिएट एन LLC ऑपरेटिंग एग्रीमेंट,
ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करेगी, कौन इसका बॉस है, कौन हायर फायर कर सकता है वगैरह वगैरह। तो ये डॉक्यूमेंट भी वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी आपको बना के देती है, आपकी तरफ से सबमिट करती है। और लास्ट ये है कि आप एक अपना सेपरेट बिजनेस बैंक अकाउंट खोलते हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की मदद से जिनकी मदद से आपने रजिस्टर की है अपनी कंपनी। तो जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो फिर अमेज़ॉन में आप ये वाला अकाउंट रजिस्टर कर देंगे और आपके बिज़नेस के सारे पैसे इसमें जमा होंगे, इधर से ही आप खर्च करेंगे। यानी चाइना से अगर आपने इंपोर्ट करना है तो उनको भी यहीं से पे करेंगे, और वो कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करेगी वो आपका खाता भी मेंटेन करेगी। अच्छी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि LLC क्या अमेज़ॉन पे ज़रूरी है या नहीं है, और अगर खोलें तो उसके क्या फ़वाइद हैं, और अगर खोलनी हो तो उसके क्या स्टेप्स हैं। अगली वीडियोस में अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज़ हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं और उनके चार्जेस क्या हैं। एक मैं आपको पाकिस्तानी कंपनी की एग्जांपल दूंगा और एक अमेरिकन कंपनी की एग्जांपल दूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अमेरिका में अमेज़ॉन पे अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, यानी LLC रजिस्टर करवाने का क्या तरीका। इसके बेसिकली दो ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो ये कि पाकिस्तानी कंपनीज़ भी हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं और आपसे एनुअली कुछ चार्ज करती हैं, और अमेरिकन कंपनीज़ भी हैं जो ये काम करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पाकिस्तानी कंपनी का जायज़ा बताऊंगा और उसके रेट्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि क्या ये काम हम खुद कर सकते हैं विदाउट टेकिंग हेल्प और सर्विसेज फ्रॉम थर्ड कंपनी, थर्ड पार्टी। जी हाँ, ये कंपनी रजिस्टर करवाने का प्रोसीजर तो सिंपल है और ऑनलाइन भी मुमकिन है। वो जितने भी डिपार्टमेंट 2-3 इन्वॉल्व हैं उनकी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, हेल्प मिल जाती है और आप खुद ही सबमिट भी कर सकते हैं। तो कंपनी तो बन जाएगी, लेकिन ज़रा ख्वारी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। आप हो सकता है 2 महीने लगाएं इस काम में, और वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो 1 हफ्ते में आपको कंपनी रजिस्टर करवा के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। दूसरी बात यह है कि उस कंपनी का फिर ऑपरेशन कौन करेगा। उसका ऑपरेशन यानी उसके रनिंग जो है डे टू डे, उसके लिए कुछ ऐसे काम आपको करने होते हैं जिसके लिए किसी बंदे की वहाँ फिज़िकल प्रेजेंस ज़रूरी होती है। वो क्या है, मसलन कि मोस्ट स्टेट्स रिक्वायर बिजनेस ओनर्स टू फाइल एनुअल रिपोर्ट्स। कुछ सालाना रिपोर्ट्स रेज़ करनी होती हैं, तो आप यहाँ बैठे हुए किस तरीके से करेंगे, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर ये है कि अ सर्विस प्रोवाइडर ऑफर्स एडिशनल सर्विसेज। वो कौन सी हैं, वो आपको एक पोस्टल एड्रेस दे देते हैं, आपके बिज़नेस के नाम का एड्रेस। तो कोई भी वहाँ की और कंपनी जिसके साथ अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो वो अमेरिका के एड्रेस पे ही आपको ख़त लिख सकती है, और ये लोग जो भी आपके नाम का लेटर आता है उसको स्कैन करके आपके पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं और आपको ईमेल कर देते हैं कि ये फ़लाँ डॉक्यूमेंट आपका आया है। तो इससे दूसरे लोग जो अमेरिका में रहते हैं उनको आपके साथ कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के एड्रेस पे आपको ख़त लिखे और वो पहुंचने में 2 हफ्ते लगे। तो इट इज़ गुड आइडिया टू हैव अ लोकल एड्रेस, फिज़िकल एड्रेस इन अमेरिका। और उसके अलावा कुछ आपने एनुअल रिटर्न्स भरनी होती हैं। टैक्स जब आप देने के काबिल हो जाएंगे तो आपको टैक्स फॉर्म भरना होता है, और वो टेक्निकल चीज़ होती है। आपको पता है पाकिस्तान में भी लोग जब जो फाइलर हैं जब टैक्स भरते हैं साल के एंड पे, तो किसी वकील की खिदमात हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उनको टेक्निकलिटीज़ का पता होता है और एरर कमिट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये बेहतर है कि आप किसी कंपनी की सर्विसेज हायर कर लें। ये एक पाकिस्तानी कंपनी है, इसका नाम है workhay.com। ये इन 4-5 कंट्रीज़ में सर्विस प्रोवाइड करती है, USA, UK, एस्तोनिया, जर्मनी, नीदरलैंड और टर्किया। तो मैंने USA सेलेक्ट किया हुआ है। नीचे आप यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें, यहाँ पे अपना नाम डालें, ईमेल एड्रेस डालें, फ़ोन नंबर डालें, कंट्री सेलेक्ट करें और नीचे साइन अप के ऊपर आप क्लिक कर दें। अच्छा जी, यहाँ आई वांट टू एस्टेब्लिश अ कंपनी इन द USA, ये पहले वाला जो चेक बॉक्स है इसको आपने क्लिक करना है। ये नीचे कुछ और ऑप्शन है कि ऑलरेडी आपकी कंपनी है और आप उसको किसी और सर्विस प्रोवाइडर से शिफ्ट करना चाहते हैं टू वर्क है की तरफ, यहाँ क्लिक करें। इन दैट केस
और अगर आप पूरा कंपनी खोलने की बजाय कोई एक सर्विस उनसे हायर करना चाहते हैं, लेट्स से कंपनी ऑलरेडी खुली हुई है, अब आप उनसे टैक्स फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, तो फिर ये वाली ऑप्शन है। ये उन्होंने कमिंग सून लिखा हो, यानी इंडिविजुअल सर्विस अभी ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ स्टार्ट द कंपनी फ्रॉम नाउ इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा जी, इसमें टाइप ऑफ कंपनी सेलेक्ट करें। ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, नीचे है जनरल कॉरपोरेशन, सी कॉर्प। ये कंपनीज जो उनका साइज़ बड़ा होता जाता है और किस तरह का बिज़नेस कर रही हैं और कितने उनके एम्प्लॉयज़ हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हुए ये 3 तरह की वहाँ कंपनी होती है। एक सी कॉरपोरेशन लिखा हुआ है, एक एस कॉरपोरेशन भी होती है, लेकिन हमारी चूँकि बिल्कुल इनिशियल कंपनी है छोटी सी, जिसमें कोई बंदा एम्प्लॉय नहीं होगा, आप खुद ही होंगे अकेले, लिहाजा आप LLC के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ कंपनी का नाम जो आपने सोचा हुआ है, मैंने यहाँ मीर साहब लिखा है, आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। नीचे आपकी एक्टिविटी का एरिया क्या है, आप क्या बिज़नेस करेंगे, तो ई कॉमर्स मैंने लिखा है, अमेज़ॉन सेलर उसको एक्सप्लेन कर दिया है। नीचे है कि किस स्टेट के अंदर आप रजिस्टर करना चाहते हैं। अगर तो आप अमेरिका में रह रहे हों तो फिर जहाँ आप रह रहे हों आपको वहीं पे रजिस्टर करना पड़ती है, लेकिन अगर आप बाहर के मुल्क में हैं एज ए फॉरेनर, नॉन रेजिडेंट बिजनेसमैन हैं, तो फिर आप किसी भी स्टेट में कर सकते हैं। अलबत्ता उसमें हर स्टेट के जो रूल रेगुलेशंस हैं वो डिफरेंट हैं। एक तो उनकी एनुअल टैक्सेस हैं, वो किसी के कम हैं, किसी का ज़ीरो है, किसी का ज़्यादा है, और दूसरा इनिशियल जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो भी वेरी करती है। यहाँ मैं आपको 3 मिसालें दूंगा, फिर उनमें से जो सबसे कम है वो हम चूज़ करेंगे क्योंकि वही रिकमेंड की जाती है। ये सबसे पहले मैंने डेलावेयर स्टेट सेलेक्ट की है, तो इसकी जो वन टाइम फॉर्मेशन फ़ी है वो $90 है, और उसके बाद $300 पर ईयर आपने फ्रेंचाइज टैक्स देना है। तो ये $300 पर ईयर काफ़ी ज़्यादा है, हम इसको चूज़ नहीं करेंगे। अगला देखते हैं, ये टेक्सास स्टेट है, इसके ऊपर वन टाइम फ़ी है जो आपने कंपनी रजिस्टर करवाते हुए देनी है, वो $300 है, लेकिन उसके बाद कोई एनुअल टैक्स वगैरह नहीं है। जो बड़े बिजनेसेस हैं जिनका काम अच्छा चल रहा होता है वो यहाँ रजिस्टर करना प्रेफर करते हैं कि एक दफ़ा दें और जान छुड़ा लें। और उसके बाद ये वायोमिंग स्टेट है, इसके ऊपर देखें कि इनिशियल फ़ी जो कंपनी फॉर्मेशन की है वो $100 है, और उसके बाद $60 पर ईयर उसके टैक्सेस हैं। तो हमें ये सूट करती है, हम इसी को सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू कर देंगे। या आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, अपना मोबाइल नंबर लिखें, किस मुल्क के रहने वाले हैं, नीचे अपना स्ट्रीट एड्रेस अपने घर का पाकिस्तान का लिख दें। ये उसने आपके सारे बायोडाटा की जो आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी है उसकी समरी पेश कर दी है। इसको गौर से देख लें, कोई गलती है तो बैक बटन प्रेस करके उसको करेक्ट कर दें और आगे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अच्छा जी, ये 3 पैकेजेस ऑफ़र करते हैं जिसमें सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो कम या ज़्यादा हैं। ये बेसिक पैकेज है, इसको स्टार्टर पैकेज कहते हैं। इसमें $249 इनकी अपनी फ़ीस होगी पर ईयर, और आगे स्टेट फ़ी जो भी आपने चूज़ किया। फॉर एग्जांपल हमने वायोमिंग चूज़ की है तो उसके टोटल जो अखराजात हैं वो $150 बनते हैं, तो ये $250 इनके होंगे। अब ये क्या क्या सर्विस आपको देंगे, कंपनी फॉर्मेशन, ठीक है जी, EIN एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेकर आपको देंगे, डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको स्कैन करके आपके पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। US में बैंक खोलने के लिए आपको हेल्प करेंगे, आपकी तरफ से एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे, और एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स $50, ये अगर आप इनके कस्टमर बन जाएंगे तो कहीं पे आपको छूट देते हैं $50 की, वो जब आप आगे इनके कैलकुलेट करेंगे टोटल जो चार्ज कर रहे हैं तो उसमें ये रिबेट दे देते हैं। रजिस्टर्ड एजेंट, ये एक बंदा मखसूस कर देते हैं अपनी कंपनी का जो आपके साथ इन टच रहता है, आप उसी को कॉल करते हैं, कोई क्यूरी हो तो उसकी एनुअल फ़ी चार्ज करते रहते हैं, फिर ये तो पर एनुअल होता है, पर एनम। बिज़नेस एड्रेस आपको प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस आएगी, उसके भी एनुअली कुछ चार्ज करते हैं। ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, कोई भी कंपनी जब बनती है तो उसके अपने रूल्स रेगुलेशन कवायद वगैरह, नज़्म ज़ब्त, कौन डिसिप्लिन का इंचार्ज होगा, कौन फाइनेंशियल इंचार्ज होगा, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, 8-10 पेजेस होते हैं इसके, तो ये आपके लिए वो बनाकर सबमिट करेंगे। और एक कंप्लायंस कैलेंडर आपको देंगे, इसका मतलब है कि आपके जो जो इवेंट आगे आने वाले होते हैं वो उस कैलेंडर पे इन्होंने मार्क किए होते हैं, आप उसको एक्सेस करके अपने पोर्टल में देख सकते हैं कि अगला इवेंट कौन सा है, आपने टैक्स फाइल करना है फ़लाँ डेट को रिटर्न भेजनी है, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये इनका नेक्स्ट पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज। इसमें ये फ़ीस इनकी $899 पर ईयर है, प्लस स्टेट फ़ी जो भी आपने चूज़ की हुई है। इसमें ऐड क्या हो जाएगा कि टैक्स रिटर्न आपके लिए भरेंगे।
और ITIN नंबर, इंडिविजुअल टैक्स पेयर नंबर भी आपका ये लेंगे, वहाँ से एक्वायर करेंगे। ये इनिशियली हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती एज LLC, जब आप नए सेलर के तौर पे अमेज़ॉन पे काम करते हैं। ये इसकी एक अर्निंग की लिमिट है, उसके बाद आपको टैक्स फाइल करना पड़ता है। मेरे ख्याल में वो $10,000 से ऊपर जब आपकी रेवेन्यू जनरेशन हो जाए तो फिर आपको ज़रूरत होती है, आप फिर अपग्रेड कर सकते हैं अपना पैकेज। और फ्रेंचाइज टैक्स फाइलिंग, यानी आपकी कंपनी अगर फ्रेंचाइज के लेवल पे आ गई है तो फिर आपको टैक्स फाइलिंग में भी ये हेल्प करेंगे। और इस प्लान में जो बेसिक प्लान है वो ऑफ कोर्स इंक्लूडेड है, वो सारी सर्विसेज शामिल होंगी। और ये इनका सबसे अप लेवल का एडवांस पैकेज है। इसमें $2400 पर साल पर ईयर आपसे लेंगे, प्लस स्टेट फ़ी जो आपने स्टेट सेलेक्ट की हुई है। इसमें ये बुक कीपिंग करेंगे एडिशनली, यानी आपका रजिस्टर खोलेंगे। जिस तरह आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनियों के यहाँ अकाउंटेंट बैठे होते हैं जो उनका एनुअल हिसाब किताब भी लिखते हैं, मंथली भी कुछ रिटर्न्स भरते हैं। तो ये मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट करेंगे जो कि रिक्वायर्ड होती हैं फिर बड़ी कंपनियों के लिए अपना टैक्स फाइल करने के लिए। और अप टू 600 ट्रांजैक्शंस पर ईयर ये अगर आपकी हैं तो इस पैकेज में शामिल हैं। इससे अगर ज़्यादा होंगी तो फिर में भी एक्स्ट्रा आपसे चार्जेस करें। और इस प्लान में भी स्टार्टर और स्टैंडर्ड प्लान की जो सर्विसेज है वो इंक्लूडेड है। तो अब आपने जो पैकेज हमने सेलेक्ट किया था बेसिक पैकेज, उसका इन्होंने पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करके बताया है कि पैकेज जो है वो 70,572 रुपये का है पर ईयर। और स्टेट फ़ी जो है 28,342 रुपये है। और स्टेट फ़ी पेमेंट कमीशन 1417 रुपये है। तो टोटल ये तकरीबन 1 लाख रुपये का पैकेज बन गया। ये बेसिक पैकेज अगर आप वायमिंग स्टेट में आपने चूज़ किया था तो 1 लाख रुपया आपको अप फ्रंट देना पड़ेगा। और नीचे पेमेंट की ऑप्शन दी हुई है, अपना कार्ड सेलेक्ट करें, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से इनको पेमेंट करेंगे तो ऑर्डर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो जनाब ये तो तरीका था एक पाकिस्तानी कंपनी की हेल्प से आप किस तरह LLC खोल सकते हैं अमेरिका में। और उसके चार्जेस आपने देखे कि तकरीबन 1 लाख रुपया आपको अप फ्रंट देना पड़ेगा। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि अमेरिकन कंपनी किस तरीके से LLC खोलती है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है और वो कितने चार्जेस लेते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक अमेरिकन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के थ्रू अगर हम LLC रजिस्टर कराएं तो वो क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र करते हैं और क्या उनके चार्जेस हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये अमेरिका में एक इस वक्त टॉप की कंपनी है जिसका नाम है नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट। ये सबसे अच्छी और मतलब चीप सर्विस प्रोवाइड कर रही है और इसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी मैंने देखी है नेट पे। तो आइए देखते हैं ये क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी, नॉर्थ वेस्ट इस कंपनी का नाम है और ये $29 में क्लेम करते हैं कि हम आपकी LLC फॉर्म कर देंगे। तो आप क्लिक करें गेट रजिस्टर्ड के ऊपर और ये इनका बेसिक पैकेज जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है ये आपको बता रहे हैं। LLC फॉर्मेशन सर्विस, रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस, लिमिट लाइफ टाइम कस्टमर सपोर्ट, फ्री एनुअल रिपोर्ट रिमाइंडर्स, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड। और बेसिक जो पैकेज है वो $29 का है और 11 डे प्रोसेसिंग जो है उसकी $90 फ़ीस है और टोटल पैकेज सिर्फ $119 का है। कंटिन्यू पे क्लिक करें।
व्हाट वुड यू लाइक योर LLC नेम टू बी। इधर आपने अपनी LLC का कंपनी का नाम लिखना है। बिज़नेस पर्पस में वो सजेस्ट कर रहा है कि यूज़ जेनेरिक बिज़नेस पर्पस। जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं उनका प्रिसाइज डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपके ऑर्डर की समरी है। बेसिक पैकेज, रजिस्टर्ड एजेंट की कोई फ़ीस नहीं, और 11 डे प्रोसेसिंग जो है $90 की, टोटल आपका $119 का हो गया। और इसमें स्टेट जो है पिछले पेज में मैं बताना भूल गया, वो वायोमिंग ही हमने सेलेक्ट की है। अच्छा जी, ये कह रहा है कि एड्रेस आपके बिज़नेस का क्या लिखा जाए उसके अंदर। तो इन्होंने रिकमेंड किया है कि आप रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस ही आप यूज़ करें, यानी कि जो इनकी कंपनी का एड्रेस है वहीं पर डॉक्यूमेंट आएंगे। और मेलिंग एड्रेस यू वांट ऑन रिकॉर्ड्स विद द स्टेट, वो भी इन्हीं का एड्रेस, आवर रजिस्टर्ड एड्रेस। अगर आप इधर अपना सिलेक्ट करेंगे कोई, तो फिर वो कहेगा कि आप टाइप करें। ये उन लोगों के लिए है जो अमेरिकन रेजिडेंट्स हैं और वो अपना एड्रेस यूज़ करना चाहते हैं जी। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। और मैनेजमेंट टाइप क्या है, आप जो खुद मेंबर हैं या कोई और साथ फैमिली मेंबर आपका शामिल है तो वो मैनेज करेंगे, या सेपरेट मैनेजर आपने रखा हुआ है। तो इधर हमने चूज़ करना है मेंबर मैनेज्ड। इसी तरह अगर यहाँ पे आप अपने साथ अपनी वाइफ को या अपने बेटे को शामिल करना चाहते हैं तो प्लस करके 2 नंबर हो जाएंगे ये फिर मेंबर्स के। और दूसरा जो मेंबर है वो भी आपके साथ को ओनर होगा कंपनी का। तो यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उसका फिर आपने लिख देना है। अच्छा, अब इनकी कंपनी के साथ अपना ईमेल अकाउंट रजिस्टर करें, ईमेल एड्रेस, ईमेल और नीचे पासवर्ड टाइप करें। आपका ऑर्डर टोटल वही चलता आ रहा है। कंटिन्यू पे क्लिक करें और अब आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, मेलिंग एड्रेस, सिटी, पोस्ट कोड, प्रोविंस, कंट्री, ये आप लिख दें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब ये कुछ ऑप्शनल आइटम्स कह रहा है कि टैक्स ID आप ने लेनी है या नहीं लेनी। ठीक है, अगर आप टैक्स ID सिलेक्ट करेंगे कि हाँ मुझे चाहिए, तो उसके आप देखें कि $200 इसने फिर ऐड कर दिए हैं। और अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑलरेडी है, यानी आप वहाँ के रेजिडेंट हैं, तो फिर आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑलरेडी होगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे कि येस आई हैव द सोशल सिक्योरिटी नंबर, तो फिर इसकी फ़ीस कम हो जाएगी। फिर उसने सिर्फ आपको टैक्स ID लेकर देनी है। तो जो रेजिडेंट्स वहाँ के होते हैं नॉर्मली उनके पास ये दोनों होती हैं, दे हैव द सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑल्सो एंड दे हैव द टैक्स ID ऑल्सो। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के भी इन्हें सेलेक्ट किया है कि टैक्स ID लेनी है। अदरवाइज़ इसकी भी शुरू में मैंने जैसा कि पहले पिछली वीडियो में बताया था ज़रूरत नहीं होती। तो इसको अगर हम अनचेक कर दें तो फिर हमारा जो बैलेंस है वही $119 ही रहेगा। अब ये पेमेंट के पेज पे आ गया है। इधर आप अपना कार्ड नंबर वगैरह डालेंगे तो आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी और आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद ये आपसे रब्ता करेंगे और मे बी आपका पासपोर्ट की कॉपी या CNIC की कॉपी मांगे और ये प्रोसेस आपका शुरू कर देंगे। अच्छा, अभी इन दोनों सर्विसेज का मैंने कंपैरिजन यहाँ शो किया है। ये पाकिस्तानी कंपनी है लेफ़्ट साइड पे और इधर अमेरिकन कंपनी है। पाकिस्तानी कंपनी ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा दे रही थी जो अमेरिकन कंपनी नहीं दे रही। EIN नंबर, एम्प्लॉयज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर या सोशल सिक्योरिटी नंबर भी इसको कहते हैं, और उसके बाद टैक्स ID और यहाँ पे US बैंक अकाउंट एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये 2 चीज़ें इन्होंने एक्स्ट्रा ऑफ़र की हैं जो उन्होंने नहीं की और वो उन्होंने ऑप्शनल पैकेज में रखी हुई। लेकिन हमें फ़ायदा है इन चीज़ों का, इनिशियली आपको ज़रूरत नहीं होती। तो जो बेयर मिनिमम पैकेज की ऑप्शन अगर अवेलेबल है एक अमेरिकन कंपनी से, तो हम उसी को अवेल करेंगे और इस वाले को ही प्रेफर करेंगे। तो जनाब ये था बड़ा सिंपल सा तरीका एक अमेरिकन कंपनी के थ्रू LLC रजिस्टर करने का। तरीका तो वही है जो पाकिस्तानी कंपनी के थ्रू था, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन मकसद ये था कि दोनों क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र करते हैं और उनके चार्जेस क्या हैं। तो मेरे ख्याल में अमेरिकन कंपनी जो है वो एक बेहतर ऑप्शन है। इसी के थ्रू हमें अपनी LLC रजिस्टर करवानी चाहिए। थैंक यू। जब हम अमेज़ॉन पे अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करने लगते हैं तो एक चीज़ वो पूछता है योर एक्सटर्नल ID ऑफ द प्रोडक्ट, और यहाँ ड्रॉप डाउन में देखें तो ये 4-5 चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। आसन नंबर, EAN, GTIN, MIN, SAN, UPC। आज मैं आपको बताऊँगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं और कहाँ से हासिल की जा सकती हैं।
The ASIN stands for Amazon Standard Identification Number. EAN stands for European Article Number. GTIN stands for Global Trade Identification Number. MINSAN is a ministerial product code that is issued to all the drugs related items. ये USA की एक बॉडी है जो ये इशू करती है. UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर. ये 5-4 इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो हर प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन इशू कर देती हैं. जब किसी ने ये चीज़ बेचनी हो तो वो इनके पास अप्रोच करता है, अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स बताता है कि ये क्या चीज़ है, मेक क्या है, इसका ओनर कौन है, और वो उनसे एक प्रोडक्ट कोड मिलता है जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर भी होता है और एक बार कोड भी होता है. फ़ायदा उसका ये होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब कोई आदमी कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है तो प्रिसाइज़ सर्च करने के लिए वो ये बार कोड नंबर स्कैन करता है, तो वो आइटम जहाँ जहाँ जिस स्टोर में अवेलेबल होगा वो लिस्टिंग उसके सामने आ जाती है. मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ. ये एक अमेरिकन बुक है, द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिकल हिटमैन. इसके ऊपर ये एक बार कोड लगा हुआ है जो कि इसने यूके में ये पब्लिश की है, तो वहाँ से इसने ये बार कोड हासिल किया है. मैं अपने मोबाइल की मदद से इसको स्कैन करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि क्या डिटेल्स वो सामने लाता है. ये अभी स्क्रीन पे आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन नज़र आ रही है और ये मेरे पास एक ऐप है जो QR कोड स्कैन करती है. इसकी मदद से मैं इस किताब से QR कोड स्कैन करूँगा. ये इसने इसका कोड स्कैन कर लिया है. 9781 से शुरू हो रहा है और 841 पे ख़त्म हो रहा है. अब मैं ये इसको क्लिक करूँगा वेब सर्च के ऊपर, तो ये देखें ये सारी डिटेल्स आ गई हैं. ये बुक का नाम आ रहा है द न्यू कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, पार्किन जॉन्स ने लिखी है और ये अमेज़ॉन स्टोर पे अवेलेबल है. उसके अलावा एबे बुक के ऊपर भी अवेलेबल है, उसकी प्राइस आ रही है, और बुक डिपॉजिटरी पे भी अवेलेबल है. तो दुनिया भर के मुख्तलिफ़ स्टोर्स जो हैं उन्होंने इसी IB जो इसका ISBN है उससे इसको सर्च करके बता दिया है. अब हर स्टोर के अंदर इसका अपना भी एक नंबर होगा, लिस्टिंग नंबर. जिस तरह के जब अमेज़ॉन पे मैं इसके ऑथर ने रजिस्टर किया होगा तो उसने उसको अमेज़ॉन का नंबर भी, जिसको आसिन कहते हैं, वो भी इशू किया होगा. अभी मैं आपको एक पाकिस्तानी बुक का बार कोड स्कैन करके दिखाऊँगा. ये एक बुक है उर्दू की जो पाकिस्तान में लाहौर में छपी हुई है और ये इसके पीछे एक ISBN नंबर और बार कोड लगा हुआ है. तो इसको स्कैन करके देखते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट आपको दिखाती है. ये इसका बार कोड स्कैन करके आ गया है. अब मैं मोबाइल के ऊपर वेब सर्च को क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये आ रहा है योर रिसर्च डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट्स. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पब्लिशर ने लगाया हुआ है ये हो सकता है ये अल-फैसल जो पब्लिशर्स हैं उनका इंटरनल नंबर हो. लिखा इन्होंने ISBN है लेकिन ये इंटरनेशनल नंबर नहीं है, ना ही ये इंटरनेशनल किसी डेटाबेस से रिकॉग्नाइज हो रहा है. लिहाजा ये ज़रूरी है कि जब आपने प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च करना हो तो किसी ऐसी बॉडी से लें जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो. जैसा कि ये एक अमेरिकन बॉडी है GS1 US. ये है तो प्राइवेट एक ऑर्गेनाइजेशन लेकिन ये काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है इंटरनेशनली और अमेज़ॉन के लोग अक्सर इससे अपना बार कोड ख़रीदते हैं. तो आइए इनके रेट्स देखते हैं कि क्या हैं. गेट अ सिंगल UPC बार कोड फॉर $30 ईच. और अगर आप बल्क में ख़रीदें तो इनके रेट्स हैं वो फिर कम होते जाते हैं. और जनरली आपको बार कोड अपने प्रोडक्ट की हर वेरिएशन के लिए सेपरेट चाहिए होता है. मिसाल के तौर पे आप एक शर्ट बेच रहे हैं जिसके 3 साइज़ हैं, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, तो आपको 3 बार कोड चाहिए होंगे. और अगर हर साइज़ के अंदर 3 कलर्स हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, तो 3 × 3 ये 9 बन जाएंगे. आपको 9 बार कोड चाहिए होंगे. सिमिलरली अमेज़ॉन में जब आप रजिस्टर करते हैं तो इस तरह की वेरिएशंस के लिए सेपरेट आसिन नंबर आपको असाइन किया जाता है. अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि क्या ये ज़रूरी है कि हम अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर रजिस्टर करते हुए एक बार कोड हमारे पास हो? जी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ये आप देखें स्क्रीन के ऊपर
एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप डाल देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अमेज़ॉन अपने आसन नंबर के साथ इस एक्सटर्नल आईडी को भी नथी कर देगा। तो गूगल पे कोई सर्च करेगा, पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा उस बार कोड के साथ जो उसकी किताब पे लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बुक दिखाई है जो इंग्लिश की बुक थी अमेरिकन की लिखी हुई, तो उस एक्सटर्नल आईडी के तहत उसने सर्च करके बताया कि फ़लाँ स्टोर के ऊपर ये बुक पड़ी हुई है। और जब आप अमेज़ॉन पे ख़रीदने जाएंगे तो वो उसी एक्सटर्नल आईडी से लिंक करके जो आसन नंबर है वहाँ पे आपको ले जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर बाहर से कोई सर्च करके आपके पास नहीं आ सकेगा, वो अमेज़ॉन स्टोर पे आके ही उसको सर्च करना पड़ेगा। ये एक उसकी डिसएडवांटेज हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अभी देखें, ये मैं आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट आईडी, इस पर क्लिक करूँगा तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप नेक्स्ट बटन पे कंटिन्यू करें तो अगले पेज पे जाके वो आपको कहेगा कि आप अप्लाई करें फॉर एग्जेम्पशन ऑफ GTIN, यानी ग्लोबल ट्रेड इंडेक्स नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो आपको एग्जेम्पशन दे देते हैं और आप अपना प्रोडक्ट एक्सटर्नल आईडी के बगैर भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो प्रोडक्ट कोड्स हैं उनकी समझ आ गई होगी, और अगर ख़रीदना हो तो कहाँ से ख़रीदना चाहिए उसका भी पता चल गया होगा। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करने लगते हैं तो दो ऑप्शंस आपके पास आती हैं। एक ये होती है कि आई वांट टू सेल अ प्रोडक्ट ऑलरेडी बीइंग सोल्ड एट अमेज़ॉन। इस तरीके को मी टू भी कहते हैं, यानी कोई और बंदा बेच रहा है उसके ऊपर उंगली रख के आप कह देते हैं कि मी टू, मैं भी ये बेचना चाहता हूँ। तो उस सूरत में थोड़ी सी डिटेल्स आपको भरनी पड़ती हैं जो कि प्राइस की इन्फॉर्मेशन के बारे में होती हैं मेनली, और बाकी सारी जो डिटेल्स हैं, इमेजेस और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की डिटेल्स, बुलेट पॉइंट्स, वो सारे के सारे अमेज़ॉन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लिस्टिंग है वहीं से ले लेता है। आज मैं आपको बताऊंगा जो दूसरा तरीका है जिसमें प्राइवेट लेबल के तहत आप अपना प्रोडक्ट ऐड करते हैं, और जो सेकंड ऑप्शन थी उस पेज पे, दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट बीइंग सोल्ड एट अमेज़ॉन। तो उस सूरत में आपके सामने फिर काफ़ी सारे टैब्स खुल जाते हैं जिनके अंदर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपने ख़ुद फीड करनी होती है। इस वक्त स्क्रीन पे आपको ये पेज नज़र आ रहा है, इसके ऊपर है प्रोडक्ट आइडेंटिटी, वाइटल इन्फॉर्मेशन, ऑफ़र, प्रोडक्ट डिटेल्स, वेरिएशन, सेफ्टी कंप्लायंस, इमेजेस और शिपिंग इन्फॉर्मेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के लिए अमेज़ॉन ने गाइडलाइंस इशू की हुई हैं। अक्सर लोग जो न अनजाने में भरते हैं वो उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। उसका नुकसान क्या होता है कि कोई कस्टमर आके ढूंढता है अपनी ख़रीदने वाली चीज़ को जो उसने ख़रीदनी है, तो आपका प्रोडक्ट उभर के सामने फ्रंट पेज पे नहीं आता, क्योंकि आपने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जो अमेज़ॉन का जो इंटरनल सर्च इंजन है वो जिसको फॉलो करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन गाइडलाइंस का बताऊंगा ताकि इसको आप अच्छी तरह समझ लें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली हम एक प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करेंगे। आइए देखते हैं कि ये गाइडलाइंस क्या है। ये सबसे पहले आता है टाइटल, इस प्रोडक्ट का टाइटल क्या होगा, और नीचे एक पिक्चर लगी हुई है जो एक्चुअल अमेज़ॉन के पेज से है। ये ऊपर जो बोल्ड में लिखा हुआ है कार वैनिटी मिरर विद LED लाइट ब्लैक रेक्टेंगुलर, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये टाइटल कहलाती है। इसके बारे में अमेज़ॉन के क्या गाइडलाइंस हैं वो देखते हैं। सबसे पहला ये है कि कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। ठीक है जी, हर लफ्ज़ का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटलाइज होना चाहिए, यानी कैपिटल होना चाहिए। डू नॉट कैपिटलाइज कंजंक्शंस एंड और फॉर आर्टिकल्स द ए एन और prepositions with fewer than 5 letters, यानी कि in and over with। ये छोटे छोटे जो ज्वाइन करने वाले लेटर्स आते हैं, ये जो मिसालें दी हुई हैं एंड और फॉर देन ए एन, इनको कैपिटलाइज नहीं, इनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज नहीं करना। अलबत्ता अगर कोई ऐसा preposition हो जिसके जो नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं 5 या उससे ज़्यादा हों, तो फिर उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटलाइज करना चाहिए। नंबर 3 है यूज़ न्यूमरल्स
यानी कि अगर आपने 2 लिखना है तो 2 का हिंसा लिखें, TWO2 ना लिखें। नेक्स्ट है स्टेट द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ बंडल्ड प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल पैक ऑफ 10। मिसाल के तौर पे मैं एक लेदर वैलेट बेच रहा हूँ, मेंस लेदर वैलेट, और उसके साथ एक की चेन भी इंक्लूडेड है उस पैकेट के अंदर, तो ये मेंशन होना चाहिए कि द पैकेट विल इंक्लूड 2 आइटम्स। कीप द टाइटल अंडर 200 कैरेक्टर्स बट मेक श्योर टू इंक्लूड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो इस टाइटल के अंदर शामिल होनी चाहिए, सिर्फ उसका नाम नहीं होना। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लेंथ की लिमिट है वो 200 कैरेक्टर्स है। अब आप गौर करें कि अगर 2 वर्ड्स हैं, मिसाल के तौर पे फर्स्ट लेटर, तो इसमें FIRST फर्स्ट जो है ये 5 लेटर हैं, और बीच में जो स्पेस है वो भी 1 लेटर है, और फिर अगले वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं, तो जितनी बीच में आप स्पेसेस डालते हैं 2 वर्ड्स के, वो भी एक कैरेक्टर काउंट होता है। यूज़ ओनली स्टैंडर्ड टेक्स्ट सिंस स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स लाइक कंपनी का C साइन जो है विल नॉट डिस्प्ले इन द टाइटल। ठीक है जी, जो कीबोर्ड के ऊपर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, रेड साइन या C साइन या इस तरह के और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे। ये आगे कंटिन्यूड है अभी टाइटल के बारे में। नेक्स्ट है डू नॉट इंक्लूड प्राइस एंड क्वांटिटी। इस जगह पे प्राइस और क्वांटिटी शो नहीं करनी, क्योंकि उसके लिए सेपरेट एक टैब बना हुआ है। डू नॉट यूज़ ऑल कैप्स, यानी कि कैपिटल लेटर में सारा कुछ टाइप नहीं करना। डू नॉट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ और योर कंपनी। इफ़ यू ओन द कंपनी, इफ़ यू ओन द ब्रांड, यू पुट ब्रांड इंफॉर्मेशन इन द ब्रांड फील्ड। आगे एक ब्रांड का फील्ड है, अगर आपका अपना ब्रांड है तो आप वहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। डू नॉट इंक्लूड प्रमोशनल मैसेजेस लाइक सेल और फ्री शिपिंग। यूज़ योर सेलर नेम एज द ब्रांड और मैन्युफैक्चरर ओनली इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ अ प्राइवेट लेबल। तो हमारा जो कि प्राइवेट लेबल है तो सेलर का नाम वहाँ पे आ सकता है। डू नॉट इंक्लूड सब्जेक्टिव कमेंट्री सच एज हॉट आइटम और बेस्ट सेलर। अब आते हैं कि जहाँ पे ब्रांड लिखा होता है उसमें क्या लिखना चाहिए। ये सबसे नीचे आप देख लें, ब्रांड नेम में यहाँ इस वक्त जेनेरिक सिलेक्ट है, तो इसके बारे में क्या गाइडलाइंस हैं देखते हैं। इट इज़ अ यूनिक एंड आइडेंटिफाइएबल सिंबल, एसोसिएशन, नेम और ट्रेडमार्क विच सर्व्स टू डिफरेंशिएट कंपीटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल मैं एक वैनिटी मिरर बेच रहा हूँ, उसी शक्ल के चाइना में उसी बंदे के बनाए हुए वैनिटी मिरर कोई और भी बेच रहा होगा, लेकिन उसका ब्रांड नेम डिफरेंट होगा। नंबर 2, अ नेम यूज्ड टू डिस्टिंग्विश वन प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कंपेटिटर्स दैट कैन अप्लाई टू अ सिंगल प्रोडक्ट, एन एंटायर प्रोडक्ट लाइन और अ कंपनी। ये समझना ज़रूरी है कि मैं ब्रांड नेम जो है वो अपनी पूरी शॉप का भी रख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी शॉप का नाम है मीर साहब और उसका ब्रांड नेम मैंने मीर साहब रख लिया। अब उसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट मैं उसी ब्रांड नेम के साथ बेच सकता हूँ और उन पर प्रिंट करवा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आदमियों के वैलेट्स भी उस पर बेच सकता हूँ, लेदर की बेल्ट्स भी बेच सकता हूँ, ये एक डिफरेंट कैटेगरी से हैं, उनके ऊपर भी मीर साहब लिखा हो सकता है। उसके अलावा मैं कार के जो इंटीरियर डेकोरेशन के पार्ट्स हैं वो भी बेच सकता हूँ और उसके ऊपर भी मीर साहब लिखा हो सकता है, सेम ब्रांड। और दूसरी मिसाल ये है कि मैं दुकान का नाम तो मीर साहब है, उसमें से अंदर एक जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो मीर साहब के ब्रांड के नाम के साथ बेच रहा हूँ और जो गाड़ियों के पार्ट्स हैं वो मैं हाईटेक के ब्रांड के नाम से बेच सकता हूँ। दिस इज़ पॉसिबल। लेकिन इस सूरत में मुझे 2 ब्रांड नेम रजिस्टर करवाने पड़ेंगे और उनका सिविल में भी आउट ऑफ अमेज़ॉन जहाँ पे आप रजिस्टर करवाते हैं अपने ब्रांड नेम को, वो भी आपको करवाना पड़ेगा और उसका सेपरेट खर्चा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इट्स अ नेम और सिंबल यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ सेलर्स गुड और सर्विसेज एंड टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ द कंपेटिटर्स। फॉर एग्जांपल सोनी केयर एक ब्रांड है। इफ़ यू चूज़ प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम तो फिर जेनेरिक विल बी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरर की इन्फॉर्मेशन आपने इसमें क्या लिखना चाहिए, ये इस पेज पे तस्वीर में देखें, सबसे आखिरी कॉलम में मैन्युफैक्चरर है और ये वाइटल इन्फॉर्मेशन वाले टैब के अंदर है। इसके बारे में क्या गाइडलाइन है। अ बिजनेस एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, यानी जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, जिसने ये बनाया है। एनीवन हु मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल फिलिप्स, अगर मैं
फ़िलिप्स से अथॉरिटी लेके फ़िलिप्स का कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो फिर इस कॉलम में मैं फ़िलिप्स लिखूंगा। इस सूरत में मैं होल सेल के तौर पे इसको बेच रहा हूँ इस प्रोडक्ट को। डू नॉट यूज़ योर सेलर नेम एज द ब्रांड और मैन्युफैक्चरर। मीर साहब का नाम जो है मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप का नाम है वो नहीं लिखना। हाँ, उसके लिए एक एक्सेप्शन है, यू कैन यूज़ द सेलर नेम इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ अ प्राइवेट लेबल। तो हमारे केस में चूँकि हम प्राइवेट लेबल ही का कोर्स कर रहे हैं, मोस्टली हमने प्राइवेट लेबल के तहत ही प्रोडक्ट बेचने हैं, तो हम मैन्युफैक्चरर की जगह पे भी अपना जो हमने बिज़नेस का नाम या अपना ब्रांड नेम सोचा हुआ है तो वही मैन्युफैक्चरर की जगह कॉलम में वो चीज़ लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक कॉलम आता है की फ़ीचर्स का। ये देखें यहाँ पे आपको, यानी कि जो की फ़ीचर्स होते हैं बुलेट पॉइंट्स। तो इस तस्वीर में जो सेकंड आपका है हेडिंग बुलेट पॉइंट, उसमें आप बुलेट पॉइंट लिखेंगे और नीचे उसके ऐड मोर करते जाएंगे और ये मैक्सिमम आप 5 लिख सकते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स में जो कुछ लिखना है उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं वो देखते हैं। हाईलाइट द टॉप 5 फीचर्स दैट यू वांट कस्टमर्स टू कंसिडर। फॉर एग्जांपल उसकी डायमेंशंस क्या हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, एज अप्रोप्रिएटनेस, कि वो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो छोटे बच्चों के लिए है तो आप लिख सकते हैं फॉर किड्स अप टू 5 years ऑफ एज। कंट्री ऑफ ओरिजिन, कि वो कहाँ का बना हुआ है, मसलन मेड इन चाइना आप लिख सकते हैं। वारंटी इन्फॉर्मेशन, अगर वो 1 साल वारंटी है या 6 महीने वारंटी है वो यहाँ पे लिखी जा सकती है बुलेट पॉइंट्स के अंदर। नंबर 2 है बिगिन ईच बुलेट पॉइंट विद अ कैपिटल लेटर, राइट इन फ्रेगमेंट्स एंड डू नॉट इंक्लूड एंडिंग पंक्चुएशंस, यानी फुल स्टॉप्स वगैरह बीच में नहीं आपने डालने, थोड़ा सा स्पेस दे के अगला बुलेट आपने लिखना शुरू कर देना है। यानी एक ही बुलेट के अंदर अगर मल्टीपल पॉइंट्स हैं तो थोड़ा स्पेस दे के नेक्स्ट पॉइंट लिख देना है आपने, फुल स्टॉप और कॉमास नहीं डालने। राइट ऑल नंबर्स एज न्यूमरल्स, कहीं अगर फिगर आता है मसलन 10 का फिगर आपने लिखना है तो 10 आपने लिखना है 10, TEN 10 नहीं लिखना। सेपरेट फ्रेजेस इन वन बुलेट विद सेमी कोलन, अगर एक ही बुलेट चल रही है और उसके अंदर जिस तरह आपको लगता है कि 2 फ्रेजेस आ गए हैं तो फुल स्टॉप शुरू में इसने पहले बताया है कि नहीं डालना, उसकी बजाय आप सेपरेट करेंगे सेमी कोलन से, ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है जी। नेक्स्ट की फीचर बुलेट पॉइंट के बारे में है स्पेल आउट मेजरमेंट्स सच एज क्वार्ट, इंच और फीट, यानी मेजरमेंट किस चीज़ में है, इंचों में है, सेंटीमीटर्स में है, ये मेंशन होना चाहिए। डू नॉट यूज़ हाइफन्स, सिम्बल्स, पीरियड्स और एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स, ये कीबोर्ड के ऊपर कुछ करैक्टर्स होते हैं, ये इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। डू नॉट एंटर कंपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, दिस सेक्शन इज़ फॉर द प्रोडक्ट फीचर्स ओनली, कंपनी की इन्फॉर्मेशन सेपरेटली किसी और टैब के अंदर आप डालेंगे। डू नॉट इंक्लूड प्रमोशनल एंड प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, प्रमोशनल मैसेज क्या होता है कि सेल लगी हुई है, फॉर एग्जांपल सेल नहीं लिखना, ठीक है। प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट टैब है जिसमें आप डालेंगे प्राइस इन्फॉर्मेशन। डू नॉट इंक्लूड शिपिंग और कंपनी इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये वाइटल इन्फॉर्मेशन के टैब के अंदर पहला जो आपको हेडिंग नज़र आ रही है वो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसकी क्या गाइडलाइंस हैं? Describe the major product features such as size, style and what the product can be used for. Include accurate dimensions, care instructions and warranty information. Use correct grammar, punctuation and complete sentences. Do not include any of the following type of information अंडर दिस हेडिंग। सेलर नेम नहीं होना चाहिए, ईमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए, वेबसाइट का URL नहीं होनी चाहिए, कंपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं यहाँ पे होनी चाहिए, डिटेल्स अबाउट अनदर प्रोडक्ट दैट यू सेल वो यहाँ पे जिक्र नहीं होना चाहिए, प्रमोशनल लैंग्वेज सच एज सेल और फ्री शिपिंग एक्सेट्रा ये भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब आते हैं जी सबसे अहम फीचर की तरफ जो कि है इमेजेस। यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका मेन इमेज सबसे पहले उसके नीचे मेन लिखा हुआ है, ये मेन इमेज आ जाएगा और उसके बाद बाकी के इमेजेस आ जाएंगे। इसके बारे में क्या गाइडलाइंस हैं? हैव अ प्योर वाइट बैकग्राउंड, ये स्पेशल इमेजेस होते हैं जो अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है। उसके जनरली कुछ इमेजेस आपको जो सप्लायर है वहाँ से भी मिल जाते हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट पूरी ना करते हो। इन दैट केस आपको खुद अपने इमेजेस शूट करने पड़ेंगे या किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से वो बनवाने पड़ेंगे। तो क्या गाइडलाइन है कि वो प्योर वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए पीछे। हैव एटलीस्ट 1000 DPI
उसकी जो रेजोल्यूशन है, सो दैट इट वॉन्ट टर्न फजी व्हेन कस्टमर जूम इन ऑन योर इमेज, हेजी ना हो जाए जब जूम करें तो। शो द एंटायर प्रोडक्ट एंड हैव द प्रोडक्ट ऑक्यूपाई एटलीस्ट 80% ऑफ द इमेज एरिया। जो आपका प्रोडक्ट है उसके ना तो बहुत नज़दीक से तस्वीर उतारनी है कि पूरा जो फ्रेम है प्रोडक्ट से भर जाए, और ना बहुत दूर से उतारनी है। गाइडलाइन इज़ कि 80% ऑफ द टोटल एरिया जो तस्वीर में नज़र आ रहा है वो प्रोडक्ट होना चाहिए रीज़नेबली लार्ज, और बाकी 20% उसके इर्द गिर्द जगह खाली होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंक्लूड ओनली व्हाट द कस्टमर विल रिसीव। कोई ऐसी चीज़ आपने नहीं उसमें शो करनी जो कस्टमर को मिलनी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैमरा शो कर रहा हूँ जिसके साथ एक केस मिलना है और साथ मैंने चार्जर की तस्वीर भी लगाई हुई है, बट एक्चुअली चार्जर आजकल आपको पता कैमरे के साथ नहीं होता, तो लिहाजा जो चीज़ कस्टमर को मिलनी है सिर्फ वो तस्वीरों में नज़र आना चाहिए। तो ये थी वो गाइडलाइंस जो मैंने सोचा कि पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं और उसके बाद हम एक्चुअल लिस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में करना सीखेंगे। अब इसका तरीका क्या होगा, ये तो बड़ी लंबी एक लिस्ट है, आपको याद नहीं रहेगी, तो आप ये गाइडलाइंस प्रिंट करके अपने पास एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रख लेते हैं। ये अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल के अंदर से ही जो हेल्प है ना, वहाँ पे आप जब टाइप करेंगे कि गाइडलाइंस फॉर प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, तो वो एक PDF की फॉर्म में पेज मिल जाता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको प्रिंट कर लें और जब अपना प्रोडक्ट लिस्ट करने लगे तो हर कॉलम के बारे में जो गाइडलाइंस है वो आप उसके मुताबिक वो टाइप करें। बल्कि मैंने आपको बताया था कि इसका सही तरीका ये है कि आप वर्ड के अंदर अपने प्रोडक्ट के बारे में ये सारी जो कॉलम्स हैं ऑलरेडी आप फिल कर लेते हैं, और जब खोलते हैं वो फिर टैब एक्चुअली तो कॉपी पेस्ट उसको करते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट लिस्ट करना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त alibaba.com दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन होलसेल मार्केट बन चुकी है। यहाँ पे आप ना सिर्फ चाइनीज़ सप्लायर से माल ख़रीद सकते हैं बल्कि दुनिया भर के ममालिक से आए हुए सेलर्स यहाँ पे अपना सामान बेच रहे हैं, और आप जिस मुल्क का सामान चाहें अपनी पसंदीदा रेट्स पर ख़रीद सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के रिटेल सेलर्स के लिए अलीबाबा एक सबसे बेहतरीन मार्केट चॉइस बन चुकी है। और इस पॉपुलैरिटी की वजह कुछ और एक्स्ट्रा फ़ीचर्स भी हैं जो अलीबाबा ने आपके लिए मुतारफ़ करवाए हुए हैं। तो ये सारे फ़ीचर्स तफसील से जानने के लिए आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस वक्त हम अलीबाबा के ऊपर लॉगिन कर चुके हैं, और आप लोगों ने भी जब अलीबाबा फर्स्ट टाइम आना है तो अपने ईमेल एड्रेस के साथ अकाउंट बना के इसमें लॉगिन कर लेना है। तो अभी मैं आपको इस इंटरफेस के बारे में थोड़ा तारुफ़ करवाता हूँ। ये सबसे ऊपर कैटेगरीज़ हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अमेज़ॉन पे होती हैं कि सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैटेगराइज़ किए हुए हैं, जिस कैटेगरी में आप जाके ढूंढना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मेरी अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, और इसमें अकाउंट पे क्लिक करके आप अकाउंट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मसलन अगर आपने अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना है या टेलीफोन नंबर चेंज करना है तो वो भी यहाँ से किया जा सकता है। उसके बाद ये मैसेजिंग सेंटर है, ये इनका बिल्ट इन एक मैसेंजर है अलीबाबा का। जब आप कम्युनिकेट करेंगे विद सप्लायर या मैन्युफैक्चरर तो हमेशा इसके थ्रू करना है, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड आपके अकाउंट के अगेंस्ट अलीबाबा पे सेव रहता है, और इसकी बाद में ज़रूरत कभी पड़ सकती है जब आपके और सप्लायर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो अलीबाबा उसको रिज़ॉल्व करने में फिर मदद कर सकता है। ये है ट्रेड एश्योरेंस, इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है। यह आपकी शॉपिंग कार्ट है, इसमें जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो नज़र आ जाता है बिल्कुल वैसे जैसे कि अमेज़ॉन पे नज़र आता है। ये हेल्प सेंटर है फॉर बायर्स एंड फॉर सप्लायर्स। अभी तो आप बायर के तौर पे लॉगिन किए हैं, अगर आप सप्लायर बनना चाहते हैं यानी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक हैं और आप अपने प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करना चाहते हैं तो फिर आप सप्लायर के अकाउंट से लॉगिन करेंगे और उनके साथ कम्युनिकेट करके अपना स्टोर यहाँ पे खोल सकते हैं।
और बहुत सारे पाकिस्तानी लोग भी यहाँ पे सेल करते हैं। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर किसी भी मुल्क के सप्लायर जो हैं वो आके बेच सकते हैं। ओपन ए केस का मतलब ये है कि आपका कोई डिस्प्यूट अगर चल पड़े किसी मैन्युफैक्चरर के साथ, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसकी तफसीलात बता के आगे केस चला सकते हैं। रिपोर्ट IPR इन्फ्रिंजमेंट, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन्फ्रिंजमेंट, यानी आपका कोई पर्सनल था लोगो वगैरह या ब्रांड नेम और किसी ने वो प्रिंट करवा लिया है किसी और ने, तो आपका झगड़ा चल पड़ा है तो आप उसको भी रिज़ॉल्व करवा सकते हैं। कोई और एब्यूज़ किसी के साथ आपका सप्लायर ने को मिसबिहेव किया है, सही ट्रीट नहीं किया, वादे की पासदारी नहीं की, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लैंग्वेज और करेंसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल US डॉलर सेलेक्ट है। ये शिप टू, यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल चूँकि हमने अमेज़ॉन सामान भिजवाना है तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है और ऑटोमेटिकली उसने कंट्री का जो करेंसी है वो भी सिलेक्ट की हुई है। तो आप इसको अगर पाकिस्तान को चीज़ मंगवाना चाहें तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, तो फिर सारी जो प्राइसेस हैं वो पाकिस्तानी रुपीज़ में आनी शुरू हो जाएंगी। ये मोर के ऊपर क्लिक करें तो बायर सेंट्रल है, ठीक है। ब्लॉग यानी कि मुख्तलिफ़ राइटअप्स होंगे, मुख्तलिफ़ लोगों ने एजुकेशन के लिए यहाँ पे चीज़ें लिखी होंगी। ट्रेड एश्योरेंस ये ऑफ़र करता है अलीबाबा आपको, इसके बारे में भी मैं आगे बाद में आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या होता है और इसको कैसे अवेल करना है। प्रोडक्ट मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन, ये भी एक सर्विस है अमेज़ॉन की, ये बाद में मैं आपको बताता हूँ। बाकी सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज भी ऑफ़र करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ हैं जो चाइना से सामान अमेरिका भिजवाती हैं उनको भी आप इनके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। और सेल ऑन alibaba.com फॉर ग्लोबल सप्लायर्स, यानी कि जो चाइना से बाहर के हैं, फॉर चाइनीज़ सप्लायर। और पार्टनर प्रोग्राम, इनके साथ वेबसाइट के साथ मिल के आप इश्तहार वगैरह चलाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम दूसरी लाइन पे आते हैं। यहाँ पे आप देखें ये एक सर्च बार बनी हुई है, इसमें जो प्रोडक्ट आपको ढूंढना है उसका नाम डिस्क्राइब करें तो ये सर्च करके अप्रॉक्सीमेट जो उसको समझ आएगी वो आपको डिस्प्ले करेगा। और यही चीज़ आप पिक्चर अपलोड करके भी कर सकते हैं। अगर आपके पास उस प्रोडक्ट की पिक्चर है उसको अपलोड करें तो ये उसको ढूंढ के ले आएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का भी एक टैब है। अगर आपने मैन्युफैक्चरर का नाम आपको पता है, उनको ढूंढना है, तो इसको क्लिक करें तो नीचे अब सारे मैन्युफैक्चरर यानी कि वो कंपनीज़ और फैक्ट्रीज़ के नाम आ जाएंगे। ये देखें, ये कंपनी का नाम आ गया और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स आ गई। तो उस कंपनी पे क्लिक करें तो आप उसको ढूंढ सकते हैं। वापस हम ऊपर चलते हैं और प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि एक्चुअली मैं आपको सर्च करके दिखाऊं, मैं बाकी की सारी चीज़ें आपको बता देना चाहता हूं। ये है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अलीबाबा के साथ आपका एक डायलॉग खुल जाएगा और वो आपको कहता है कि आप बताएं आप क्या ढूंढना चाहते हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। यहाँ पे आप वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करें। अपलोड सोर्सिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास वर्ड का डॉक्यूमेंट बना हुआ है और उसमें तस्वीरें भी लगी हुई हैं और डिटेल आपने पहले से बनाई हुई है कि आपको क्या चाहिए, क्या डायमेंशंस चाहिए, कोई डिज़ाइन है वो उसकी तस्वीर लगी हो, उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये फिर अलीबाबा जितने भी मैन्युफैक्चरर्स इस तरह की चीज़ बनाते होंगे उनको इकट्ठा एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेज देता है और वो 4-5 हो सकता है ऐसे हों जो इंटरेस्टेड हों ये सर्विस आपको प्रोवाइड करने में। तो वो फिर आपके इनबॉक्स में उनकी तरफ से मैसेज आ जाता है, आप उनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं मैसेंजर के थ्रू और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आपको कोटेशंस देते हैं और जिसके साथ आप प्रोसीड करना चाहें आगे मज़ीद प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरह कंबाइन जो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं फॉर कोटेशन, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है। अगर यहाँ पे आगे आप प्रोडक्ट सर्च करें और फिर एक बंदे को आप सारी कहानी बना के भेजें मुझे ये चाहिए, फिर दूसरा किसी और कंपनी को ढूंढें जो वही चीज़ बना रही हो, तो नेचुरली आपका टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो है ये सबसे
एफिशिएंट तरीका है कि आप इस पे आएँ, अपनी कोटेशन डालें और लेट अलीबाबा सेंड दैट रिक्वेस्ट टू डिफरेंट वेंडर्स। अच्छा, ये फिर एक है रेडी टू शिप। ये टाइप ऑफ एक कैटेगरी समझ लें प्रोडक्ट्स की है या सप्लायर की है कि वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो स्टैंडर्ड हैं, उसके अंदर आप वेरिएशन ज़्यादा नहीं करवा सकते और वो रेडी पड़ी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैक्ट्री है जो लेदर के गुड्स बनाती है, डिफरेंट स्टाइल के वैलेट्स बनाते हैं, उन्होंने प्राइस भी फ़िक्स की हुई है और डिज़ाइन भी फ़िक्स है। तो आपको वो ऑल्ट्रेशन अगर कहेंगे नहीं मैंने ये नए सिरे से चीज़ बनवानी है तो वो नहीं बनाएंगे। वो मैक्सिमम क्या करते हैं कि आपका लोगो उसके ऊपर प्रिंट कर देंगे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये चीज़ें जल्दी डिलीवर हो जाती हैं, आपको ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं करनी पड़ती और आपको बार बार सैंपल नहीं मंगवाने पड़ते। और वो फैक्ट्री चूँकि मुसलसल वो चीज़ें बना रही है लाखों की तादाद में, तो वो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ का भी इशू नहीं होता। वो स्टैंडर्ड चीज़ें बनाई जा रही है और ये नॉर्मली विद इन अ वीक और 2 वीक्स आपकी चीज़ जो है वो शिप कर देते हैं। तो ये रेडी टू शिप चीज़ें नॉर्मली हमने जो कुछ ख़रीदना है वो इसी कैटेगरी में हुआ करेगा। फिर ये लॉजिस्टिक सर्विसेज भी अलीबाबा प्रोवाइड करता है। वैसे तो जब आप ऑर्डर देते हैं तो उसके अंदर ही आप उसको कह दें कि मुझे डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस चाहिए, उसको कहते हैं DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड। ये एक टर्म यूज़ होती है इंटरनेशनल बिज़नेस के अंदर। तो वो कोड कर देता है अपनी कोटेशन के अंदर ही कि आपकी जो आइटम्स हैं उनकी प्राइस ये होगी और शिपमेंट बाय एयर उसकी प्राइस ये होगी, शिपमेंट बाय शिप की बाय सी की ये प्राइस होगी। लेकिन आप उसको फर्दर क्रॉस चेक करना चाहें, ज़्यादा तो नहीं लगा रहा, तो आप इधर आके भी इसको क्लिक करें तो काफ़ी सारी सर्विसेज जो अलीबाबा के साथ एसोसिएट हैं उनके नाम आ जाते हैं। उनमें से किसी को क्लिक करके और उनको आप अपनी रिक्वेस्ट डाल दें, उस पर तफसील लिखें कि मेरे 3 पैकेट हैं, हर एक की डायमेंशन ये है, वेट इतना है, चाइना की फ़लाँ फैक्ट्री से उसको पिक करना है और अमेरिका के फ़लाँ वेयर हाउस में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में ये पहुँचाना है, तो इसके डोर टू डोर चार्जेस क्या होंगे। तो आप इस तरीके से भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आपकी मर्ज़ी है कि इनको ज़िम्मेदारी लगा दें लॉजिस्टिक सर्विस वालों को, तो ये उस फैक्ट्री से ख़ुद उठा लेंगे जाके और आगे सारा काम ये ख़ुद संभालेंगे। अच्छा, इसमें जब आप DDP कराएं, जो मैंने टर्म यूज़ की है डिलीवरी ड्यूटी पेड, इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर है उसकी ज़िम्मेदारी होती है सारी लॉजिस्टिक संभालना और रिसीविंग एंड पे कोई कस्टम की अगर फॉर्मेलिटीज़ हो वो पूरा करना, और बाय सी अगर भिजवाया है तो समंदर से जहाज़ से जब चीज़ ऑफलोड होगी आगे फिर बाय लैंड ज़ाहिर है वो कहीं ट्रक पे जानी होगी जिस शहर जिस स्टेट में भी जानी है, तो वो सारा कुछ उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चरर टिल अमेज़ॉन वेयर हाउस वो सारा काम ये सर्विस वाले प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अभी हम नीचे आ जाते हैं पेज के बिल्कुल बॉटम पे, कुछ सर्विसेज वहाँ पे हैं। ये देखें, यह है सप्लायर्स बाय कंट्री और रीजन। ये इन मुल्कों के सप्लायर यहाँ पे बेच रहे हैं अपने आइटम्स। तो आप अगर पर्टिकुलरली किसी कंट्री का मेक चाहते हों तो यहाँ उस कंट्री को क्लिक कर लें, फिर जितनी चीज़ें ऊपर नज़र आएंगी वो उस कंट्री की नज़र आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पाकिस्तान को ढूंढता हूँ, ये पाकिस्तान आ गया, मैं इसको क्लिक कर लिया तो अब पाकिस्तानी जितने मैन्युफैक्चरर हैं उनके एड्स यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं, ये उनके कस्टमर हैं उनके। अब मैं ऊपर अगर सर्च करूँगा मसलन लेदर वैलेट्स या लेदर गुड्स करता हूँ तो जितनी कंपनियाँ हैं जो लेदर के गुड्स बनाती हैं वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। तो एक आइडिया ये भी है कि आप कोई अगर ऐसा आइटम चूज़ करते हैं अमेज़ॉन पे बेचने के लिए जो पाकिस्तान का बना हुआ हो, तो फिर उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि बजाय चाइना से आप सैंपल वगैरह मंगवाएं, इधर उसकी भी कॉस्ट आती है और वो डॉलरों में वहाँ कोट कर रहे होते हैं, आपको डॉलरों में पे करना पड़ेगा। पाकिस्तान से डॉलर भिजवाना आजकल मुश्किल है, तो आप उस बंदे को यहाँ से शॉर्ट लिस्ट करें, उसका प्रोडक्ट देखें, तफसीलात वगैरह देख लें, कॉन्टैक्ट नंबर देख लें, ईमेल देख लें, फिर उनको यहाँ पाकिस्तान से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। सियालकोट में फैक्ट्री होगी या लाहौर में होगी या यानी फैसलाबाद में कहीं होगी, तो उनके आउटलेट्स भी होते हैं, तो सैंपल आप तसल्ली से मंगवा सकते हैं, उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं और शिपमेंट की जो सर्विस है वो चाहे तो उनसे ले लें, यानी कि DDP आप उनसे करवा सकते हैं, या उनसे आप वसूल कर लें चीज़ें और ख़ुद ढूंढ लें DHL वगैरह कोई इंटरनेशनल कोरियर, अगर वो सस्ते रेट आपको दे दे तो आप उसके ज़रिए से अमेज़ॉन अमेरिका में भी पहुंचाया जा सकता है। अच्छा जी, वापस हम इधर आते हैं।
यहाँ पे ये ट्रेड सर्विसेज जो अली बाबा आपको ऑफ़र करता है और वो बड़ी फ़ायदेमंद है, उनमें से पहली ये है ट्रेड एश्योरेंस, और ये बैज है उसका। जिस सप्लायर के ऊपर ये वाला बैज लगा हुआ होगा, इसका मतलब है कि उसने अली बाबा के साथ मुआहदा किया हुआ है और अली बाबा इंश्योर करता है कि वो ऑन टाइम शिपिंग करेगा, जो वो आपको डेट्स देगा उसके अंदर करेगा, नहीं करेगा तो उसको पेनल्टी मिलेगी और उसकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। दूसरा क्वालिटी प्रोटेक्शन, जो क्वालिटी उसने सैंपल में दी है या मेंशन की हुई है कोटेशन के अंदर, अली बाबा ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, और अगर उससे कोई वेरिएशन हो तो आप उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं। और नॉर्मली ये कंपनियां जो हैं, चूँकि बहुत बड़े बिज़नेस कर रही हैं और सारी दुनिया में माल सप्लाई करती हैं, तो ये छोटी मोटी हेरा फेरियाँ ये लोग नहीं करते। तो आपको जब भी आपने सर्च करना है, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको करके बताऊंगा, तो हम उधर से चूज़ करेंगे कि ट्रेड एश्योरेंस वाली कंपनियां हमें चाहिए। दूसरा है पेमेंट की सिक्योरिटी। इसमें क्या है कि आप जब पेमेंट करते हैं तो डायरेक्टली सप्लायर को नहीं करते, आप अमेज़ॉन के थ्रू पेमेंट करते हैं और आपके पैसे अमेज़ॉन के अकाउंट में जाते हैं। और ये आपने पहले ऑप्शन में सिलेक्ट करना है जब आप आइटम सर्च करेंगे। तो इस तरीके से पेमेंट पहले अमेज़ॉन अली बाबा के पास जाती है। जब आपकी शिपमेंट आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप कोई कंप्लेंट हो कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है एज़ पर द स्पेसिफिकेशन, तो आप उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं और वो फिर आपका केस चलता है अली बाबा के पास, और अगर आप हक पे हों तो आपके पैसे वापस भी मिल सकते हैं। दूसरा ये कि पेमेंट करने के तकरीबन 20 से ज़्यादा कुछ मेथड हैं, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और पेपॉल, और वो आप इसको क्लिक करके देखेंगे, अभी मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ, वो सारे आप किसी भी तरीके से इनको पैसे भेज सकते हैं। तो इस लिहाज से एक सेफ़ और सिक्योर पेमेंट सिस्टम है। और चेकआउट बड़ा सिंप्लीफाइड है कि आप इंडिविजुअल फैक्ट्रियों के साथ, सेलर्स के साथ डील नहीं कर रहे, यू आर डीलिंग विद अ बिग जायंट जो कि अली बाबा है। तो देखते हैं कि कौन कौन से इनके पास हैं ऑप्शंस। ये देखें, ये सारे जो पेमेंट के तरीके हैं, ये बहुत सारों के तो नाम भी हमने नहीं सुने, बहरहाल इन सब के ज़रिए से आप भेज सकते हैं। सबसे जो पॉपुलर है वो टीटी है, ये बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। वीज़ा का कार्ड हो, पेपॉल, एप्पल पे, गूगल पे, मास्टर कार्ड, और ये यूनियन पे, ये इसके पाकिस्तान में भी बाज़ बैंकों ने इशू किए हुए डेबिट कार्ड। तो इन सब के ज़रिए से आप पे कर सकते हैं। और ये करेंसीज़ हैं काफ़ी सारी जिनके अंदर आप पे कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तानी करेंसी नहीं है, बड़ी बड़ी जो मेजर कंट्रीज़ की करेंसीज़ हैं उन सब के ज़रिए से आप पे कर सकते हैं। और इसके कन्वर्जन चार्जेस लगते हैं, वो यहाँ नीचे कहीं लिखे हुए थे कि थोड़े से हैं। अगर आप इनके ज़रिए करते हैं तो $40 और $30 कुछ इस तरह करके, $1000 का अगर ऑर्डर है तो तकरीबन $30 या $40 उस पे पड़ते हैं। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं इधर। ये पेमेंट का हो गया। फिर एक इंस्पेक्शन सर्विस है कि आप का माल जो है वो वहाँ फैक्ट्री से जब चला जाएगा अमेरिका, तो वहाँ जाके कोई डिफेक्ट हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है वापस भेजना उसको। और दूसरा ये कि आप तो वहाँ होंगे ही नहीं, आप तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो उसके लिए आप इनकी इंस्पेक्शन सर्विसेज भी हायर कर सकते हैं बड़े नॉमिनल रेट पे। तो इनकी टीम उस फैक्ट्री में जाती है, जब प्रोडक्शन हो रही हो तो प्रोडक्शन के दौरान प्रोडक्शन मॉनिटरिंग करेंगे, इसके बहल $48 हैं। फिर ऑन साइट फैक्ट्री चेक की जाग करेंगे। इससे आपका रिस्क जो है डिलेज़ और कि वो टाइमली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारा आपको वो रिपोर्ट दे देती है। इसकी ज़रूरत हमारे केस में नहीं होगी क्योंकि हमने रेडी टू शिप आइटम लेने हैं। इसके ज़्यादा गुंजल पड़ता है जब आप कोई नई चीज़ डिज़ाइन करवा रहे हैं, तो वो आपकी स्पेक्स के मुताबिक डिज़ाइन हो रही है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, फिर आप इनकी ये सर्विसेज हायर कर लें तो वो आपके लिए बेहतर होता है। ये देखते हैं कि कितने पैसे ये चार्ज करते हैं। ये देखें जी, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग जब बन रही हो आपकी चीज़ फैक्ट्री में, इनकी टीम जाएगी, वन टाइम चेक करेगी, उसके $48 हैं। और इंस्पेक्शन जो है, जब चीज़ें बन जाएं लोड होने से पहले, वो ये डिटेल्स लिखी हुई हैं कि इतने से ज़्यादा आइटम हो तो ये रेट, इतने से कम हो तो इतनी दफ़ा जाके चेक करेंगे, ठीक है। और उसके $118 है मिनिमम। और फिर जितने, ये देखें अगर आइटम बहुत ज़्यादा हैं, इस लेवल की इंस्पेक्शन है $118, $178, $188, $218। तो ये तब ज़रूरत पड़ती है जब आप ख़ुद से कोई चीज़ डिज़ाइन करवा रहे हैं। अभी हम इस पेज पे वापस आ गए। अच्छा, उसके बाद ये लास्ट है ओशन एंड एयर शिपिंग। ये मैं ऊपर आपको जिक्र कर चुका हूँ पहले
कि शिपिंग आप सेपरेट कंपनी से भी डील कर सकते हैं, जो आपको बेहतर रेट दे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं अपने सर्च बार की तरफ और सर्च करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ढूंढता हूँ लेदर वैलेट फॉर मैन। ये इसने मुख्तलिफ़ कंपनियों के लेदर वॉलेट्स दिखा दिए हैं। आप जिसकी डिटेल्स ढूंढना चाहें, उस फैक्ट्री की मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहें, तो आप उसके ऊपर क्लिक करें तो वो उस फैक्ट्री की अपनी शॉप पे ले जाएगा। वहाँ पे वो क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं, ये हम अभी चेक करते हैं। उससे पहले ये लेफ़्ट पे आ जाएं, जो लेफ़्ट बार है इसमें आप फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। सप्लायर के फ़ीचर्स हैं ट्रेड एश्योरेंस। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि ट्रेड एश्योरेंस जब आपने की हो तो एक तो क्वालिटी एश्योरेंस हो जाती है और दूसरा टाइमली डिस्पैच का हो जाएगा। तो अब इसने बाकी के यहाँ फ़िल्टर आउट कर दिए हैं। ट्रेड एश्योरेंस जिन्होंने साइन की हुई है अली बाबा के साथ वो आगे। दूसरा है वेरीफाइड सप्लायर। ये वेरीफाइड सप्लायर वो होते हैं जिनको एक टीम जाके उसकी फैक्ट्री चेक करती है कि वाकई वो स्टैंडर्ड की फैक्ट्री है जो कुछ उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन में बताया हुआ है और उस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उनके पास है कि नहीं, तो उनका ये साइन होता है। तो हम चाहते हैं कि वेरीफाइड सप्लायर ही हमारी इस सर्च में आएँ। तीसरी ऑप्शन है जिनका रिस्पांस टाइम 1 घंटे से कम हो। आप को ये करेंगे तो बहुत फ़िल्टर टाइट हो जाएगा, इसको हम अब नहीं लगाते। लेकिन आपको बहुत जल्दी हो, क्विक रिस्पांस चाहिए, आपका सामान ख़त्म हो रहा है वहाँ पे अमेज़ॉन पे, तो फिर आप ये कर सकते हैं। और उस सूरत में करें जब आपने आगे से बाई एयर शिपिंग करवानी है, क्योंकि इतनी आपको शॉर्टेज है टाइम की। अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 24 घंटे बाद भी रिस्पॉन्ड दे दे, तो हम इसको अनचेक रहने देते हैं। फिर प्रोडक्ट के फ़ीचर हैं कि रेडी टू शिप, यानी कि हमने वो चीज़ लेनी है जो बिल्कुल रेडी है और ज़्यादा बहस मुबाहिसा नहीं करना, प्राइस उसमें फ़िक्स होगी, तो ये भी हम चेक कर देते हैं। अच्छा, पेड सैम्पल्स, जो आदमी पेड सैंपल प्रोवाइड करने पे रज़ामंद हो, उसकी पॉलिसी में हो, हमें चूँकि सैंपल चाहिए इनवेरिएबली, तो हम इसको पेड सैंपल्स कर देते हैं। पेड का मतलब कि पैसे चार्ज करते हैं उसके। अच्छा जी, मिनिमम ऑर्डर आपने कितना देना है ये हम नहीं लिखते, मैक्सिमम ऑर्डर कितना देना है। और सप्लायर अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें कि किस कंट्री का होना चाहिए सिर्फ, तो फिर वो उसी का सिर्फ आपको दिखाएगा, लेकिन हम इसको ओपन छोड़ देते हैं। और प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन ये डिफरेंट होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, CP, ऐसे ही मुख्तलिफ यूरोपियन यूनियन की है, ये हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉर्मली मैटर करती है। तो ये जब फ़िल्टर्स हमने लगा दिए, अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे, तो अब जो चीज़ें आएंगी वो इन फ़िल्टर्स के मुताबिक आएंगी। अब आप देख रहे हैं कि ये वो साइन बना हुआ है, ठीक है, यानी कि ये सर्टिफाइड सप्लायर है। और इसके साथ कॉन्टैक्ट सप्लायर करेंगे तो ये आपको वहाँ पे ले जाएगा। अच्छा जी, ये उसके जो मैनेजर है उसका नाम आ गया है, ये उस कंपनी का नाम है सॉफ्ट जेन्युइन लेदर मेंस वैलेट क्वांटिटी 1 पीस। ये आप लिखें इधर, लेट से हमने 100 पीस लेने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स इधर लिखें, मेन मटेरियल ये होगा, जेंडर, फीचर, ये सारा आप टाइप करते जाएंगे, डिटेल रिक्वायरमेंट देंगे और एंटर दी मैसेज, ठीक है। ऐड अटैचमेंट, आपके पास तस्वीरें हैं तो आप वो अपलिफ्ट कर सकते हैं। और ये सेंड इंक्वायरी नाउ, रिकमेंड मैचिंग सप्लायर्स इफ़ दिस सप्लायर ऑर्डर डजन कॉन्टैक्ट मी ऑन मैसेज सेंटर विद इन 24 आवर्स, ठीक है। ये आप चेक कर दें। एग्री टू शेयर बिज़नेस कार्ड विद सप्लायर, इधर आप अपना अगर बिज़नेस कार्ड बना हुआ है, कंपनी का नाम लोगो है, तो वो आप अपलिफ्ट कर सकते हैं। उससे ये होता है कि वो जो बंदा आपसे बात कर रहा है वो भी समझता है कि आप कोई सीरियस बायर हैं और आप कोई बिज़नेस करने वाले आदमी हैं, वैसे वक्त ज़ाया नहीं कर रहे। तो आप अटैचमेंट में अपना कार्ड अपलोड कर सकते हैं। तो ये सेंड इंक्वायरी जब करेंगे तो उनको इंक्वायरी चली जाएगी। उसके बाद वो आपको कांटेक्ट करता है आपके मैसेज सेंटर के अंदर। यहाँ पे ये आ गया, ये मैसेज सेंटर के अंदर आपका मैसेज आ जाएगा विद इन फ्यू आवर्स या नेक्स्ट डे। आप अली बाबा की मोबाइल ऐप अगर इंस्टॉल कर लेंगे, उसमें भी उसी यूज़र नेम से लॉगिन कर लें, तो उसके ऊपर आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जब भी कोई रिस्पॉन्ड करता है आपको सप्लायर, तो अली बाबा की तरफ से आपको मेल भी आती है कि सो एंड सो हैज़ रिप्लाइड टू योर रिक्वेस्ट, काइंडली सी योर मैसेज सेंटर। तो आप मैसेज सेंटर में आएंगे तो यहाँ जितने मैसेजेस हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे।
ये देखें मेरे साथ कितनी कंपनियों ने कम्युनिकेशन की हुई है और उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपनी है, उसका नाम है फेमी-जी। तो ये जो मेरी उसके साथ कन्वर्सेशन हुई है सारी रिकॉर्डेड है और ये कहाँ पड़ी हुई है, ये अली बाबा के सर्वर्स पे पड़ी हुई है। जो प्राइस उसने दी इसी के थ्रू उसने कोटेशन दी है, इसी के थ्रू सैंपल्स की तस्वीरें भेजी उसने। तो आपने जब भी कम्युनिकेट करना है इसी मैसेंजर के थ्रू करना है, सारी कोटेशन भी इसी के थ्रू आनी है। इसी के थ्रू उन्होंने एक्सेल के मुझे डॉक्यूमेंट ये देखे, ये कोटेशन वगैरह उसने भेजी हुई है मुझे। ये मैं अगली वीडियो में आपको जब एक्चुअल प्रोसीजर इसका किस तरीके से इनके साथ प्रोसीड करना है वो दिखाऊंगा, तो उस पर सारी तफसीलात बताऊंगा। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपने देखा कि अली बाबा के ऊपर इंटरफेस कैसा है और जो फ़ीचर्स उसने मुतारफ़ करवाए हैं उनका किस तरीके से आपने बेहतरीन इस्तेमाल करना है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप जिस सेलर को सिलेक्ट करेंगे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से साइन करना है, ऑर्डर किस तरह प्लेस करना है और कैसे फिर आगे प्रोसीड करना है। सो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको अली बाबा का जो स्टोर है उसके इंटरफेस से तारुफ़ करवाया था और आपको बताया था कि किस किस जगह पे कौन कौन से फ़ीचर अवेलेबल हैं और उनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने मुख्तलिफ़ वेंडर्स के साथ नेगोशिएट करना है, किस तरह बातचीत करनी है और फाइनली फिर किसी एक को चूज़ करके उसको ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, हम पहुंच गए हैं अपने फ्रंट पेज पे अली बाबा के। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करके हमने काफ़ी सारी कोटेशंस मंगवाई थी। ये तरीका मैंने आपको रिकमेंड किया था। तो उसके बाद क्या होता है कि विदिन 24 आवर्स काफ़ी सारे वेंडर्स आपको हेलो हाय करते हैं आपके मैसेंजर के अंदर। तो आइए चलते हैं अपने मैसेंजर में और देखते हैं कि क्या हुआ। तो ये मेरा मैसेंजर इस वक्त खुल चुका है। ये मैं आपको अपना एक पुराना केस दिखा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल जो कम्युनिकेशन है किसी भी वेंडर के साथ उसमें कई दिन लग जाते हैं। आप बार बार उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो कोई अमेंड करता है, ये करता है। तो ये पुराना एक केस में दिखाऊंगा। ये लेफ़्ट साइड पे देखें मैसेंजर के अंदर ये काफ़ी सारी कंपनीज़ के रेप्स हैं जिन्होंने मुझे फिर कांटेक्ट किया। इनमें से मैं एक के साथ जो चैटिंग हुई वो आपको दिखाता हूँ। ये ग्वांजाहू हैनी कंपनी है और ये उसका जो रेप है एक लड़की थी फेमी-जी, उसके साथ मेरी जो बातचीत हुई है ये शुरू से आपको दिखाता हूँ मैं। ये उसने सबसे पहले अपने उस प्रोडक्ट की जिसके बारे में मैंने क्यूरी की थी कुछ तस्वीर भेजी हैं और ये उसकी डब्बे में बंद तस्वीर है, वीडियो है। ये भी उसकी एक और वीडियो है। ये डब्बों का ढेर लगा हुआ है, उसने दिखाया है। हाउ डज़ इट लुक लाइक, ये एक पैकेट के अंदर 50 किस तरह फिट होंगे ये उसने बताया है। और उसने बताया है कि आप स्पेशल अपने प्रिंट करवाना चाहते हैं बॉक्सेस जिनके ऊपर आपकी कंपनी का नाम हो या उस पर स्टिकर चल जाएगा। ये सारी नेगोशिएशन उसके साथ चल रही है। मैंने उसको अपना एक लोगो जो डिज़ाइन किया था वो सॉफ्ट कॉपी भिजवाई थी। तो मैंने कहा था कि ये आप उसके ऊपर इसकी स्टिकर प्रिंट करके मुझे भेज दें ताकि मैं अमेज़ॉन पे अप्रूवल ले लूँ। तो ये देखें लग तो बड़ा रियल रहा है लेकिन ये एक्चुअली उसके ऊपर एम्बॉस नहीं हुआ या एनग्रेव नहीं हुआ, ये स्टिकर लगा हुआ है। और ये नीचे एक और भी तस्वीर है जो उसने भेजी मुझे। अमेज़ॉन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं ये एक्चुअली आइटम के ऊपर एम्बॉस नहीं हुआ। वो कैसे होता है वो मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये एक लेदर का वॉलेट है और किस तरीके से इसके ऊपर ये अंदर उसके एनग्रेव हुआ है। तो इस तरह का आपका लोगो या ट्रेडमार्क उसके अंदर एम्बेड हुआ होना चाहिए। वापस चलते हैं इधर। अच्छा, उसके साथ ये मुख्तलिफ़ कन्वर्सेशन चल रही है, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। फिर जब सारा कुछ तय हो गया तो उसने ये प्राइस बताई कि बाय एयर 100 पीसेस कॉस्ट इज़ इतनी,
इतनी इतनी इतनी, ये कुछ मज़ीद नेगोशिएशन हुई, फिर फाइनली उसने मुझे अपनी कोटेशन भेज दी। तो ये कोटेशन आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन एक फ़ेज़ होता है। अब मैं चाहता हूँ इसमें आप देखें कि क्या क्या तफसीलात वो देते हैं। ये कंपनी का नाम है, ऊपर कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम है, टेलीफोन नंबर है, उनका ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस है और लोकल स्ट्रीट एड्रेस ये लिखा हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन असल में आपको अमेज़ॉन के स्टोर पे चाहिए होती है, कुछ तो प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए और कुछ जब आप वहाँ पे शिपमेंट भेजने के लिए तैयार करते हैं तो अमेज़ॉन आपको स्टिकर बना के देता है जिनके ऊपर अमेज़ॉन का आसन और बार कोड लगा होता है। वो सॉफ्ट कॉपी आपके यहाँ डाउनलोड हो जाती है, फिर वो आप वेंडर को भेजते हैं और ये उन बॉक्सेस के ऊपर लगा के भेजते हैं आप। अच्छा जी, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है आइटम की, और यहाँ नीचे आप देखें तो उसका मटेरियल लिखा हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है ये, उसकी डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ, हाइट, बॉक्स की डायमेंशन इंडिविजुअल बॉक्स की, और फिर 50 पीसेस पर कार्टन आएंगे और 2 कार्टन बनेंगे क्योंकि मैंने 100 का ऑर्डर किया था। और उस कार्टन की डायमेंशन दी हुई हैं, उस कार्टन का वेट भी दिया हुआ है। और चॉइस थी ब्लैक और वाइट की, तो वो ब्लैक और वाइट के 50 उसने कर दिए हैं। अब ये प्राइसिंग की तरफ आ जाते हैं। यूनिट प्राइस $6.50, ऐड लोगो प्राइस तो 30 सेंट्स जो हैं उसने हर आइटम पे लोगो लगाने के। ये अभी जो उसने तस्वीर भेजी थी वो तो कागज़ का प्रिंट था ऊपर लगा हुआ, लेकिन एक्चुअली जो करेगा वो मिरर की बैक साइड पे प्लास्टिक के अंदर एम्बॉस हुआ होगा। और जो उसका वेट होगा 40 kg बनेगा एक कार्टन का, और 100 उसकी क्वांटिटी है। तो बाई एयर अगर मैं मंगवाऊँगा तो उसके चार्जेस $227 लगेंगे इस वेट के, और बाय सी मंगवाऊँगा तो $66 लगेंगे। तो आप देखें कि सिग्निफिकेंट फ़र्क है। और हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है, बाई एयर जो है वो कोई 7 से 10 दिन में पहुंच जाता है सामान, और बाय सी जो है वो 30 to 45 डेज़ में पहुंच जाता है। अच्छा, बाय सी $66, टोटल कॉस्ट बाय एयर $907 और टोटल कॉस्ट बाय सी $746। ये सारी डिटेल्स आपके पास आ गई। और फिर अगर आपने ज़्यादा पीस मंगवाने हों तो फिर उसकी प्राइस थोड़ी सी कम हो जाएगी, मज़ीद ज़्यादा मंगवाने हों तो प्राइस थोड़ी और कम हो जाएगी। ठीक है जी। और ये नीचे उसमें लिखा हुआ है टेक्स अबाउट 10 days बाई एयर एंड 30 days बाई सी टू डेस्टिनेशन। और इसमें उसने मेरे से ये रेट्स देने से पहले ये भी पूछा था कन्वर्सेशन में कि कौन सा स्टोर है अमेज़ॉन का, एग्जैक्ट उसका नाम बताएं। तो ये अमेज़ॉन में जब आप अपनी शिपमेंट तैयार करते हैं तो इंडिकेट करता है अमेज़ॉन के फ़लाँ स्टेट में फ़लाँ एड्रेस पे ये वाला स्टोर है जहां आपने सामान पहुंचाना है। तो वही एड्रेस आप वेंडर को देते हैं, उसके मुताबिक वो आपका जो फेयर है वो कैलकुलेट करता है। अच्छा, ये तो इस तरीके से आपके पास आ गया फाइनली। अब इसके अंदर ही उसने आपको यहाँ पे देखें एक लिंक दे दिया है कि सेंड दी ऑर्डर रिक्वेस्ट। ये अभी तक जो बातचीत हो रही है पक्की नहीं हुई, ये तो सिर्फ कोटेशन की हद तक है। अब जहाँ से मैं क्लिक करूँगा सेंड दी ऑर्डर रिक्वेस्ट तो इनके स्टोर पे वापस मुझे ले जाएगा। सेलेक्ट द प्रोडक्ट, विज़िट द स्टोर। ठीक है जी, ये मैं स्टोर पे चला जाऊँगा इनके। यहाँ इनके सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। अब मैं वो प्रोडक्ट चूज़ करूँगा जो मैंने एक्चुअली पसंद किया है। ये है यूनिवर्सल कार इंटीरियर मिरर, दिस वाज द प्रोडक्ट जो मैंने चूज़ किया। इस पर मैं क्लिक करूँगा, अब इसका डिटेल पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी इसकी तफसीलात आ रही हैं। हाँ, अभी एक बीच में स्टेज रह गई कि अभी हमने सैम्पल मंगवाना है इसका। तो यहाँ देखें लिखा होगा कि ऑर्डर सैम्पल, गेट सैम्पल्स। ये देखें, ये गेट सैम्पल में मैं क्लिक करूँगा तो अब ये पाकिस्तान का एड्रेस देना है। अब ये आपने याद रखना है कि पहले तो अमेरिका का दिया हुआ था, उसने जो फेयर कैलकुलेट करके दिया है अमेरिका का दिया है। अब मैंने यहाँ जाके ऊपर शिपिंग एड्रेस जो है, डेस्टिनेशन एड्रेस, वो चेंज किया पाकिस्तान, ताकि सैम्पल मुझे पाकिस्तान मंगवाना है, इसलिए उसने पाकिस्तान के हिसाब से कैलकुलेट किया। ये मैं प्लस करूँगा तो 1 पीस, तो उस पीस की कीमत है 14,164 रुपये और 9,000 रुपया उसकी शिपिंग की वो है। और US एक्सपेडाइटेड स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड शिपिंग का मेथड है। चेंज करना चाहूँ तो कुछ जल्दी पहुँचाने वाले भी हैं, उनके चार्जेस पे बढ़ते जाते हैं। तो ये गेट सैम्पल्स पे मैं क्लिक करता हूँ और ये 3-4 कलर्स के उसने कहा हुआ, तो मैंने बस एक का ही सैम्पल मंगवाया है। हर कलर का ज़ाहिर है सैम्पल मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये असल में एड्रेस है जो मैंने अमेरिका में अमेज़ॉन के उसका स्टोरेज हाउस का, वेयर हाउस का दिया था। अब मैं यहाँ ऐड एन एड्रेस करता हूँ क्योंकि सैम्पल मुझे लाहौर मंगवाना है।
इधर मैं अपना एड्रेस लिखता हूँ। अच्छा जी, ये चला गया। अब आगे ये बुक हो गई डिटेल्स कि सैंपल किस एड्रेस पे आना है, किस प्राइस पे आना है। ये अब वो यहाँ कह रहा है कि आप पे करें थ्रू $, और पे नाउ करूँगा तो आगे वो क्रेडिट कार्ड के फेस पे ले जाएगा, वहाँ मैं तफसीलात डालूँगा तो ये सैंपल मेरा बुक हो जाएगा। तो ये सैंपल मेरे पास आ गया, मैंने उसको देखा, वो बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड। अगर नहीं है, कुछ चेंज कराना है तो उसके साथ कम्युनिकेट करूँगा। अगर सैंपल ओके है तो अब मैं वापस इसी पेज पे आऊँगा और इसी तरह से बुक एंड ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा। तो नाज़रीन, अगर आप ख़ुद ऑर्डर बुक करेंगे तो एक बुक फॉर्म खुल जाएगा, ऑर्डर फॉर्म खुल जाएगा, जिसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स आपको खुद से भरनी पड़ेंगी। उसकी बजाय बेहतर ऑप्शन ये है कि आप उसी को मैसेज करें मैसेंजर के थ्रू कि मुझे ऑर्डर फॉर्म तैयार करके भेज दें। तो वो आपको फॉर्म भेज देंगे, उसके अंदर सारी डिटेल्स ऑलरेडी भरी हुई होंगी कि क्या है, प्राइस एग्री की गई है, एड्रेस क्या है, ख़रीदार कौन है और डीडीपी टर्म्स वगैरह क्या हैं। ये सारी आपने उसको कहना है कि वो उसमें डाल दे। आप सिर्फ उसको ओके करके सबमिट करेंगे और उसके बाद आप उस पेज पे चले जाएंगे पेमेंट वाले पे। आप जब पेमेंट कर देंगे कंफर्म, तो उसकी डिटेल्स अली बाबा वाले उस फैक्ट्री को भेज देंगे और सप्लायर अपना काम शुरू कर देगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि ये लीड टाइम लिखा होता है कि अगर 200 तक के आइटम हैं तो 15 दिन का लीड टाइम है, उससे ज़्यादा है तो 20 दिन। इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर कंफर्म होने के बाद ये 15 दिन लेगा आपका सामान तैयार करके, स्टिकर्स वगैरह लगा के, लोगो शोगो जो भी काम करना है, तो जो शिपर है उसके हवाले कर देगा और आपको शिपमेंट नंबर दे देगा। उसके बाद का टाइम जो है वो फिर शिपमेंट का है, जो 30 से 40 दिन समंदर के सफ़र पे लग सकते हैं। इसमें कुछ टर्म्स जो इस्तेमाल होती हैं वो मैं चाहता हूँ आप एक दफ़ा देख लें। ये इनको कहते हैं इनको टर्म्स, जिनमें से एक डीडीपी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। इस तरह कुछ और भी हैं जो 2-3 हमारे से रिलेटेड हैं। एक है डीएपी, डिलीवर्ड एट प्लेस। इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका में सी पोर्ट तक पहुंचाने का काम इस सप्लायर का है, उसके बाद हमारा काम है, यानी कि कस्टम क्लियर करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है और आगे फिर बाय रोड ट्रैवल करके अमेज़ॉन पहुंचाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हमें ये सूट नहीं करता बिकॉज़ हम अमेरिका में नहीं रहते। इस तरह एक टर्म है FOB, फ्री ऑन बोर्ड, ये भी यूज़ होती है और इसका मतलब ये होता है कि चाइना में अपनी फैक्ट्री से लेके चाइना की जो सी पोर्ट है वहाँ तक ये फैक्ट्री वाला पहुँचाएगा, उसके आगे शिपर आपका होगा, ये उसके हवाले कर देगा और बाकी ज़िम्मेदारी फिर आपकी रहेगी। तो बहरहाल ये टर्म्स आपको ना मिले तो आप इनको टर्म्स के नाम से गूगल पे सर्च करें तो इनकी डेफिनेशन आपको मिल जाती है। कुछ मज़ीद चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जिनका आपने ख्याल रखना है कि इन चाइनीज़ के साथ बातचीत करते हुए आपने ये ज़ाहिर नहीं होने देना कि आप इग्नोरेंट हैं और नए हैं इस बिज़नेस में। अगर वो कोई ऐसी टर्म यूज़ करता है जिसका मतलब आपको नहीं पता, तो बजाय इसके कि उसको पूछें, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनको पता चले कि इस बंदा नया है, इसको कोई समझ नहीं है, तो फिर वो ज़ाहिर आपका फ़ायदा उठाएंगे। दूसरा, आपने अपने आप को अपने बिज़नेस का बॉस शो नहीं करना, आपने नंबर 2 शो करना है या प्रोक्योरमेंट मैनेजर के टाइटल से आपने अपना अकाउंट बनाना है, ताकि जब कभी आपको कोई डिसीजन लेने के लिए टाइम चाहिए हो तो आप टाइम बाय कर सकें। आप कहें जी आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर डिस्कसिंग विद माय बॉस। और लास्ट ये है कि इस मैसेंजर के अलावा आपने किसी और तरीके से उनसे बात नहीं करनी, ना व्हाट्सएप पे, ना कॉल करनी है, टेलीफोन कॉल, ना ईमेल करनी है, क्योंकि वो सारा जो कम्युनिकेशन होगा वो रिकॉर्डेड नहीं होगा। अली बाबा जो आपको गारंटी दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, उसकी गारंटी से आप फिर बाहर चले जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये तरीका अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अपने प्रोडक्ट की ट्रेड मार्किंग जो की जाती है वो क्या चीज़ है और वो कैसे रजिस्टर की जाती है, और क्या अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट बेचने के लिए उसका ट्रेड मार्क रजिस्टर होना ज़रूरी है या नहीं है, और रजिस्टर करवाने के क्या फ़वाइद हैं, और ये कि अगर करवाना हो तो उसके तरीक़े क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से वो रजिस्टर करवाया जा सकता है। ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं
तो ये वीडियो आपके लिए है, फिर इसको ज़रूर कंटिन्यू करें। जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेड मार्किंग होती क्या चीज़ है। यहाँ मैं आपको हनी की मिसाल से समझाऊंगा कि आप अगर शहद ख़रीदना चाहें तो आपको मार्केट में बेशुमार पैकिंग में नज़र आएगा और उसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है कंपनी का। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अल अज़हर एक कंपनी है जो ये बेच रही है, तो ये अल अज़हर जो लिखा हुआ है और उसके नीचे ये छोटा सा एक स्माइलिंग फेस बना हुआ है, ये उसका ट्रेडमार्क है, क्योंकि ये हनी अल अज़हर के नाम से जाना जाता है। इसी तरह यहाँ पे मैं आपको कोई और कंपनी का दिखाता हूँ। ये एक और कंपनी है जिसका नाम है बी मोर हनी, और ये इसका ट्रेडमार्क है। इसके अलावा आपको हनी बाज़ार में खाली बॉटल्स में भी बिकता नज़र आता है जिसके ऊपर कोई स्टिकर नहीं लगा होता। आपने देखा होगा सड़क के किनारे आदमी पानी की बॉटल्स में शहद भर के बेच रहे होते हैं, तो वो वाला जो शहद है वो विदाउट ट्रेडमार्क है। तो आप बताइए, आप ख़रीदते हुए कौन सा हनी ख़रीदना पसंद करेंगे? ऑफ़ कोर्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई ब्रांडेड हनी ही ख़रीदेंगे जिसके ऊपर उसका ट्रेडमार्क लगा हो और आप उसको पहले ट्राई कर चुके हों। मिसाल के तौर पे सलमान हनी काफ़ी पाकिस्तान में फ़ेमस है और मशहूर है, और उनका हनी महंगा भी होता है। तो जो लोग अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर लेते हैं फिर वो अपनी मर्ज़ी की प्राइस भी रख सकते हैं। तो ये तो फ़ायदा हो गया ट्रेडमार्क बनाने का और उसको फिर इस्टेब्लिश करने का, और उसके लिए फिर आप इश्तहार भी चलाते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। तो इश्तहार तभी चलेगा और फ़ायदेमंद होगा जब आपका अपना कोई नाम, कोई फेस होगा ट्रेडमार्क की सूरत में। वो आदमी जो बग़ैर किसी नाम के बेच रहा है बॉटल में बंद करके, वो इश्तहार चलाए तो किस चीज़ का चलाए? लिहाजा उसका बिज़नेस ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता। अगर आपने बिज़नेस एक्सपेंड करना हो तो उसकी ट्रेडमार्किंग करना ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं अमेज़ॉन की तरफ। तो क्या अमेज़ॉन पे ट्रेडमार्क करना ज़रूरी है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए? अपना प्रोडक्ट जब फ़र्स्ट टाइम आप लॉन्च करते हैं तो उस वक़्त अच्छा होता है कि आप उसकी ट्रेडमार्किंग कर लें, लेकिन ये ना भी किया हो तो आप अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बेच सकते हैं। जेनेरिक ब्रांड की जगह पे आप उसको जेनेरिक सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको याद होगा पिछली एक वीडियो में मैंने बताया था कि जब आपके प्रोडक्ट का ब्रांड नहीं है तो आप जेनेरिक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके तहत आप बेच सकते हैं। और इनिशियली एक्सपेरिमेंट करने के तौर पे जब आपने नया काम शुरू किया हो तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इनिशियली ज़्यादा खर्चे ना करें और जेनेरिक के तहत ही प्रोडक्ट बेचें। उसमें आपको फ़ायदा शायद कोई ना हो उस पहली एक्सरसाइज में, लेकिन मकसद ये है कि आप पूरा जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट सोर्सिंग फ्रॉम चाइना, प्रोडक्ट इंपोर्टिंग टू अमेरिका एंड सेलिंग एट अमेज़ॉन, आपको वो सारा प्रोसेस पता लग जाता है और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप फिर उसको प्रॉपर सारे प्रोसीजर फॉलो करते हुए अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। अब आते हैं कि जब आपने करना है रजिस्टर ब्रांड तो कहाँ पे करना है? ये हर मुल्क के अंदर एक सरकारी बॉडी होती है, गवर्नमेंट बॉडी, जहाँ पे आप अपना ब्रांड की डिटेल सबमिट करते हैं, ट्रेडमार्क की डिटेल्स बेसिकली सबमिट करते हैं, और वो चेक करते हैं अपनी लिस्टिंग में कि ये ऑलरेडी इस मुल्क में इसी नाम से कोई और तो नहीं बेच रहा। अगर ऑलरेडी बेच रहा हो तो फिर आपको वो कहते हैं नहीं इसका चेंज करें, यू कैन नॉट सेल एट दी विद द सेम नेम। और यही एक प्रोटेक्शन होती है ट्रेडमार्किंग कि कोई और उसी नाम से आगे दोबारा ना बेचना शुरू कर दे। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स में ये एक बॉडी है USPTO, यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। ये वाहिद सरकारी बॉडी है जहाँ पे आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं। यहाँ मैंने लफ्ज़ एक पेटेंट भी यूज़ किया है, तो मैं इन दोनों का फ़र्क आपको बताता चलूँ। पेटेंट वो होता है जब आप कोई नई चीज़ ईजाद करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, तो उसको भी एक सरकारी ऑफिस में रजिस्टर करवाया जाता है कि ये मैंने चीज़ दरियाफ़्त की है, इसको कोई और अब इस्तेमाल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे एप्पल ने जब अपना पहला फ़ोन लॉन्च किया तो इन्होंने एक होम बटन जो कि सर्कुलर सा बटन था, हार्ड बटन मोबाइल फ़ोन के बॉटम पे होता था, वो लॉन्च किया था। तो इन्होंने उसको एज ए पेटेंट रजिस्टर करवा लिया था।
उसके बाद जितनी भी कंपनियां आई टच स्क्रीन मोबाइल्स में, वो गोल बटन नहीं बना सकती थी। उन्होंने उसके बाद सैमसंग आई बड़ी कंपनी, उन्होंने एक रेक्टेंगुलर सा बटन बनाया, और कुछ और कंपनियों ने उसकी शक्ल बदल बदल के मुख्तलिफ फॉर्म्स में वो बटन बनाए। कुछ ने उसको फंक्शन को होम बटन का जो था वो साइड पे एक बटन लगा दिया, उस पर बनाया। तो ये तो होता है पेटेंट। और ट्रेडमार्क मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपका ट्रेडमार्क नाम होता है, या वो एक सिंबल होता है, आइकॉन वगैरह, या मिक्सचर ऑफ बोथ, वो दोनों बने होते हैं। अच्छा जी, ये USPTO के ऊपर आप ख़ुद भी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसकी फ़ीस काफ़ी कम होती है। वो या तो $250 होती है अगर वो ऑलरेडी कैटेगरी एग्जिस्ट कर रही हो जिसमें आपने रजिस्टर करना है अपना प्रोडक्ट, जिस निश में आपने रजिस्टर करना है। और अगर वो ना कर रही हो, नई कैटेगरी बननी है, तो फिर उसका $350 फ़ीस होती है। उसका तरीका मैं आपको सरसरी सा बताता हूँ कि ये उसकी वेबसाइट है, उसमें आपने अपना अकाउंट बनाना है, पहले ईमेल के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए लॉगिन करना है फिर, और ये माई USPTO आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि आपने जाके सर्च करना होता है कि ये ट्रेडमार्क ऑलरेडी तो नहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रहा, क्योंकि अगर आपने अप्लाई कर दिया बग़ैर ये चेक किए तो वो जो इदारा है वो ख़ुद अपने तौर पे फिर चेक करेगा, और जब उस पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी, बिकॉज़ वो फ़ीस उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो उन्होंने प्रोसेस कर दिया और आपकी फ़ीस ज़ाया हो गई। अब वो आपको बताएंगे जी ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है नाम। लिहाजा ये वाली एक्सरसाइज बेहतर है कि आप ख़ुद कर लें। उसका तरीका ये है कि ये टॉप पे पेटेंट के हवाले से है, ये ट्रेडमार्क के हवाले से है। यहाँ पे आप आएंगे सर्च ट्रेडमार्क, ये सबसे ऊपर दिया हुआ है सर्च योर ट्रेडमार्क, इसको क्लिक करें तो ये आपके सामने विंडो आ जाती है। इसमें सर्च के 3 ऑप्शन हैं। बेसिक, वर्ड मार्क सर्च, यानी अगर आपका ट्रेडमार्क सिर्फ वर्ड्स पे मुश्तमिल है तो उसको वर्ड मार्क कहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर वर्ड एंड और डिज़ाइन मार्क यानी कि कम्बिनेशन है तो फिर यहाँ करेंगे। और वर्ड एंड और डिज़ाइन मार्क सर्च फ्री फॉर्म, इसमें ज़्यादा डिटेल्स के साथ आप सर्च कर सकते हैं और ज़्यादा रिज़ल्ट उसमें आते हैं। मैंने चूँकि बेसिक वर्ड मार्क ही सर्च करना है, मेरा जो ट्रेडमार्क है वो सिर्फ वर्ड्स पे मुश्तमिल है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने चूज़ करना है सिंगुलर और प्लूरल, ताकि वो दोनों फॉर्म में रिज़ल्ट लेकर आए अगर मौजूद है। लाइव और डेड, लाइव वो होता है अगर वो एक्टिव है ट्रेडमार्क, डेड होता है अगर वो कंपनी बंद हो चुकी है, ट्रेडमार्क उन्होंने सरेंडर कर दिया हुआ है। बहरहाल हम दोनों को अवॉइड करना चाहेंगे। इधर में एक वर्ड है रावी, पाकिस्तान में ये रावी ब्रांड आपको पता है मशहूर है, तो इसको हम सबमिट क्यूरी करेंगे। और ये देखें, ये रावी नाम से काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स ले आया है। रावी लिकर, रावी डॉल, रावियर, रावी रे, तो बेशुमार चीज़ें हैं जो रावी के नाम से रजिस्टर हैं। अब किसी एक की डिटेल्स आप जानना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा बाय द वे ये देखें, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। जब आप भी कोई अप्लाई करते हैं और आपका ट्रेडमार्क अप्रूव हो जाता है तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। ये फिर आप अमेज़ॉन में देते हैं और वो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट आपको एंट्री की इजाज़त देते हैं। मैं इस रावी पे क्लिक करता हूँ और ये इसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। ये एग्जैक्ट उसका फ़ॉन्ट भी आ गया है, उसने कैसे रजिस्टर किया हुआ है। वर्ड मार्क ट्रांसलेशन, द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड रावी इज़ द मार्क सन डिलाइटेड। आप देखें ये हमारे पाकिस्तान में जो रावी का मतलब है उससे ये डिफरेंट है, ये किसी और लैंग्वेज में है। उसका ड्राइंग कोड है, स्टैंडर्ड करैक्टर मार्क है ये, ठीक है जी। सीरियल नंबर ये है, फाइलिंग डेट ये 2017 में किसी ने फ़ाइल किया था, और ये सारी उसके बारे में डिटेल्स नीचे आपको मिल जाएंगी। लिहाजा रावी हम नहीं रख सकते। अब हम यहाँ से वापस जाते हैं और कोई और नेम सेलेक्ट करते हैं। मसलन मैं इसमें मीर साहिब सर्च करता हूँ, सबमिट क्यूरी करता हूँ। नो TESS रिकॉर्ड वर फाउंड टू मैच द क्राइटेरिया ऑफ योर क्यूरी। तो इसका मतलब है कि मीर साहब अमेरिका में अभी रजिस्टर नहीं है। मैं ये चाहूँ तो इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन दायर कर सकता हूँ, लेकिन करने से पहले मैं बेहतर होता है कि ये तीनों तरह की जो क्यूरीज़ हैं वो आप सर्च करके देख लें, यानी वर्ड एंड डिज़ाइन मार्क भी कर लें, वर्ड एंड डिज़ाइन सर्च मार्क भी कर लें। जब आपने कर लिया जी, अब इसका अप्लाई करने का तरीका यहाँ फ्रंट पेज पे ही उन्होंने शॉर्टकट मेन्यू में दिया है, फाइल एंड एप्लीकेशन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फाइल TEAS एप्लीकेशन, तो ये प्रोसेस आपका शुरू हो जाता है। इसमें आपका अकाउंट पहले वो वेरीफाई करते हैं
आपकी आइडेंटिटी चेक करेंगे, आपका आईडी कार्ड वगैरह लेंगे और फिर वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब आपका प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एक इशू कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन का नंबर, अभी ट्रेडमार्क का नंबर नहीं है, और वो लेकर के आप अमेज़ॉन में जब जमा कराते हैं तो अमेज़ॉन आपको मज़ीद अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करने, उस ट्रेडमार्क के अगेंस्ट रजिस्टर करने की इजाज़त दे देता है। इस प्रोसेस को मैं यहीं छोड़ता हूँ क्योंकि इसमें हैंडीकैप ये है कि जो लोग अमेरिका में रहते हैं सिर्फ वो इसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। अगर अमेरिका में आप नहीं रहते तो फिर वो आपको कहता है कि आपके लिए एक अटॉर्नी हायर करना ज़रूरी है जो आपका केस हमारे ऑफिस में आके फ़िज़िकली सबमिट करेगा, और उस अटॉर्नी की जो फ़ीस है ज़ाहिर है फिर वो फ़ीस देनी पड़ती है आपको एक्स्ट्रा, मोर देन दीज $250 और $350, वो $300, $400, $500 कुछ भी हो सकती है। तो अगर आपने अटॉर्नी ही हायर करना है तो फिर बेहतर ये है कि वो अटॉर्नी हायर करें जो अमेज़ॉन ने रिकमेंड किए हुए हैं थ्रू इट्स IP एक्सेलरेटर प्रोग्राम। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जब आप प्राइवेटली किसी अटॉर्नी के तहत हायर करेंगे या आप ख़ुद अप्लाई करेंगे इन केस यू लिव इन अमेरिका, तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा एप्लीकेशन का, वो जब आप अमेज़ॉन को देंगे तो अमेज़ॉन उसको इंटरनली वेरीफाई करता है विद दिस डिपार्टमेंट USPTO, और ये प्रोसेस बड़ा लंबा है। वो उनको लिखता है ख़त, वो उसका जवाब देते हैं, और वो महकमा बहुत बिज़ी है, वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक अगर जवाब नहीं देते अमेज़ॉन को तो अमेज़ॉन आपकी एप्लीकेशन जो है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की वो रोके रखेगा, और ज़ाहिर है उसका आपको फिर नुकसान होगा कि 3-4 महीने लग गए। और वो जो महकमा है वो जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट भी हो जाती है तो उस पर नॉर्मली 8 से 12 महीने लेता है कम से कम, तब जाके आपका केस डिसाइड होता है कि ये आपको ट्रेडमार्क अलॉट हो गया है। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो जब आप अमेज़ॉन के थ्रू करेंगे IP एक्सेलरेटर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो ही वो कंपनी जो कि अमेज़ॉन की एतमाद वाली कंपनी है, रिकमेंडेड कंपनी है, वो आपसे जब एग्रीमेंट कर लेती है तो 2-3 दिन के अंदर वो वहाँ पे सबमिट कर देती है आपकी एप्लीकेशन USPTO के तहत, और वो नंबर मिल जाता है उनको एप्लीकेशन का। वो एप्लीकेशन का नंबर वो कंपनी डायरेक्टली अमेज़ॉन को फिर देती है। अमेज़ॉन उन पर ट्रस्ट करता है और यकीन कर लेता है, पर्सनली इंटरनल वेरिफिकेशन नहीं करता विद USPTO। तो एज ए रिज़ल्ट विद इन 2 वीक्स जनरली आपको इजाज़त मिल जाती है अमेज़ॉन की तरफ से कि आप इस ट्रेडमार्क के तहत अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी शुरू कर दें। तो अब हम चलते हैं अमेज़ॉन की तरफ कि वो कहाँ पे आपको मिलेगी ऑप्शन। तो ये आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आएँ, यहाँ पे ऐप्स और सर्विसेज में जाएं और एक्सप्लोर सर्विसेज पे क्लिक करें। तो यहाँ पे ये IP एक्सेलरेटर आपको नज़र आ गया, इसको क्लिक करें। तो इसके तहत ये बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको बताती हैं कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उनमें से कोई भी कंपनी आप क्लिक कर लें जिसकी रेटिंग अच्छी हो, 4.5 स्टार्स हैं तकरीबन सबके, किसी भी कंपनी पे कर लें तो वो आपको फिर सारी डिटेल्स भेजते हैं ईमेल के ज़रिए से, और अपने चार्जेस वगैरह भी बताते हैं। इनके चार्जेस ज़रा ज़्यादा हैं, यानी जो आपने फ़र्स्ट टाइम एप्लीकेशन देनी है उसमें इनकी फ़ी मिला के और उस ऑफ़िस की फ़ी मिला के तकरीबन $950,000 होते हैं। अगर आप इनके थ्रू सर्च करेंगे, यानी कि आप हमारा पहले से सर्च भी कर लें कि ये वाला जो ट्रेडमार्क का पहले से रजिस्टर है या नहीं, उसकी अलहदा फ़ीस लेते हैं तकरीबन $500। और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो उसके बाद दोबारा देने के फिर वो पैसे लेते हैं, और अगर फ़ोन पे इनसे बात करना चाहें तो वो तकरीबन $400-500 पर आवर के हिसाब से आपसे चार्ज करते हैं। तो अगरचे फ़ोन पे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ईमेल के ज़रिए ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये फ़ीस आपसे ठीक ठाक फिर चार्ज कर लेते हैं। यहाँ पे एक और इशू समझना ज़रूरी है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट अपना रजिस्टर किया जो आप बेच नहीं रहे, इस एप्लीकेशन में एक ऑप्शन आती है कि यू आर ऑलरेडी सेलिंग दिस प्रोडक्ट अंडर दिस ट्रेडमार्क और यू इंटेंड टू सेल। तो अगर आप कहें कि मैं नहीं बेच रहा, इंटेंड टू सेल है, तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करके आपको जब अलॉट कर देंगे नंबर, तो फिर कहते हैं आपको 6 महीने का एक टाइम फ्रेम दे दें, कहते हैं इसके अंदर अब आप एक्चुअली प्रोडक्ट सेल करें और फिर उस प्रोडक्ट की तस्वीरें वगैरह आप हमें भेजें जिसके ऊपर ये ट्रेडमार्क एक्चुअली छपा हुआ नज़र आए, और उस प्रोसेस की ये कंपनी फिर आपसे दोबारा फ़ी लेगी
$300-400। तो करना क्या चाहिए, आपको किस तरीके से अपना ये वाला इशू हैंडल करना चाहिए वो मैं आपको अब बताता हूँ। आपको सबसे पहले जब आपने पहला प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपने जो भी निश सेलेक्ट की है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आदमियों के वैलेट्स, बेल्ट्स और इस तरह की चीज़ें सेलेक्ट की हैं, तो मैं जो पहला प्रोडक्ट अपने जो लेदर के वैलेट्स हैं वो बनवाऊँगा तो उनके ऊपर अपना ट्रेडमार्क प्रिंट करवा लूँगा पहले से। और वो प्रिंट करवाने से पहले ऑफ कोर्स मैं USTPO की वेबसाइट पे जाके सर्च कर लूँगा कि ये ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं। तो मैं अपना एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट जो भी बेचना चाहता हूँ फर्स्ट हैंड में, वो मैं उस के साथ प्रिंट करवा के मंगवा लूँगा अपने पास और उनको अमेज़ॉन पे अपलोड कर दूँगा और उसमें लिखूँगा बजाय जेनेरिक के कि दिस प्रोडक्ट हैज़ अ ट्रेडमार्क, और अमेज़ॉन भी आपसे उसकी तस्वीर मांगेगा जिसके ऊपर ये ट्रेडमार्क प्रिंट हुआ हो। तो ये काम आपने जब सैंपल मंगवाना है चाइना से या पाकिस्तान से, तो उसके ऊपर ये प्रिंट करवा के मंगवाना है। तो उसी सैंपल की मदद से आप क्वालिटी भी चेक कर लेंगे और अगर आपको पसंद आया तो आप उसकी पिक्चर्स आप लोड करके अमेज़ॉन में प्रोडक्ट को अप्रूव भी करवा लेंगे। अब एज ए ब्रांड तो ये आपने अप्रूव करवाया और ये बिकेगा भी एज ए ब्रांड, आपका ब्रांड वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे मीर साहब के नाम से अगर आपने वैलेट्स बनवाए हैं और वो आप मीर साहब के ब्रांड नेम से ही बिकेंगे, लेकिन ये अभी अमेज़ॉन की ब्रांड रजिस्ट्री में रजिस्टर नहीं होगा। वो तब होगा जब आप उसको यूनाइटेड स्टेट्स का जो ऑफिस है USTPO, जब तक वहाँ पे आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवा लेंगे। और जब ब्रांड रजिस्ट्री में आप अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करवा लेते हैं सक्सेसफुली, तो उसके फिर और 3-4 फ़वाइद हैं कि आपको ऐड रन करने की प्रोविज़न मिल जाती है, आपके वीडियोस अपलोड करने की प्रोविज़न मिल जाती है, आप अपनी शॉप विद इन अमेज़ॉन सर्वर बना सकते हैं और आपके ब्रांड को प्रोटेक्शन मिल जाती है। कोई और बंदा उसी ब्रांड की या मिलती जुलती कोई चीज़ वहाँ बेच रहा हो तो आप कंप्लेन कर सकते हैं अमेज़ॉन को। तो ये ब्रांड रजिस्ट्री के कुछ फ़ायदे हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो ट्रेड मार्किंग के हवाले से सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई आपके जहन में ऐसा सवाल आए जो मैंने कवर नहीं किया, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी उसका जवाब दूँगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब आप अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे ऐड कर लेते हैं तो अगली स्टेज में आपने वो प्रोडक्ट अब अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचाना होता है अगर आपने FBA के तहत उसको ऐड किया है। उसके लिए आप एक शिपमेंट प्लान तैयार करते हैं जिसमें सेंड टू अमेज़ॉन सेलेक्ट करके आप अमेज़ॉन को बताते हैं कि आपका सामान कौन से कंट्री से किस एड्रेस से चलना है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिपार्चर क्या है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल एट अमेज़ॉन क्या है, और अमेज़ॉन आपको बताता है उस वेयर हाउस का नाम और एड्रेस जहाँ पे आपने वो भिजवाना होता है। उसके अलावा अमेज़ॉन आपको उन पैकेट्स के ऊपर और उन कार्टन्स के ऊपर लगने वाले लेबल्स भी प्रोवाइड करता है। वो खुद ही जनरेट करता है सॉफ्टवेयर उनका, और आप वो लेबल्स जो हैं वो PDF फॉर्म में जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसको चाइना भिजवा देते हैं। वो फिर उनको प्रिंट करके एक स्टिकर शीट के ऊपर आपके तमाम कार्टन्स और पार्सल्स के ऊपर लगा देता है, और यूँ ये शिपमेंट के लिए आइटम रेडी हो जाता है। फिर जब आपका मैन्युफैक्चरर आपको इतला देता है कि आपका सामान कोरियर के यहाँ बुक हो गया है और ये उसका शिपमेंट ट्रैकिंग नंबर है, तो वो नंबर आप ला के दोबारा इसी अपने शिपमेंट प्लान में ऐड कर देते हैं। उसके बाद अमेज़ॉन आपके सामान का वेट करता है और जो ही आपका सामान पहुंच जाता है आपको फिर वो इंटीमेट कर देता है और उसके चंद दिन के बाद आपकी सेल शुरू हो जाती है। तो ये सब आपने कैसे करना है, वर्कफ्लो सारा क्या है, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस वक्त हम अपने सेलर सेंट्रल में हैं। यहाँ साइड वाले मेन्यू को क्लिक करें और इन्वेंट्री में आ जाएं। इन्वेंट्री के अंदर आप शिपमेंट को क्लिक करें। शिपमेंट के अंदर सेंड टू अमेज़ॉन के ऊपर क्लिक करें।
जी, सेंड टू अमेज़ॉन का वर्कफ्लो शुरू हो गया है। इसका स्टेप 1 है चूज़ इन्वेंट्री टू सेंड। नीचे अब इन्वेंट्री में वो सब चीज़ें हैं जो आपने लिस्ट की हुई हैं। इनमें से मैं ये कार कप होल्डर है, इसको चूज़ करता हूँ कि मैंने ये आपके पास भिजवाना है। वो पूछ रहा है कि बॉक्सेस इसके कितने हैं। अच्छा, यहाँ लेफ़्ट पे देखें कि यूनिट्स पर बॉक्स वो इंडिकेट कर रहा है कि 100 हैं। ये उसने ख़ुद ही एज्यूम कर लिया है, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम आइटम मंगवाया था उसमें जो मैंने ये तैयार किया था शिपमेंट, उसमें ये वाला टेम्पलेट यूज़ हुआ था। आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इसमें भी पैकिंग डिटेल्स यही हैं जैसा कि मेरे मैन्युफैक्चरर ने बताया है, तो मैं इसको अनचेंज छोड़ता हूँ। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉक्सेस कितने हैं, तो ये एक ही बॉक्स मैंने मंगवाया है। अब यहाँ रेडी टू सेंड पे क्लिक कर दें। जी, नीचे उसने उसकी समरी बताई है कि टोटल प्रेपरेशन एंड लेबलिंग फ़ी इज़ ज़ीरो, क्योंकि अमेज़ॉन से हम लेबलिंग नहीं करवा रहे, ना ही कोई प्रेपरेशन रिक्वायर्ड है। बाय द वे, प्रेपरेशन से मतलब ये होता है कि बाज़ आइटम्स को वहाँ पे भेजने से पहले स्पेशल पैकिंग की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एडल्ट प्रोडक्ट्स हैं तो उनको कंसील करके बेचते हैं, कोई फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स हैं तो उनके लिए कोई और तरह की पैकिंग चाहिए होती है। तो अगर आप चूज़ करें कि ये इस तरह का आइटम है और अमेज़ॉन को उसके लिए रिक्वायर्ड पैकिंग चाहिए, प्रेपरेशन चाहिए, तो फिर अमेज़ॉन उसकी सर्विस आपसे चार्ज करता है। लेकिन हमारा आइटम जो है उसमें कोई प्रेपरेशन बाय अमेज़ॉन नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी डब्बे में पैक होंगे, लिहाजा हमने चूज़ किया हुआ है कि नो प्रेपरेशन रिक्वायर्ड। अगर कुछ होती प्रेपरेशन या लेबलिंग तो यहाँ पे फिर उसकी पर आइटम के हिसाब से उन्होंने फ़ी कैलकुलेट करके टोटल फ़ी बतानी थी। तो फ़िलहाल ये हमारी फ़ी ज़ीरो है, तो कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब उसका स्टेप 2 स्टार्ट हो गया है कि शिपमेंट डेट आप इंडिकेट करें। ये अप्रॉक्सीमेट होती है, और जब एक्चुअली शिपमेंट बुक हो जाएगी वहाँ पे, तो फिर आप यहाँ पे आगे इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हम अप्रॉक्सीमेट कहते हैं कि 15 जून को, बल्कि चलो 30 जून को कर लेते हैं, हमारी शिपमेंट चलनी है। और उसका शिपमेंट मोड क्या होगा कि स्मॉल पार्सल डिलीवरी एसपीडी होगा या लेस देन पैलेट लोड, लेस देन ट्रक लोड। तो उसने हमारे जो कार्टन्स के साइज़ हैं उससे खुद ही अंदाज़ा लगा लिया है कि ये लेस देन, ये एक स्मॉल पार्सल डिलीवरी होगा, इसको एसपीडी बोलते हैं। और हमारा सामान जो थोड़ी मिकदार में आता है, इस तरह 100 यूनिट, 200 यूनिट, इवन 1000 यूनिट, वो लेस देन स्मॉल पार्सल डिलीवरी की कैटेगरी में ही फॉल करता है। लेस देन ट्रक लोड होता है जो पैलेट के ऊपर हो, एक पैलेट, जिस तरह ये तस्वीर में दिखा रहे हैं। पैलेट आप समझते हैं, वो एक बेस सा बना होता है जिसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, उसको रोल किया जा सकता है, उसके ऊपर 8, 10, 12 कार्टन्स लोड होते हैं। तो ये लेस देन ट्रक लोड इसको कहते हैं। फिर फुल ट्रक लोड होता है और उससे आगे फिर कंटेनर लोड होता है। अच्छा जी, अब आपने नीचे आ जाएं, ये शिपमेंट एड्रेस, यहाँ पे आपने इसको बताना, ये बता रहा है कि शिप फ्रॉम, ये आपका एड्रेस है चाइना का जो हमने दिया था, और ये शिप टू यूनाइटेड स्टेट्स का उसने आपको दे दिया है कौन सा वेयर हाउस है जहाँ आपने पहुँचाना है। ये इंडियाना एक उनकी स्टेट है, वहाँ का है। अच्छा, ये जो एड्रेस भी जो है इसने टेम्पलेट से उठा लिया है। मेरा लास्ट जो टेम्पलेट था उसमें भी इसी कंपनी से मैं आइटम्स मंगवाए थे, और वो एज्यूम कर रहा है कि मैं उसी से दोबारा मंगवा रहा हूँ। अलबत्ता अगर आप चेंज करना चाहें तो ये चेंज के बटन पे क्लिक करें तो यू कैन चेंज द एड्रेस ऑल्सो। अच्छा जी, ये शिपमेंट कंटेंट्स क्या हैं? 1 बॉक्स होगा, उसका एसक्यू भी, टोटल जो आइटम्स हैं 100, उन पे एक ही यूज़ होगा, और सिलेक्ट शिपिंग कैरियर। और साथ कह रहा है कि अगर अमेज़ॉन पार्टनर कैरियर से आप मंगवाते हैं तो चार्जेस कम लगेंगे, वो कंसेशन होती है। लेकिन अमेज़ॉन पार्टनर कैरियर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ओनली विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर वहीं से कहीं उठा के आपने उनके स्टोर में भिजवाना हो तो फिर प्रेफरेबली इनके ही जो पार्टनर कैरियर हैं उनको यूज़ करना चाहिए। लेकिन चूँकि आउटसाइड अमेरिका इंटरनेशनली इनकी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कैरियर है। अगर आपको नाम पता है इन 5-6 में से तो इनको ओके कर दें, बिकॉज़ ये वही हैं जो अमेज़ॉन के पार्टनर भी हैं। लेकिन इसके अलावा है, आपको भी पता नहीं है, चाइनीज़ बताएगा कौन सा है, तो आप अदर कर दें फ़िलहाल। और हाउ विल दे बी ट्रांसपोर्टेड, ये अगर आपने ओशन से मंगवाना है तो ओशन कर दें, अगर ग्राउंड से या एयर से मंगवाना है वट एवर इट इज़, तो हम इसको ओशन कर देते हैं। अभी हमने यहाँ पे वो कह रहा है कि डिलीवरी विंडो आप बताएं कि किन डेट्स के बीच में तकरीबन ये पहुँचेगा। तो हम 1.5 महीने का मार्जिन देके एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अगस्त की हम 15 तारीख कर लेते हैं। तो वो एज्यूम कर रहा है कि हमारी दी हुई डेट से लेके 15 दिन के अंदर अंदर ये प्लस माइनस
आइटम पहुंच जाने चाहिए। लेकिन अगर आपको फील हो रहा हो बाय ट्रैकिंग योर कैरियर के वो लेट पहुंचना है, तो यहाँ आके ये डेट आप चेंज भी कर सकते हैं अपने प्लान के अंदर। अच्छा जी, ये कह रहे हैं एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। तो चार्जेस तो ज़ीरो हैं बिकॉज हमने अमेज़ॉन के ज़िम्मे अभी कुछ नहीं लगाया, सारा कुछ हमने खुद करना है और इसको आप ओके कर दें। अच्छा जी, ये स्टेप भी मुकम्मल हो गया और उसकी डिटेल सारी आ गई हैं, एड्रेसेस आ गए हैं, आप देख लें गलत तो नहीं है। अब वो कह रहा है कि प्रिंट लेबल्स, बॉक्स लेबल्स, जो बड़ा बॉक्स का जिसके अंदर 100 यूनिट्स आते हैं वो प्रिंट करने की ऑप्शन दे रहा है। तो ये एक ही बॉक्स है तो एक लेबल प्रिंट करके देगा। यहाँ पे जो इंडिविजुअल छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे इंडिविजुअल कप होल्डर के, उनके ऊपर प्रिंट करने के जो लेबल्स हैं ये इसने ऑफ़र नहीं किए। उसकी एक वजह है, वो ये है कि ये जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किया था ये मी टू करके मैंने लिस्टिंग तैयार की थी। तो मी टू के अंदर वो प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी बार कोड लगा होता है, तो वो मैंने ज़ाहिर है किसी होल सेल देने वाले से वो लेना होगा। मी टू करके आप वही प्रोडक्ट ऐड करते हैं जो ऑलरेडी कोई सेल कर रहा है, उसका मैन्युफैक्चरर कोई और है या उसको किसी और ने FBA किया हुआ है, तो मैंने उससे इजाज़त लेके ये बेचना है। तो उसने ऑलरेडी चूँकि इसके ऊपर लेबल बनाया हुआ है, मैं जब उससे लूँगा तो अपने लेबल के साथ मुझे देगा, ठीक है। उसको मैं ख़ुद प्राइवेट लेबल नहीं कर सकता, लिहाजा इसने उसकी प्रिंट करने की ऑप्शन ही नहीं मुझे दी। अगर आप वो आइटम यहाँ पे सिलेक्ट कर दें जो आपने ख़ुद प्राइवेट लेबल के तहत मंगवाया है या ऐड किया है, तो फिर आपको यहाँ वो ऑप्शन देता 100 स्टिकर्स छोटे छोटे और भी प्रिंट करने को देता, जिनके ऊपर SKU और अमेज़ॉन का जो बार कोड है वो लगा होता। अभी हम इसको प्रिंट की कमांड देते हैं तो ये जनाब एक PDF की फ़ाइल की फॉर्म में ये एक लेबल आ गया है। इसको मैं डाउनलोड क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगी PDF फ़ाइल, और इसी को फिर मैं अपने मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को भेज दूँगा जिसने ये वहाँ से शिपमेंट करनी है। तो ये इसके ऊपर देखें FBA लिखा हुआ है और कुछ चीज़ें चाइनीज़ में लिखी हुई हैं ताकि जो चाइनीज़ लोग हैं वो भी समझ सकें। और आपको जैसा कि पता है कि चाइना में इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है, इसलिए उन्होंने ख़ुद बहुत काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना में भी ऊपर रिपीट कर दी हैं। और ये सारा फ्रॉम टू एड्रेस लिखा हुआ है, ये उसका अमेज़ॉन का कोड है, आसन नंबर, और ये SKU उसका सिंगल SKU और मीर साहब वगैरह वगैरह, ये SKU उसने उसी प्रोडक्ट से जो ऑलरेडी अमेज़ॉन के स्टोर पे बिक रहा है वहाँ से कॉपी कर लिया है। तो जनाब ये तो तरीका हो गया आपका अपनी लिस्टिंग तैयार करने का। अब जब आपको शिपमेंट नंबर मिल जाएगा, ट्रैकिंग शिपमेंट नंबर, तो यहाँ पे देखें जब दोबारा इसी पेज पे आएंगे आप तो ये बता रहा है प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल्स। आप इसको क्लिक करेंगे और जो आपको डिटेल्स प्रोवाइड की हैं आपके मैन्युफैक्चरर ने या सप्लायर ने, वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये देखें ये बॉक्स का लेबल उसने खुद ही यहाँ पे जनरेट कर दिया है और इसके अंदर आपने ट्रैकिंग नंबर डाल देना और इसको सबमिट कर देना है एंड यहाँ पे सेव करेंगे तो दैट इज़ ऑल। उसके बाद अमेज़ॉन उसको खुद ही फॉलो करेगा उस कोरियर कंपनी के साथ, और जो ही वो पार्सल आपका पहुँच जाएगा तो आपको इंटीमेट कर देगा। तो नाजरीन ये था तरीका अपना सेंड टू अमेज़ॉन के ज़रिए अपना कोई भी सामान जो है, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे जाने का तरीका। तो इस लेक्चर के साथ ही हमारा जो कोर्स था अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल वो आज मुकम्मल होता है। इसमें 20 लेक्चर्स थे जिनमें मैंने बेसिक चीज़ें सारी कवर कर दी हैं जो किसी भी स्टार्टर बंदे को चाहिए होती हैं जब वो अमेज़ॉन पे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे। बाकी कुछ चीज़ें एडवांस फंक्शंस हैं, मसलन रजिस्टरिंग योर ब्रांड विद अमेज़ॉन रजिस्ट्री, और उसके बाद बिल्डिंग योर ब्रांड, और PPC कैंपेन्स कैसे रन करते हैं, और अपनी लिस्टिंग को इम्प्रूव कैसे करते हैं, वो सारे फंक्शंस बाद के हैं। पहले आप ये बेसिक चीज़ें सीख लें, इनको प्रैक्टिस कर लें, तो फिर वो मैं बाद के एक एडवांस कोर्स में सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूँगा। अलबत्ता इन्हीं लेक्चर्स में से किसी को कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है। मैं उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए अगर रिक्वायर्ड हुआ तो मज़ीद कुछ वीडियोज़ बना के आपकी रिस्पॉन्स का जवाब दूँगा। तो टिल देन टेक केयर, अपना और अपने मुल्क का और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।